की शुरुआत होती है मेन लीड की एंट्री से, जिसका नाम है बेक साउन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन है। तो आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट पे आया था, जिसे थोड़ी देर में ड्रामा की फीमेल लीड ज्वाइन करती है, जिसका नाम है होंग हीजू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो दोनों को ऐसे साथ देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। साउन के साथ ये लड़की है कौन, इनका क्या रिलेशन है, वगैरह वगैरह। जो तक साउन कहता है कि नर्वस मत हो, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, पर याद रखना हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई रूमर फैले। तो अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हीजू एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में थी, जहां अपना साइन लैंग्वेज का काम कंप्लीट करके जाने ही लगी थी कि तभी साउन का प्रेस रिलीज लाइव होता है, जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज एंकर यूरी, जो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, जो साउन की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि साउन भी पहले एक न्यूज कास्टर था। लेकिन स्क्रीन पर साउन को देखकर हीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि साउन और हीजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है, जिसके बारे में उनके फैमिलीज के अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो उनकी शादी कैसे और क्यों हुई, ये हमें आगे पता चलेगा। तो साउन अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस चला आता है। इधर हीजू अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। तो साउन के डैड थे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और हीजू के स्टेप डैड थे एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन। तो इन दोनों फैमिलीज का बहुत पुराना कनेक्शन था। तो साउन की मम हीजू से जॉब छोड़कर साउन को सपोर्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, पर बिना पब्लिक में आए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले कि हीजू साउन की वाइफ है जो बोल नहीं सकती। जैसे हीजू की मम कहती कि क्या इसकी जरूरत है, जैसे साउन की मम कहती कि ये ना बोले तो ही अच्छा है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हीजू की मम उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और के हस्बैंड को चुराया है तो अच्छे से काम करो, याद रखना तुम चेयरमैन होंग की बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर हीजू एकदम चुपचाप रहती है। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते के बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखकर हीजू समझ जाती है कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार की डोर्स खुल रही थी, ना ही कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम उससे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जिसके हाथ में एक अलग सा फोन था, जिससे हमें समझ आता है कि उसी ने कार को हैक किया है। तब वो पर्सन हीजू की कार की ओर बढ़ने लगता है। एनीवन हीजू की कार के अंदर चला आता है। इधर साउन के फोन पे एक कॉल आता है। साउन का असिस्टेंट दोजे कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आया है। साउन कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। साउन पूछता है कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं साउन को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस आदमी था, जिसने हीजू की कार को हैक किया था और वो अभी हीजू के गले पे चाकू रखकर साउन को धमका रहा था। साउन के फोन की बैटरी डेड हो जाती है, तो उसे चार्ज पे लगाकर वो सबसे पहले हीजू की मॉम को कॉल करता है और हीजू के बारे में पूछता है। हीजू की मॉम कहती है कि वो मेरे साथ ही थी, लेकिन वो काफी देर पहले घर के लिए निकल चुकी है। ये जानकर वो रिलैक्स होता है और दोजे से उस किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है। तो साउन उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को, तू जानता भी है किससे बात कर रहा है, मेरी वाइफ है कौन, क्या तुझे पता भी है। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तेरी वाइफ का गला काट दूंगा। साउन तंग आकर कहता है कि मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम जो भी हो ये प्रैंक कॉल करना बंद कर। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा। साउन कहते हैं हाँ तो मार दे। कहते हैं अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। साउन कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल काट देता है। जो किडनैपर को गुस्सा आ जाता है, वो कुछ वायर से हीजू का गला घोटने लगता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो किडनैपर से छोड़ देता है, अच्छे से चलाने के लिए कहता है। देन कहता है ये मजाक नहीं है, समझी ना। तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है, क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है। मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मरने वाली है। दोबारा कॉल करता है, लेकिन साउंड कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो किडनैपर गुस्से में हीजू के गर्दन पे कट मार देता है और गुस्से में इधर उधर लात मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ साउंड को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता। वॉइस मॉड्यूलेशन ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है तो इस बार साउंड कॉल उठा लेता है। तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो साउंड भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार देना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना। ये बोलकर फिर से कॉल काट देता है, जो देखकर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। पर साउंड की ये बात सुनकर तो हेजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है, जिससे एक स्लीपरी रोड आने की वजह से उसके टायर्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर टकराकर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से हीजू सेफ होती है। तो साउंड अपने घर के लिए निकलता है। घर में हीजू पहले ही आ चुकी थी, जो अपनी इंजरीज का फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पे रेडी करती है। थोड़ी देर बाद साउंड आता है, हीजू को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है, कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था, जिसने कहा वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसकी बातें सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साउंड को असिस्टेंट दोजे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3 डिजिट्स 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसीलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है, जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। यानी वो अगर फिर से कॉल करता है और अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है, तभी हम उस नंबर को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। देन वो साउंड को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है, जहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो साउंड हीजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो हीजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर हीजू उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अपने रूम में आती है तो हीजू की मॉम कॉल करती है, जो हीजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बातें सुनकर हीजू अपने शादी के दिन को याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी
मेरी वाइफ की जगह ले रही हो। हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हिजू सब कुछ उतारने लग जाती है तो उसके ड्रेस उतारने से पहले साउन उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है, जिसकी क्लॉज से हिजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम नहीं। और थर्ड, साउन की वाइफ के रूप में हिजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हिजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हिजू को 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी होगी। हिजू साइन कर देती है तो साउन उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेज की तरह मेरे पास भेजा गया है। तो इस तरह से इनकी शादी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। तो हिजू एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी। तो अगले दिन अपने ऑफिस में हिजू बहुत ही गुस्से वाले, धमकाने और डांटने वाले डायलॉग्स का रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि उसे साउन पे अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट पे पहुंचते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में जितना दिखाया गया था उसके बाद से सीन कंटिन्यू होता है। दोनों को साथ देकर सभी लोगों के बीच गॉसिप शुरू हो गई थी, पर उन पे ध्यान न देते हुए साउन हिजू को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। तो उन दोनों के बीच की बातों को हिजू एम्बेसडर की वाइफ को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है, जो देख एम्बेसडर हिजू को साउन की वाइफ समझ लेता है। तो हिजू इशारों में बताती है कि मैं बस एक इंटरप्रेटर हूं, हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। साउन को तो समझ नहीं आया कि हिजू ने इशारे में क्या कहा, पर एम्बेसडर उसे थैंक यू कहते हैं उनकी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए। इस पे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है। एम्बेसडर कहते हैं कि कभी मैंने आपकी वाइफ को आपके साथ नहीं देखा, आपको उन्हें भी लाना चाहिए था, हमारी मुलाकात हो जाती। इस पे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है। जो सुनकर हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। तो साउन आगे कहता है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझ पे ऑनलाइन काफी अटैक्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को ऑनलाइन हेट या अटैक्स फेस करना पड़े। तभी उसे दोजे मैसेज करके बताता है कि सब कुछ रेडी है, अगर अब उस 406 का कॉल आया तो अब हम उसे ट्रैक कर पाएंगे, बस आप 10 मिनट तक उसे उलझा कर रखना। तो हिजू यहाँ से ड्रिंक करने चली जाती है। अब उसे ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखकर साउन मना करता है। हिजू फोन में टाइप करके उसे कहती कि अगर हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पे साउन कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहना होगा, कुछ प्रॉब्लम है, पैर दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ और ज्यादा ड्रिंक करना बंद करो। जो सुन अब हिजू से साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती या मुझे कोई इमोशन फील नहीं होते, मैं कितनी हर्ट हूँ तुम्हें कभी दिखता भी है, और क्या कहा मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, अगर कमजोरी होती तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कल तुमने क्या किया। ये बोलकर उसे इशारे में गाली देने लगती है, जो साउन को थोड़ा समझ आता है, पर जाते हुए हिजू इशारों में कह कर जाती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम में चली आती है, जहाँ उसे साउन पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर साउन को थोड़ी देर बाद उसकी किडनैपर का कॉल आता है। तो इस बार साउन उसे सामने से कहता है कि मेरी वाइफ तो सेफ है, क्यों कल तो उसे मार नहीं पाया, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तेरा कॉल काट दिया था, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो बताओ अब तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। ये सब वो किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाने के लिए कह रहा था। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है पार्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। जिसमें साउन थोड़ा शॉक्ड होता है। किडनैपर कहता है कि सरप्राइज हुआ होगा कि मुझे कैसे पता कि तू इस पार्टी में है, तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे इतने करीब हूँ। साउन हर तरफ देखने लगता है, देन से कहता है कि तुझ जैसा लूजर यहाँ आ ही नहीं सकता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर। इस पे किडनैपर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहे तो तुम्हारे लेफ्ट में रखी हुई ब्रुशेटा खा सकते हो। अब ये सुनकर साउन और ज्यादा शॉक्ड होता है, जिससे पूछता है कि तू यहाँ आया कैसे। तो किडनैपर कहता है कि अभी तूने पूछा था ना कि मैं तेरी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। ये सुन साउन हिजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक बंदे को फोन पे बात करता हुआ देखता है तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर पूछता है डर गया क्या। साउन भागते हुए हिजू को ढूंढने लगा था। किडनैपर कहता है कि क्यों अब बिलीव हुआ ना। साउन कहता है कि तू जैसा लूजर मेरी वाइफ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और वैसे भी तूने मेरी वाइफ को कभी देखा भी है क्या, पता भी है वो कौन है। तभी वो कहता है कि होंग हिजू तेरी असली वाइफ नहीं है, जिससे तेरी शादी होने वाली थी वो थी चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी इना, और शादी से एक दिन पहले वो भाग गई, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर फिर तूने उसकी बहन हिजू से शादी कर ली, क्योंकि चेयरमैन होंग और तेरी फैमिली का कोई तो बहुत पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से तुम्हें उनकी फैमिली में शादी करनी ही थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं तो छोटी बेटी से शादी कर ली। अब ये बात बाहर आई तो कैसा रहेगा। ये सब सुनकर साउन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों के फैमिली वालों को ही पता था। तो साउन पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। तो किडनैपर अपनी डिमांड्स बताने लगता है कि सबसे पहले तुझे हिजू को छोड़ना पड़ेगा, फिर तो अपनी असली फियांसे के साथ रह सकता है, क्योंकि वैसे भी तू हिजू को पसंद नहीं करता। पर तभी रिवील होता है कि किडनैपर बनकर बात करने वाली हिजू खुद थी, और वो बात कर सकती है। पर इस फोन में वॉइस मॉड्यूलेशन ऑन था, इसलिए साउन को हिजू की बात एक आदमी के वॉइस में सुनाई दे रही थी। किडनैपर का फोन हिजू के पास कैसे आया ये हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है। जब साउन ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दे, जब वो मुर्दा लाश बन जाएगी तब कॉल करना, ये बोलकर कॉल काट दिया था। तब हिजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी और किडनैपर को ही चिल्लाकर कह रही थी कि वापस कॉल कर उस कमीने को, मुझे भी उससे कुछ कहना है। लेकिन साउन ने फिर कॉल ही नहीं उठाया। बस तभी आगे स्लिपरी रोड होने की वजह से हिजू की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो किडनैपर बेहोश हो गया था। तभी उसका ये वाला फोन गिरा था, जिसको हिजू अपने साथ लेकर आई थी। तो प्रेजेंट में हिजू कहती है कि अब बताओ, अगर तुम अपने डैड का इलेक्शन खराब नहीं करना चाहते, हमारे मैरिज के सीक्रेट्स को रिवील होने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें हिजू को डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 बिलियन वॉन में मामला सेटल भी कर सकते हैं। जैसन साउन कहता है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हारी इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेता, तो जैसे कि तुम्हें आंख बंद करके अरेस्ट करवा सकता हूँ। उसने हिजू कहती कि क्या तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था। मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैंने उसी के कार में उसे किडनैप किया था, वायर से उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे, उसके गर्दन पे चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी, मैं तो उसे मारने ही जा रहा था।
वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पा रही थी क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने तो कहा कि उसे मार दो, लाश हो तभी कॉल करना। उस हीजू को तो मैं मारने ही वाला था लेकिन उसका लक अच्छा था। स्लिपरी रोड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। पर ये सब सुनकर साउन गुस्से में सामने दीवार पे पंच मारता है और गुस्से से कहता है कि अब तू सुन 406, मैं इससे पहले कभी भी किसी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं खुद तुम्हें पकड़ूंगा। 10 मिनट पूरे होने वाले थे इसलिए हीजू घबरा कर कॉल काट देती है क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट तक उनका कॉल कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पर हीजू को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पे कॉल काटा था कि कहीं साउन को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर वो खुद ही कॉल कर रही थी। इसीलिए वो ये सोचकर बहुत घबरा रही होती कि उसे मेरी बात पे यकीन हुआ होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हीजू डरते डरते वॉशरूम से बाहर आती है लेकिन उसके थोड़ी दूर में साउन को देखकर वो दूसरी ओर जाने लगती है। साउन उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। हीजू डर के मारे अपने पर्स को पीछे छुपाने लगती है और साउन उसे अपने साथ एक खाली कमरे में ले आता है जहाँ उसके पास आते हुए उसे फोन दिखाने के लिए कहता है। हीजू नर्वस होकर अपना नॉर्मल फोन निकालती है तो साउन उसके करीब आकर उससे पूछता है कि कल क्या तुम्हारी कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था। हीजू हमें सर हिलाती है तो साउन एक्सीडेंट का टाइम पूछता है तो हीजू वही टाइम बताती है जब साउन को किडनैपर का कॉल आया था। अपने फोन में टाइप करके बताती है। साउन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस किडनैपर की बात सच निकली थी। देन वो हीजू को चेक करने लगता है कि उसे चोट लगी है या नहीं, जहाँ उसके गर्दन पे चाकू के कट का निशान दिख जाता है और गला दबाने का भी निशान था। जो देख साउन से गुस्से में पूछता है कि क्या है ये, कौन था वो, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। ये जो टाइप करके बताती है कि उसका चेहरा कवर्ड था इसीलिए मैं देख नहीं पाई। साउन पूछता है क्या उसने तुम्हारी गर्दन पे चाकू रखकर तुम्हें मारने की धमकी दी थी। ये जो हमें सर हिलाती है। जो सुन साउन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो उससे कहता है कि इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पे हीजू कोई रिएक्ट नहीं करती तो साउन कहता है कि अब से कहीं भी जाना है तो बॉडीगार्ड साथ ले जाना। ये बोलकर वो बाहर आता है और अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। देन दोजे को कॉल करके उस किडनैपर का लोकेशन ट्रैक हुआ या नहीं पूछता है। दोजे उसे बताता है कि उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, शायद ये लोग कोई गैंग है। तो साउन उसे कहता है कि उस किडनैपर को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता है, जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है वो भी उसे पता है। आज इस इवेंट में जो भी आया था उन सबके बारे में पता करो और मैं तुम्हें किडनैपर और मेरे बीच हुई बात का रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। शायद वो एक आदमी है और वॉइस मॉड्यूलेटर यूज कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश करो। इधर किडनैपर वाले फोन में भी बातें रिकॉर्ड हुआ था जो घर आकर हीजू सुनती है और थोड़ा हंसते हुए कहती कि साउंड तो पक्का डर गया है। देन वो इस फोन को देखकर कहते हैं कि 2 दिन से ये फोन मेरे पास है, शायद वो किडनैपर इसे ढूंढ रहा होगा इसलिए मुझे जल्दी ये काम खत्म करना होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो उस फोन को अपने पर्स में छुपा देती है। साउंड डायरेक्टली उसके रूम में आ जाता है और उसकी कार की चाबी देने के लिए कहता है। इवन वो खुद उसके पर्स से निकालने जा रहा था तो हीजू जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पर्स छीन कर उसे चाबी दे देती है। साउंड अपने पार्किंग लॉट में आता है और कार के अंदर सब कुछ चेक करने लगता है, स्पेशली कार का डैश कैम। इसके बारे में इधर हीजू को भी याद आता है इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग लॉट में आती है। साउंड से बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सुन हीजू रिलैक्स होती है तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद हीजू किडनैपर का फोन लेकर दूर भाग गई थी और फिर एक टो ट्रक को इस जगह पे बुलाया था जिससे पहले ही वो किडनैपर भाग चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एक बाइक उनके करीब से आ रही थी तो साउंड जल्दी से हीजू को अपनी तरफ खींच लेता है। देन उसे कहता है कि कल से काम पे जाने की जरूरत नहीं है। देन हीजू लिखती है कि कल मुझे हमारे डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है इंटरप्रेटर के काम के लिए। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा है लेकिन मैं करना चाहती हूँ। साउंड कहता है फिर सिक्योरिटी को अपने साथ रखना, पर हीजू मना कर देती है तो साउंड किसी को कॉल करता है और हीजू के कार के डैश कैम फुटेज को रिकवर करने के लिए कहता है। देन वो अपनी मॉम के साथ लंच करने आता है जो उसे इलेक्शन टाइम में अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए कहती है। इस पे साउंड कुछ भी नहीं कहता। मॉम कहती है तुम जरा अपनी वाइफ को इलेक्शन से दूर ही रखना, पता नहीं पर मुझे वो ठीक नहीं लगती। साउंड कहता है आप ही लोग तो चाहते थे मिस्टर हॉन्ग की बेटी के साथ मेरी शादी कराना, इवन ब्राइड बदलने के बाद भी आप लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। आखिरकार मिस्टर हॉन्ग ने ही हमारी फैमिली के पुराने स्कैंडल्स को छुपाने में मदद की है। इधर हीजू अपना कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में आती है और तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को उसी वॉशरूम की ओर जाता हुआ देखते हैं। हीजू बाहर उसकी परछाई देखकर डर जाती है। इसके बाद से हीजू यहाँ पे किसी को नहीं मिल रही थी। साउंड ने फिर भी एक फीमेल गार्ड को हीजू की सिक्योरिटी के लिए भेजा था जो उसे हीजू की अपडेट्स दे रही थी, पर अचानक से हीजू कहीं नहीं दिख रही थी इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। इधर साउंड ऑफिस आ जाता है जहाँ दोजे उसे बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है। कल उस इवेंट में कोई भी ऐसा सस्पिशियस बंदा नहीं था, शायद हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि किसी ने आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस पे साउंड उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है, क्या मैंने कभी भी अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात की है। नहीं ना, पूरे देश में किसी को भी नहीं पता है मेरी वाइफ के बारे में, और सभी लोग जानने के लिए क्यूरियस है। तो अगर हमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो क्या होगा, वो भी अभी इलेक्शन के माहौल में। दोजे उसे सॉरी कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। इधर कोर्ट में वो फीमेल गार्ड हीजू को नहीं ढूंढ पा रही थी, इस बारे में वो साउंड को मैसेज कर देती है तो साउंड उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गार्ड का मैसेज आता है कि हीजू मिल गई है, वो एक आदमी के साथ है तो साउंड उनका फोटो खींचकर भेजने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं हीजू जिसके साथ थी वो उसका कॉलेज फ्रेंड था सांगू। हीजू ने जिस परछाई को वॉशरूम के बाहर देखा था वो यही था। कोर्ट में वो किसी काम से आया था तब उसने हीजू को देखा तो थोड़ी दूर से वो फीमेल गार्ड इन दोनों की फोटोज खींच रही थी और साउंड को भेज रही थी। इधर फोटो में दोनों को हंसते हुए बात करता हुआ देखकर साउंड थोड़ा जेलस हो रहा था। इधर सांगू से पूछते कि तुम 3 साल बाद अचानक से कहीं चली गई, तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं था, तुमने कभी कॉल भी नहीं किया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी, फिर एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करते हुए। देन दोनों की साइन लैंग्वेज में ही बातें शुरू होती है। हीजू से सॉरी कहती है कांटेक्ट ना करने के लिए, फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देन सांगू से बताता है कि तुमने जिस चैनल के साथ काम किया था उनके साथ ही मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ जिसका नाम है क्राइम रिपोर्ट, जिसमें हम कुछ क्राइम केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं, फिर हीजू चली जाती है। इधर इन दोनों के साथ में फोटोज देखने के बाद साउंड का काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर हीजू घर पहुंचती है जहाँ थोड़ी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है, उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी। इसमें कुछ सेलेक्टिव लॉन्ड्री एंड ड्रेसेस वगैरह थे
थे, जिन्हें देखकर हीजू को तो बहुत गुस्सा आता है। जो देख उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी लूजर टाइप कैसे हो, ये सब भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा, जब इना शादी से पहले भाग गए और तुम्हें उसकी जगह लेने के लिए कहा गया। तुमने डेरिंगली कंडीशन रखी तुम्हारे डैड को एक अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए, उसके बाद ही तुम ये शादी करने के लिए मानी थी। इसीलिए तुम्हें साउन की वाइफ होने की वजह से उसकी वाइफ की ड्यूटीज तो निभानी पड़ेगी, इसलिए कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे बाप को उस नर्सिंग होम से निकलवा दूंगी। तो असल में हीजू को ये शादी करनी नहीं थी, उसकी मॉम ने ही उसके डैड की धमकी देकर उसे साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो बेसिकली ये हीजू की असली माँ ही है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, क्योंकि पहले ये लोग बहुत गरीब हुआ करते थे एंड उसके बाद हीजू के डैड मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गए थे, इसलिए वो पिछले कई सालों से नर्सिंग होम में भर्ती हैं। तो इन्हें छोड़ने के बाद हीजू की मॉम ने चेयरमैन होंग से शादी कर ली थी, जिनके 2 बच्चे थे, जिनके साथ हीजू के ना बोलने का लिंक था, जो हमें आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हीजू शावर लेने के बाद उसकी मॉम का लाया हुआ नाइट ड्रेस पहन लेती है और उस किडनैपर वाले फोन को निकालती है और साउन को कॉल करती है। अब हीजू साउन से डिवोर्स लेना चाहती थी, पर शादी के टाइम जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसकी वजह से हीजू डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती। पर इस किडनैपर के फोन की वजह से उसे एक नया चांस मिल गया है, इसके जरिए वो साउन को ब्लैकमेल करके डिवोर्स लेना चाहती है। तो इस नाइट ड्रेस में अपने थाइस की फोटो खींचकर साउन को भेजती है, कहती है कि क्या अब तक तुमने डिसाइड नहीं किया। साउन पूछता है क्या है, हीजू कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो अपनी वाइफ की फोटो नहीं पहचान पा रहे हो, ये तुम्हारी वाइफ की थाइस है। अब मैं इस फोटो को किस तरह से यूज करूंगा ये तुम खुद सोच लो। साउन कहता है ऐसे फेक फोटो से तुम क्या ही कर लोगे। हीजू कहती है अब तक अपनी वाइफ की बॉडी पहचान नहीं पाए, उसके थाई पे एक यूनिक मोल है, कभी देखा नहीं क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी नेकेड नहीं देखा। जैसे साउन को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए अब साउन उल्टा उससे सवाल पूछने लग जाता है ताकि किडनैपर के बारे में उसे कुछ पता चले। पर हीजू भी सामने से उल्टा जवाब देती है और उसे गुस्से में कह देती है कि अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो जाके अपनी वाइफ की थाइस चेक कर लेना, पता चल जाएगा ये उसकी फोटो है या नहीं। ये बोलकर कॉल काट देती है, पर इस बार 10 मिनट से ज्यादा इनकी बात हो चुकी थी, इसलिए इस बार फोन के लोकेशन के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी सियोल के ही 3 अलग एड्रेस दिखा रहे थे। तो साउन अपनी टीम को और अच्छे से ट्राई करते रहने के लिए कहता है और दोजे को उस फोटो की ओरिजिन पता करने को कहने ही जा रहा था, पर वो रुक जाता है क्योंकि पिछली बार की तरह वो कोई गलती नहीं करना चाहता, जैसा उसने किडनैपर की बात को मजाक में लेकर किया था। इसीलिए वो यहाँ से घर के लिए निकलता है, लेकिन इधर हीजू सोच में पड़ गई थी कि कहीं साउन उसके थाइस चेक करने ना आ जाए। इस बारे में सोच सोच कर उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी। अभी वो दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनती है, इसीलिए वो ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोने की एक्टिंग करती है। साउन डायरेक्टली हीजू के रूम में ही आता है और उसके ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हीजू ब्लैंकेट को और जोर से पकड़ के रखती है और साउन जोर से ब्लैंकेट को खींच देता है, जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो हीजू दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो साउन उठ जाता है, उसे बताता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो, तुम ही तो काम करना चाहती थी ना, तो अपनी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल करके दिखाओ, ये बताकर चला जाता है। हीजू वाज लाइक अचानक से बस ये बताने आया था। साउन डाइनिंग टेबल को देखकर 3 साल पहले उनकी शादी की पहली रात को याद करता है। हीजू खाना बनाकर उसका वेट करते करते सो गई थी, जिसे साउन प्यार से देख रहा था। फिर उसके सामने जाकर बैठता है। खाना खाने के बाद हीजू उसे डांस करने के लिए बुलाती है, इसमें वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब वो ये सब रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कर रही थी, जो कि उसकी मॉम ने कहा था। ये साउन नोटिस करता है तो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और उसके पास आकर बताता है कि क्या तुम्हें एक टिप चाहिए, मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना, तुम्हें मेरे सामने किसी का पपेट बनने की जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हारी मॉम जो भी कहे वो हर चीज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम कभी भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए कभी मेरे मैटर्स में मत पड़ना। ये बोलकर वो चला गया था। तो प्रेजेंट में साउन हीजू के रूम की ओर देखने लगता है। इधर हीजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि साउन के ऐसे अचानक से उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अब अगली सुबह वो उठती है तो साउन ब्रेकफास्ट का पूछता है, तो वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन फिर साउन जाकर खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर हीजू भी उसकी हेल्प करने आती है। तो खाना बनाते हुए साउन उसे इनडायरेक्टली सांगू के बारे में पूछता है कि उस दिन कोर्ट में तुम सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। हीजू कहती है कॉलेज फ्रेंड मिल गया था जिससे बात कर रही थी। तो साउन पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज थे, मेरा मतलब क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त थे, और क्या वो भरोसेमंद है। हीजू हाँ कहती है। तभी साउन को दोजे का मैसेज आता है, तो साउन उसके लिए खाना रेडी करके चला जाता है। ये देख हीजू कहती है क्या इसने मेरे लिए खाना बनाया। इधर यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस आए हुए थे, इनके धक्के से वो गिरने वाली थी, पर तभी सांगू उसे होल्ड कर लेता है, जिसको यूरी देखते रह जाती है। तो सांगू है कहानी का सेकंड मेन लीड, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और एक यूट्यूबर भी। तो यूरी की कॉफी सांगू के हाथ में गिर जाती है। तो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। अभी उन्हें पता चलता है कि सांगू जो प्रोग्राम करने वाला है उसमें यूरी भी उसके साथ काम करने वाली है। इधर उस किडनैपर के वॉइस मॉड्यूलेशन को हटाने के बाद जो पहला सैंपल निकला था वो उतना क्लियर नहीं था, इसलिए फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। और तभी दोजे उसे एक ट्रैफिक सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है, जहाँ पे वो किडनैपर हीजू के कार में घुसा था। अब इन्हें तो पता नहीं था कि हीजू की कार को हैक किया था उस किडनैपर ने, इसीलिए वो आसानी से डोर ओपन करके अंदर घुस गया था। लेकिन ये देखकर दोजे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपर को जानबूझकर अंदर आने दिया गया, जिससे अब साउन भी सोच में पड़ जाता है। इधर हीजू अपने असली डैड से मिलने नर्सिंग होम में आती है। हीजू बस उनके साथ ही बोलकर बात करती है, क्योंकि एक उसके डैडी हैं जो हीजू की केयर करते हैं। इधर साउन अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को इस किडनैपर की फोटो भेजने वाली बात को किसी और के नाम पे बताता है, जिसमें रिपोर्टर कहता है कि एक आदमी किसी की वाइफ की प्राइवेट फोटो उसके हस्बैंड को भेजकर डिवोर्स देने की धमकी देता है। का तो एक ही मतलब है कि उस आदमी के वाइफ का उस ब्लैकमेलर के साथ अफेयर चल रहा है। अब अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर और दोजे ने जो उस किडनैपर की कार में घुसने वाली बात कही थी, ये सब याद करके वो सोच में पड़ जाता है। रात के 10 बज गए थे, तभी किडनैपर का फिर से इसे कॉल आता है। तो साउन कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। हीजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसने कॉल क्यों काटा, तो वो दोबारा करती है। तो साउन कॉल पिक करता है, कहता है शायद तुम मुझसे बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए 5 मिनट बाद कॉल करो। तो हीजू एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल बैक करती है। साउंड कॉल पिक करता है, लेकिन उनकी कुछ बात होने से पहले हीजू को एक ब्लास्ट की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। तो हीजू फिर से कॉल ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था, इसीलिए वो घर चली आती है और घर पे साउंड को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे साउंड घर में नहीं मिलता। तो वो फिर से उसका कॉल ट्राई करती है, लेकिन फोन उसका भी अनरीचेबल आ रहा था। तो वो वहीं उसके आने का वेट करते हुए बैठे बैठे सो जाती है। और सुबह उसका टीवी में उसे न्यूज मिलती है कि साउंड का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वहाँ पे कल रात को उसमें एक ब्लास्ट हुआ है, और जिस मास्क पहने बंदे ने किया है उसका सीसीटीवी फुटेज भी
दिखाया जाता है। इसके साथ रिपोर्टर एक धमकी भरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जो कि वही कॉल रिकॉर्डिंग था जो कि उस असली किडनैपर ने साउन को धमकाते हुए कहा था कि मैं इसे मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, या तो मुझे 2 बिलियन वॉर्न दो वरना मैं मार दूंगा। बस इतना ही रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दी गई थी। अब ये सुनकर हिजू तो डर जाती है, क्योंकि ये बातें तो किडनैपर के फोन से कहा गया था, जो कि इस वक्त हिजू के पास है। तभी यहाँ पे साउन आ जाता है। इसकी हालत खराब थी, उसके कपड़े खराब हो गए थे, कपड़े पे खून लगा था। वो डायरेक्टली हिजू के पास आता है और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठा कर कहता है कि कुछ दिन से जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हिजू के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं जानता, पर सच्चाई क्या है ये मुझे पता करना है, इसीलिए कोऑपरेट करो। ये बोलकर उसकी ड्रेस हटाने लग जाता है। हिजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है, पर साउन कहता है कि तुम खुद हटाओगी या मैं करूँ। अब उसे ऐसे देखकर हिजू तो बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। साउन की शादी होने की एक रात पहले इना ने साउन को शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी, वरना वो साउन के फैमिली के सीक्रेट्स को रिवील कर देगी। ये देखकर साउन ने उसे पूछा था कि क्या सच में हिजू की शादी जोंगहवा फैमिली के बेटे से हो रही है। इना ने कहा था हाँ, पर वो आदमी बहुत घटिया है, लेकिन हिजू की माँ वो कमी नहीं है जो अपने फायदे के लिए हिजू को उस आदमी को बेच सकती है। ये देखकर साउन ने कहा था कि शादी कल ही होगी, पर मेरी दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साउन के ऑफिस में ब्लास्ट होने के जस्ट कुछ देर पहले से। साउन और उसकी टीम किडनैपर के कॉल को ट्रैक करने के लिए रेडी थे। अभी इनके ऑफिस एक डिलीवरी वाला आता है, उनके दरवाजे के बाहर एक पार्सल छोड़कर जाता है। अब उसमें पिज्जा का पैकेजिंग था, इसलिए एक टीममेट अंदर ले आता है, ये सोचकर कि किसी ने खाने का ऑर्डर दिया होगा। तभी साउन को किडनैपर का कॉल आता है, यानी हिजू कॉल करती है, एंड तभी वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है। साउन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसके बाकी टीममेट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही थी। दोजे उस डिलीवरी मैन का फुटेज दिखाता है जो वो बॉक्स उनके ऑफिस के बाहर रखकर गया था। दोजे कहता है कि शायद ये वही किडनैपर है जो आपको धमकी दे रहा है। साउन जल्दी से अपना फोन चेक करता है तो सिक्योरिटी ने मैसेज किया था कि हिजू घर में ही है। ये देखकर साउन कहीं जाने लगता है तो दोजे उसे रोककर कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। जो बात अगर बाहर आई तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। साउन कहता है कि ये सब करके वो किडनैपर मुझे चैलेंज करना चाहता है, अब उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो किसी और तरीके से। इसीलिए साउन ने ही किडनैपर ने जो धमकी भरा कॉल किया था उसका कुछ पार्ट प्रेस में देने के लिए कहता है। वो यहाँ से घर गया था, हिजू के थाइस पे वो मोल चेक करने जा रहा था, तो डाइनिंग टेबल से उसे बेडरूम में ले जाता है, जहाँ जो डायरी में लिखकर पूछते कि क्या तुम्हें चोट लगी। साउन बताता है कि एक आदमी हमारे ऑफिस में बॉम्ब रखकर गया था। हिजू पूछते क्या वो किडनैपर था। साउन कहता हाँ। कहता आपसे मैं तुमसे सवाल करूंगा, वो किडनैपर कौन हो सकता है, क्या तुम्हें पता है। हिजू नाम में सर हिलाती है तो साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि पर ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैपर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, इवन तुम्हारे प्राइवेट चीजों के बारे में भी जानता है। ये बोलकर फिर से उसके थाइस की और ड्रेस हटाने लगता है। हिजू तो घबराने लग जाती है कि कहीं इसने उस थाइस के फोटो के बारे में पूछा तो। पर इससे पहले हिजू उसे धक्का मार देती है और लिखकर पूछते कि ये तुम क्या कर रहे थे, वो किडनैपर मेरे बारे में क्या जानता और तुम क्या चेक कर रहे थे। उसने पहले मुझे किडनैप किया, फिर तुम्हें हर्ट किया, और तुम ये क्या कर रहे थे। साउन कहता है तो तुम्हें सच में पता नहीं मैं क्या कर रहा था। अभी दोजे का कॉल आ रहा था, साउन उसे सॉरी कहता है जो किया उसके लिए। उसकी ड्रेस ठीक करके बाहर चला आता है, अपने रूम में जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि पुलिस का कहना है कि ये किसी सीरियल आर्सेनिस्ट का काम है, पिछले 6 महीने में शहर के कई जगहों पर आग लगा चुका है। पर साउन को यकीन था कि ये किडनैपर ही था जिसने उस आर्सेनिस्ट के आड़ में ये किया है, इसीलिए पुलिस जो कर रही है करने तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तब मैं किडनैपर के साथ फोन पे था, यानी उसका कोई साथी जरूर है। इधर हिजू बाहर से उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात खत्म हुई तो वो जल्दी से हॉल में आकर टूटे ग्लास के टुकड़े उठा रही थी, तो साउन आकर उसका फोन लाने के लिए कहता है। हिजू अपने रूम जाकर पहले तो उस किडनैपर के फोन से अपने सारे फोटोज को डिलीट करती है, देन स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे छुपा देती है, फिर अपना फोन लाकर साउन को दे देती है। साउन कहता है शायद तुम्हारा फोन भी हैक्ड हो सकता है, इसे मैं चेक करवा के वापस कर दूंगा, तब तक तुम सेफ्टी के लिए घर पे ही रहना। देन साउन और हिजू के पेरेंट्स आए हुए थे शूटिंग पे। यह है साउन का डैड मिस्टर बे, जो आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और यह है मिस्टर होंग, हिजू के स्टेप डैड, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इधर हम असली किडनैपर को देखते हैं जो बुरी तरह से मछलियों को काट रहा था। तभी उसका साथी उसे मैसेज करके पूछता है कि ऑफिस बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया। किडनैपर कहता है हाँ मजा आया ना। तो उसका पार्टनर कहता है कि आगे से मुझे बिना बताए कुछ भी मत करना, और एक काम है तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो पार्टनर किसी जगह का एड्रेस भेजता है। इधर साउन हिजू का फोन चेक करता है, चैट्स में उसे सांगू का नाम दिखता है तो वो उनके चैट्स देखने लगता है। रिसेंटली सांगू ने उसे उनके कॉलेज टाइम का एक फोटो भेजा था, नूरी ड्रीम सेंटर नाम के एक ऑर्फनेज में। उन दोनों ने बच्चों के साथ फोटोज खिंचाई थी। इधर सांगू अपने क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए यूरी की टीम से मिलने आता है। तो सांगू एक अनसॉल्व केस को इस क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। तो यूरी एंड टीम उस केस के बारे में पूछते हैं। तो सांगू बताता है कि मैं नूरी ड्रीम सेंटर नाम के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले जिस टाउन में वो ऑर्फनेज था, वहीं पे एक अमीर फैमिली का बहुत बड़ा मेंशन था, जहाँ वो लोग कभी कभार आते थे। एक दिन सांगू उस मेंशन के अंदर चला गया था, जहाँ उस अमीर फैमिली का यंग मास्टर यानी उस फैमिली का बेटा वेकेशन के लिए आया हुआ था, जो हमेशा एक मास्क पहन के रहता था। दोनों मिले बहुत सारे गेम्स खेले। उसने सांगू को अपना रूम भी दिखाया, जहाँ पे अनगिनत हर तरह के खिलौने थे। इसी तरह हर रोज वो दोनों खेलते थे। लेकिन एक दिन अचानक सांगू ने उसके घर पे कुछ भयानक देख लिया। इसके बाद से वो कभी वहाँ नहीं गया। यूरियन बाकी सब पूछने लगते हैं कि क्या देखा था, पर तभी सांगू को एक कॉल आ जाता है। उसके कुछ और प्लान थे, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। इधर साउन भी उस नूरी ड्रीम सेंटर के बारे में पता कर रहा था। तभी हिजू के फोन पे सांगू का मैसेज आता है। उसने हिजू को कल लंच के लिए इनवाइट किया था और उस रेस्टोरेंट का लोकेशन भी भेजा था। तो साउन उस रेस्टोरेंट के बारे में देख ही रहा था। तभी यूरी का उसे मैसेज आता है कि होप आपका दिन अच्छा गया होगा, एंजॉय योर लंच। क्योंकि यूरी साउन की बहुत बड़ी फैन थी, उसे देखकर ही वो न्यूज एंकर बनी थी, इसीलिए वो साउन को ऐसे मैसेजेस भेजती रहती थी। तो अगले दिन हिजू और सांगू उस रेस्टोरेंट पे लंच करने आए थे, जहाँ थोड़ी देर में यूरी आती है। अब क्योंकि वो इन दोनों को ही जानती थी, इसीलिए इनसे बात करने आती है। पर वो अभी आने वाले अपने गेस्ट के बारे में बात करते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसलिए इन्हें कहती है कि जब मेरे गेस्ट आएंगे तो उन्हें प्लीज घूरना मत। थोड़ी देर में यहाँ साउन एंट्री मारता है।
तो यूरी उठकर उसे हाय कहती है, जो देखकर हिजू और सांगू पीछे देखते हैं। साउन को देखकर हिजू तो अपना चेहरा छुपाने लग जाती है, पर साउन को तो पता ही था कि वो यहाँ आने वाली थी, इसलिए उसने जानबूझकर यूरी को लंच पे इनवाइट किया था। तो वो यूरी से पहले हिजू के पास आकर रुकता है, उनसे कहता है, इंटरप्रेटर होंग हिजू। कट होता है, इधर हमें साउन के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस कुछ पूछताछ करने आई थी। तभी बिल्डिंग के नीचे से आवाज आने लगती है। ये लोग देखते हैं तो किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया था। सभी नीचे आते हैं, तभी दोजे एक मास्क पहने बंदे को छुपते हुए देखता है, तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तो काफी दौड़ाने के बाद वो उसे पकड़ ही लेता है। इधर रेस्टोरेंट में चारों साथ में ही लंच करने बैठ जाते हैं। सांगू हिजू के लिए खाने को स्मॉल पीसेस में करके देता है, जिसे देखकर साउन तो जेलस हो रहा था। यूरी साउन को बताती कि हिजू और सांगू कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मैं और सांगू एक प्रोग्राम के लिए साथ में काम कर रहे हैं। मैं और हिजू भी साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए हम तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं। पर आप मिस हिजू को कैसे जानते हो? साउन बताता है कि ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट में इन्होंने हमारी मदद की थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। अब असल में साउन यहाँ स्पेशली सांगू के बारे में जानने के लिए आया था, इसीलिए वो सांगू के बारे में ही लगातार सवाल करे जा रहा था। जो देखकर सांगू उससे पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है? साउन हाँ कहता है, जो सुन ये तीनों चौंक जाते हैं। तो हिजू वॉशरूम के बहाने से उठ जाती है। तभी साउन को दोजे का कॉल आता है, इसलिए उठकर साइड में बात करने जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि वो सीरियल आर्सनिस्ट पकड़ा गया है, जो 6 महीने से आग लगा रहा था, लेकिन इसने हमारी बिल्डिंग पे ब्लास्ट नहीं किया है, यानी पक्का है कि ये उसी किडनैपर का काम है। तभी हिजू उसके पीछे से आती है और फोन पे टाइप करके पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरा फोन तुमने हैक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए लिया था, या फिर मुझ पे नजर रखने के लिए? साउन पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हिजू लिखती है, क्या तुम्हें मुझ पे और सांगू पे डाउट है? जो भी रीजन हो, सांगू बुरा इंसान नहीं है। वो लिखी रहती कि साउन उसका फोन छीन लेता है और पूछता है कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, जो इतने टाइम बाद अचानक से तुम्हारे सामने आ गया? अगर उसे तुम इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो मेरा क्या, मुझे तुम कितनी अच्छी तरह से जानती हो? वैसे भी हम तो 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो बताओ तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो? मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पर शायद नहीं। ये बोलकर चला जाता है। तभी हिजू को उसकी डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। इधर साउन सांगू से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है, चला जाता है। हिजू भी इन्हें बाय कर अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे उसकी डायरेक्टर भी उसे रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहती है, क्योंकि हिजू ने साउन के अब तक के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस को देखकर साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस किया था, और अब तो साउन की स्पीच के साथ हिजू की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन 100% सिंक हो जाती है। इसलिए डायरेक्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इधर साउन दोजे को सांगू का कार्ड देता है और उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। तो दोजे बताता है कि इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, ये लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। साउन पूछता है, लड़कियों में फेमस क्यों है? दोजे कहता है, क्योंकि इसकी फिजिक अच्छी है। डॉक्टर होकर भी ये रेगुलरली वर्कआउट वगैरह की वीडियोस डालता है, इसके साथ ही अनसॉल्व मिस्टीरियस क्राइम केसेस को भी कवर करता है। तो साउन कहता है, इसके बारे में जो भी पता चले वो सब पता करो। इधर हिजू घर जाने के लिए ऑफिस के पार्किंग लॉट में आती है, जहाँ कार के अंदर आते ही ऑटोमेटिकली रेडियो ऑन हो जाता है और किडनैपर के फोन नंबर से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की जाती है, इसका नाम था कॉल मी नाउ। तो वो गाना प्ले होने लगता है। हिजू कुछ भी करके ये रेडियो बंद नहीं कर पा रही थी, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एग्जिट गेट खुलते ही जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो जल्दी से किडनैपर वाले फोन को स्विच ऑन करती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या किडनैपर को पता है कि फोन मेरे पास है। तभी साउंड के आने की आवाज आती है, तो हिजू फोन छुपाकर बाहर आती है। साउंड उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो? हिजू कहती है कन्वीनियंस स्टोर से बियर और आइसक्रीम लाने। साउंड कहता है, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो लाने चला जाता है। तो हिजू किडनैपर वाले फोन से उसे फिर कॉल करती है। तो साउंड उसे कहता है कि कहीं डर तो नहीं गया ना 406? हिजू कहती है, लगता है तुमने मेरे धमकी को हल्के में ले लिया, इसीलिए मैंने वो ब्लास्ट तुम्हें इसका सीरियसनेस समझाने के लिए किया है। तो बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? तो उल्टा साउंड उससे पूछता है कि मेरे हिजू को छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जो सुन हिजू के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। साउंड फिर पूछता है, तुम हमारा डिवोर्स करा के क्या हासिल करना चाहते हो? हिजू कहती है, वैसे भी तो तुमने कोई प्यार करके उससे शादी नहीं की है, ना ही तुम अभी उससे प्यार करते हो, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? साउंड कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम किसी और के फायदे के लिए मुझे धमकी दे रहे हो। असल में हिजू के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? और याद रखना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा और मैं हिजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर कॉल काट देता है। हिजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सोच क्या रहा है। थोड़ी देर में साउंड उसके लिए बियर और आइसक्रीम ले आता है और आते ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है। साउंड कहता है कि जस्ट इन केस अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, भले कोई स्कैंडल हो या रूमर हो, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ये बोलकर उसके करीब आने लगता है और उसके होठों पे लगी झाग साफ करता है। फिर उसे कहता है कि इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होना, मेरे साथ खड़े होने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी और इंटरव्यू में मुझसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। ये बोलकर वो जाने लगा था, तो हिजू उसे रोककर पूछती है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों चाहते हो? अगर मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस की इंटरप्रेटर बन गई तो मेरा नाम और चेहरा पूरा देश जान जाएगा, तो कैसे तुम और तुम्हारी फैमिली हैंडल कर पाएगी? साउंड हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही हो, तुम्हें तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। हिजू कहती है, मुझसे बेहतर और कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता, मैं इंसान का चेहरा देखकर बता सकती हूँ वो क्या कहने वाला है। तो साउंड उसके करीब आते हुए कहता है कि अच्छा तो बताओ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया, वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही बातें जानता है। ये सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है। उसके किडनैपर ने जो भी कहा ये सच है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू गलत है, उसे कहना चाहता हूँ कि तू हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानता। ये बोलकर वो हिजू के रूम में चला जाता है। हिजू उसके पीछे पीछे आती है, तो देखती है साउंड तो उसके बेड पे लेट गया है और हिजू को सोने आने के लिए बुलाता है। हिजू से घूरने लगती है, तो साउंड कहता है कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। फिर भी वो खड़ी रहती है, तो साउंड लाइट्स ऑफ कर देता है और कहता है फिर जो भी मन करे कर लो। पर हिजू लाइट्स ऑन करती है। साउंड कहता है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर दूंगा तो फिर सपना देखती रहो? अगर कुछ करना होता तो पहले कर लेता, या फिर कहीं
तुम मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये सोचकर तुम्हें डर लग रहा है। अगर ऐसा है तो मत ही आओ। पर ये सुन हीजू उसका पिलो छीन लेती है और उसके साइड में लेट जाती है। वो दूसरी ओर फेस करने जा रही थी तो साउन अपनी तरफ फेस करने कहता है और बताता है कि उसे मेरे ऑफिस के बारे में पता है तो घर का भी पता होगा, इसलिए हमारा घर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। इसलिए आज रात सारी चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ और अपने किडनैपिंग के दिन के बारे में भूल जाओ। जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ। हीजू अपने मन में कहती कि तुमने उस दिन जो कहा था क्या वो सब कुछ भूल जाओ। साउन अपनी आंखें बंद करता है तो हीजू उसे कुछ देर देखती रहती है। देन वो भी सो जाती है। तभी साउन अपनी आंखें खुलता है, उठ के चला जाता है। तभी हमें हीजू के एक बुरे सपने के जरिए उसके ना बोलने का रीजन पता चलता है। तो 20 साल पहले हीजू की मॉम चेयरमैन होंग के साथ रहती थी, जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन तीनों बच्चे घूमने गए थे, तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें चेयरमैन होंग का बेटा मारा गया था और उनकी बेटी डेफ हो गई थी। यानी उस एक्सीडेंट के बाद से ईना को सुनाई नहीं देता है, लेकिन हीजू को कुछ भी नहीं हुआ था। हीजू को जब हॉस्पिटल में होश आया तब उसकी माँ उसे पागलों की तरह डांटने लगी, तुम ठीक कैसे हो सकती है, तुम्हें कैसे कुछ भी नहीं हुआ। हीजू रोने लग गई थी तो उसकी माँ जोर से उसका मुंह बंद करने लग गई थी। उसे दर्द हो रहा था फिर भी उसकी माँ हाथ नहीं हटा रही थी। तभी उन्हें कुछ सोचता है, कहती कि चुपचाप रहना, अब से तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम इस एक्सीडेंट से इतने शौक में हो कि तुम बोल नहीं सकती। अब से ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि जब तक चेयरमैन होंगे तुम्हें देखकर तरस नहीं खाएंगे तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए अब से तुम कभी बात नहीं करोगी। तो इसी बुरे सपने के साथ हीजू की नींद खुलती है। इधर नर्सिंग होम से हीजू के डैड को वो किडनैपर उठा लेता है और उन्हें नर्सिंग होम से काफी दूर ले आता है। उनके फोन से हीजू को वीडियो कॉल करता है तो यहाँ किडनैपर का फेस रिवील होता है, लेकिन वो हीजू को अपना चेहरा नहीं दिखाता। वो अकलाकर बात करता है, उसकी आंखों का कलर अलग अलग है। अब उसकी आवाज से हीजू पहचान जाती है कि वो किडनैपर है। उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है। किडनैपर कहता है कि मेरा फोन तुम्हारे पास है ना, और तुम्हें उस फोन को यूज करके साउन को धमका रही हो, लेकिन तुम्हें उससे चाहिए क्या, जवाब दो वरना मैं वो फोन लेने आ रहा हूँ। हीजू डरते हुए कहती है कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। जो किडनैपर तो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पसंद आई क्योंकि मेरा और तुम्हारा गोल एक जैसा ही है, इसलिए तुम उसे कॉल करती रहो और वो फोन तुम रख सकती हो। उसे धमकी देती रहो, पर अगर पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर कैमरे के सामने वो कुछ उखाड़े हुए दांत दिखाता है और कॉल काट देता है। इधर साउन जो प्रेसिडेंट के साथ एक जगह आया हुआ था उसे एक मैसेज आता है। इधर हीजू जल्दी से नर्सिंग होम पहुंचती है जहाँ उसके डैड अभी बेहोश थे। तो एक नर्स बताते हैं कि इन्हें टहलाने के लिए ले जाया गया था, जो थोड़ी देर के लिए दूसरे पेशेंट को देखने गई थी कि तभी हीजू के डैड गायब हो गए थे और ये नर्सिंग होम से काफी दूर जाकर मिले। पुलिस भी आ चुकी थी जिन्हें इनके पास वो दांत मिले थे जो हीजू के डैड के नहीं थे। तो पुलिस हीजू को रिपोर्ट लिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जाते हुए पुलिस के कार की रेडियो को भी अचानक से कुछ हो जाता है, जिसे देखकर हीजू और ज्यादा डर जाती है। उसे किडनैपर की धमकी याद आती है। अचानक से वो कार रोकने के लिए कहने लगती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग सा लग रहा था। बाहर आकर वो तो काफी रोने लगती है अपनी सिचुएशन को याद करके, क्योंकि बचपन से उसके साथ बहुत बुरा होता आया है। उसकी मॉम इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग है, 20 साल उसे बोलने तक नहीं दिया, जबरदस्ती शादी करा दी, फिर ये किडनैपर उसके पीछे पड़ गया। इवन अब इसके डैड को भी खतरा है। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तभी ये पुलिस वाले इनकी तरफ प्रेसिडेंट की कार आते हुए देखकर डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कार से साउंड निकलता है और हीजू की तरफ आने लगता है। साउंड को देखकर पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं तो साउंड उन्हें थैंक यू कहता है और जाने के लिए कहता है। पुलिस वालों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमें इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना है एक रिपोर्ट लिखाने के लिए। साउंड कहता है आप लोग जा सकते हो, मैं खुद आऊंगा रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर कहता है कि सॉरी पर आपका इनके साथ रिलेशन क्या है। तो साउंड हीजू को उठाता है, बताता है कि हीजू मेरी वाइफ है। जो सुन ये तीनों हैरान होते हैं क्योंकि साउंड ने कभी भी हीजू को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें साउंड को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, जिनके जाने के बाद साउंड के फोन पे नर्सिंग होम से कॉल आया था क्योंकि हीजू के डैड के केयरटेकर के पास साउंड का नंबर था। तो साउंड को पता चल गया था कि हीजू के डैड नर्सिंग होम में नहीं मिल रहे थे, जिस बारे में पता चलते ही प्रेसिडेंट के चीफ ने साउंड से प्रेसिडेंट की कार ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के कार को कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से साउंड नर्सिंग होम जाते हुए हीजू के पास पहुंचा तो उसने ऑफिसर्स को बताया कि हीजू मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने आऊंगा। पर वो इस बात को ऑफिसर से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तो ऑफिसर साउंड के साथ एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसपे साउंड कहता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आऊंगा तब जरूर खिंचाऊंगा और आपको मेरी ये पर्सनल बातें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। ये बोलकर वो हीजू को अपने साथ ले गया। कार में उससे बताया कि तुम्हारे डैड के नर्स के पास मेरा नंबर था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था, पर अब हमें तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसने हीजू अपने डैड के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अब रोने की आवाज को तो वो नहीं रोक सकती। जिसने साउंड कहता है कि तो तुम ऐसे आवाज कर सकती हो। हीजू चुप हो जाती है। उनका कहता डोंट वरी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। इधर रात को यूरी अपने रेगुलर रेस्टोरेंट आई होती है जहाँ सांगू भी पहले से आया हुआ था। तो दोनों साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यूरी जो बहुत ही चुलबुली टाइप सी लड़की थी, आते ही वो सांगू को टीज करते हुए फ्लर्ट करने लग जाती है। दोनों अपने बारे में थोड़ा कैजुअली बात करते हैं, फिर अपने आइडल्स एंड क्रश के बारे में बात करते हैं। सांगू बताता है कि उसे काफी टाइम से किसी पे क्रश है, जो यूरी तुरंत गेस कर लेती है। तो सांगू को हीजू पे क्रश था, जो यूरी को उस दिन साथ में लंच करते हुए समझ में आ गया था। देन यूरी उसे अपने आइडल यानी साउंड के बारे में बताती है कि साउंड जो पहले एक न्यूज एंकर था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से यूरी तो उससे पहले बहुत डरती थी, लेकिन साउंड ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। पर फिर साउंड प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन बन गया, जॉब छोड़ दिया, शादी भी कर लिया। सांगू पूछता है उसने किससे शादी की, तो यूरी बताती है कि साउंड एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आता है। उनके ग्रैंडपा तो बहुत बड़े बिग शॉट थे, इवन उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई मिनिस्टर्स हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि उनकी शादी की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली की बेटी से हुई है। इधर साउंड हीजू को एक होटल ले आता है क्योंकि आज के दिन ये लोग फैमिली डिनर करते हैं। साउंड पहले उसे होटल रूम ले जाता है। हीजू फ्रेश होकर आती है। साउंड कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो उसे बैठने के लिए कहता है। बताता है कि तुम जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट, और अब लगता है तुम्हारे डैड को भी उससे खतरा है। अभी तक तो मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए अभी बता दो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो। क्योंकि साउंड को डाउट था कि हीजू कुछ तो छुपा रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी हम इतने भी क्लोज नहीं है कि एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करे। देन वो हीजू के लिए खाना ले आता है, उसे अच्छे से रेस्ट
लिफ्ट करके खाना खाकर नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे साउन के मॉम डैड के साथ डिनर था। तो साउन के डैड चाहते थे कि साउन उनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करे। इसको साउन डायरेक्टली मना कर देता है। वही हमें समझ आता है कि साउन का अपने डैड के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसलिए साउन के डैड उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ देर बाद में हिजू आती है तो साउन के डैड हिजू की इंसल्ट करने लगते हैं। जैसे साउन को भी गुस्सा आ जाता है, वो अपने डैड को सुनाकर हिजू को लेकर जाने लगता है कि तभी साउन के डैड गुस्से में एक वाइन का गिलास उसकी तरफ फेंकते हैं। तो साउन हिजू को कवर कर लेता है और उसका डैड आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो बर्बाद हो जाओगे। इस पे साउन कहता है कि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडपा के दम पे तो आप पॉलिटिक्स में आ गए और अब खुद के दम पे आगे बढ़कर दिखाइए। ये बोलकर हिजू का हाथ होल्ड करते उसे लेकर चला जाता है। लिफ्ट में हिजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन साउन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम जरूर मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी बहन की जगह शादी करनी पड़ी। तुम बोल नहीं सकती, इसलिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर सकती। पर ये लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे तक को कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही दिल पे लेना। ये बोलकर उसे घर ले आता है। हिजू को अब किडनैपर का फोन देकर बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो उसे कचरे के बीच में डालकर फेंकने के लिए जाती है। तो साउन कहता है कि कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। इससे हिजू तो और घबराने लगती है, इसलिए दोनों में कचरे को लेकर छीना झपटी होने लगती है। पर हिजू उसे छीन कर अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी डायरेक्टर एंड बाकी कलीग्स वीडियो कॉल करके उसे गुड लक विश करते हैं, क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू था। तभी साउन भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। हिजू लिखती है, अगर मैं पास हो गई तो फिर क्या होगा? हमारी फैमिली को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो क्या होगा? तो साउन कहता है, हिजू आखिर कब तक तुम एक ओबीडियंट बच्ची बनी रहोगी जो हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करती है? क्या तुम दूसरों की बात सुन सुनकर थक नहीं गई हो? ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने दम पे खड़े होने का, अपना नाम बनाने का, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के लिए करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये बोलकर वो जाने लगा था तो हिजू उसे रोक कर कहती है कि ओके, फिर तुम सोचना चालू करो, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे? साउन थोड़ा स्माइल करता है। तो अगले दिन दोजे सांगू की सारी इन्फॉर्मेशन साउन को देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सांगू यूरी के साथ क्राइम रिपोर्ट नाम का एक शो करने वाला है। पर साउन खुद इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता, अपने ऑफिस में ही बैठकर लाइव देखता है। हिजू की बारी आ जाती है, जहाँ उसे साउन के एक स्पीच को लाइव इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है, जिसको हिजू बहुत ही आराम से साउन के वॉइस के साथ प्रॉपर सिंक में इंटरप्रेट कर देती है। अब उसकी इतनी परफेक्शन देखकर साउन भी इधर हैरान रह गया था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, इसलिए वो खुद इंटरव्यू रूम में आता है और हिजू से पूछता है कि तुमने कई बार मेरे बोलने से पहले ही हैंड साइंस करने लग गई थी, इसीलिए सच बताओ, क्या तुम्हें ये स्पीच पहले से ही पता था? तो हिजू साइन लैंग्वेज में बताते हैं कि मैंने इन वीडियोस पे बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो साउन उसके दूसरे स्पीच के वीडियोस को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। अब हिजू को बहुत सारे स्पीचेस दिखाए जाते हैं, जिन सभी को हिजू परफेक्टली सिंग के साथ इंटरप्रेट कर देती है, जो देखकर साउन के साथ साथ सारे इंटरव्यूअर भी शॉक्ड हो जाते हैं। साउन उसे रोकर पूछता है कि क्या तुमने मेरे सारे वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया है? हिजू हाँ में सर हिलाती है। तो साउन कहता है, यानी तुमने मेरे सारे स्पीचेस को मेमोराइज कर लिया है? हिजू कहती है, नहीं, मैंने आपकी वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। साउन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रैंडमली मेरे किसी भी स्पीच को इतने परफेक्टली मेरे वॉइस के साथ अपने हैंड मूवमेंट्स को मैच कर सकती हो? हिजू साइन लैंग्वेज में कहती है, क्योंकि मैं पागल हूँ। सुन सब लोग तो स्माइल करने लगते हैं। हिजू बताती है, आपकी स्पीच ब्रीफिंग से ऑब्सेस्ड थी, हमेशा से ही मेरा सपना था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना, इसलिए मैंने आपकी सारी वीडियोस देखकर इंटेंस प्रैक्टिस की, आपके लिप मूवमेंट्स को पढ़ा, आपके बोलने के तरीके को पढ़ा, आपको मिमिक किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। सुन सब लोग तो और शॉक्ड होते हैं। तो साउन पूछता है, क्या तुम सच में कुछ बोल नहीं सकती? अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो स्पोक्स पर्सन की टीम के साथ तुम कैसे बात करोगी? हिजू पूछती है कि आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आपको भी समझ आएगा कि इंटरप्रेटर आपकी बात को सही से कन्वे कर पा रहा है या नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आपको ही आसानी होगी। लेकिन साउन उसे अभी जो बोलेगा ऑन द स्पॉट इंटरप्रेट करने के लिए कहता है, जो बातें उसने किसी भी स्पीच में नहीं कही। तो वो एक मैरिड कपल की स्टोरी बताता है, जिसमें उस कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। पर अगर अब वो ट्राई करें तो क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक नॉर्मल कपल की तरह ठीक कर सकते हैं? तो ये साउन अपनी ही कहानी बता रहा था, इसको हिजू परफेक्टली इंटरप्रेट कर देती है। इसको देखकर अगेन सब लोग सरप्राइज्ड रह जाते हैं। तो साउन बाहर चला आता है और हिजू की बातों के बारे में सोचकर कहता है कि क्या हो तुम? देन इधर हम देखते हैं चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी यानी हिजू की स्टेप सिस्टर होंग ईना कोरिया वापस आ जाती है। साउन ने हिजू के डैड को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो हिजू अपने डैड से मिलने जाती है, जहाँ उसके डैड के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो देखकर हिजू पूछती कि डैड ये सब किसने किया? अब हिजू के डैड जो बात सुनते थे उसे रिपीट किया करते थे। तो जब साउन इनसे मिलने आया था तब उसने कहा था कि डोंट वरी डैड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिजू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो हिजू के डैड यही बात रिपीट करते हैं। तो वो समझ जाती है कि साउन यहाँ आया था, लेकिन अब वो साउन के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो कभी रूड बिहेव करता है तो कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत हार्श होता है तो कभी बहुत काइंड। तो अपने डैड से कहती कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इधर इंटरव्यूअर टीम ने हिजू को ही सिलेक्ट किया था, जिस बारे में वो साउन को बताने आते हैं। साउन उनके सामने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत खुश होता है। हिजू का नाम देखकर वो अपने एक बचपन के टाइम को याद करता है। होंग फैमिली और बेक फैमिली फ्रेंड्स थे, इवन दोनों फैमिली आसपास ही रहते थे, इसीलिए एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन होंग फैमिली के घर पे साउन और उसकी फैमिली आई थी। सभी लोग खाना खाने बैठे थे। साउन को खाने के लिए सी फूड दिया गया था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसकी मॉम उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहती है और कहती है मेरे बेटे को फिश पसंद है। जो साउन चुपचाप से खा लेता है। उनके जाने के बाद वो नीचे देखता है, तब वो हिजू को देखता है। इसको बहुत भूख लगी थी और उसे सी फूड खाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे डाइट वाला कोई थोड़ा सा खाना खाने के लिए देती है, जो उसे खाना नहीं था। और उसकी मॉम उसे वही खाने के लिए कहकर चली जाती है। तो उनके जाते ही साउन नीचे आता है और हिजू को साइड में ले आता है और उसे अपनी सी फूड वाली प्लेट खाने के लिए दे देता है। इसको हिजू बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है, क्योंकि अगर उसकी मॉम ने देख लिया तो उसे डांटेगी। तब साउन ने उसका नाम पूछा था, तब हिजू ने उसके हाथ में अपना नाम लिखकर बताया था। तो साउन हिजू की फोटो देखकर यही याद करता है और कहता है तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? तभी उसे हिजू थैंक यू मैसेज करती है उसके डैड के लिए इतना करने के लिए, जो देख साउन स्माइल करता है। तभी इधर हिजू
हीजू को ईना के एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है, जिससे वो समझ जाती है कि ईना कोरिया आ चुकी है, जिससे उसे फिर से याद आता है किस तरह उसकी माँ ने उसे ईना की जगह लेकर साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो वो अपने वेडिंग रिंग को निकालती है और उसे देखकर याद करती है, जिसे साउन ने पहनाने के बाद कहा था कि इसे संभाल कर रखना, असली ओनर आ गई तो इसे वापस करना पड़ेगा। तो याद करके वो उस कचरे से किडनैपर वाले फोन को निकाल लेती है। इधर साउन यूरी को कॉल करता है और सांगू के बारे में उसे जो भी पता है बताने के लिए कहता है। अब यूरी उसे बात करने के एक्साइटमेंट में ये बता देती है कि सांगू एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है। साउन कहता है नूरी ड्रीम सेंटर में ना, जिसका पहले नाम था सीनिल चाइल्ड केयर सेंटर। यूरी यहाँ कहती है। तभी साउन को किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। हीजू कहती है तुमने पूछा था ना कि तुम्हारा डिवोर्स कराकर मुझे क्या हासिल होगा, उसका जवाब है मेरे पास, होंग ईना। उससे वापस आकर अपनी जगह भी तो चाहिए, वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली तो उसे ही चाहते थे। हीजू तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट थी, इसीलिए हीजू को छोड़ दो। साउन कहता लगता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ईना के गायब होने से पहले जिससे वो आखिरी बार मिली थी वो मैं था, शायद तुमने इस बारे में अच्छे से पता नहीं किया। तो हीजू पूछती है तुम दोनों ने किस बारे में बात की। साउन कहता है कि हमने एक डील की थी जिसके हिसाब से ईना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। जो सुन हीजू शॉक्ड हो जाती है। तो साउन कहता है कि लगता है तुम जिस इरादे से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मैंने उस मोटिव को ही खत्म कर दिया। जो सुन हीजू कॉल काट देती है क्योंकि साउन घर पहुंच गया था। तो वो हीजू के पास आता है, उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने हीजू को अंडर एस्टिमेट किया था और उसने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया। उसे याद दिला था कि कल चेयरमैन होंग यानी हीजू के स्टेप डैड की कंपनी की एनिवर्सरी है, इसके पार्टी में इन्हें जाना है। पर हीजू अपने मन में कहती कि क्या ये नहीं जानता कि ईना वापस आ गई है। तो अगले दिन शाम को ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं। हीजू को देखकर उसकी मॉम उसे साइड के एक रूम में ले जाती है। तुमने साउन को अपने डैड के बारे में पता चलने कैसे दिया, एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। हीजू टाइप करके पूछती कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि डैड को वहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया। हीजू की मॉम कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, मुझे आपसे हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या पहना है ये बोलकर उसकी कोट उतार देती है और बाहर आकर अच्छा दिखने के लिए कहती है। तो इसके पास ही वॉशरूम था जहाँ दो लड़कियाँ हीजू के बारे में बुरा भला बोल रही थी। ये सब सुनकर हीजू को बहुत बुरा लगता है। पार्टी में आती है तो अंदर सभी लोग आपस में बात करने में बिजी थे, जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। इसलिए वो ड्रिंक करते करते टेरेस में आ जाती है, जहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर सैड फील कर रही थी कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। तो वो किडनैपर का फोन निकलकर साउन को कॉल करने के बारे में सोचती है। उसे कॉल लगाकर वो अपने आप से कहती है कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी साउन कॉल पिक करता है तो हीजू कहती है कि तुम्हारी फियांसी शादी से पहले गायब हो गई, फिर जब हीजू ने उसकी जगह ले ली तब तुमने कैसा फील किया। जरूर अच्छा तो नहीं लगा होगा, वो बहुत बेचारी थी, उसकी कोई सोशल स्किल्स नहीं है, ना ही सक्सेसफुल है, वो बस किसी सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह थी जो तुम्हें ईना के साथ फ्री में मिल गई। बात वो भी जानती है। ये सब छोड़कर वो बाहर आना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे अमीर फैमिलीज पसंद नहीं है और उसे ये लग्जरियस लाइफ जीकर कंफर्ट मिला। वो कायरों की तरह पैसों के सामने झुक गई। पर साउन कहता है नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है। उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है, ये भी गलत है। लोग पहले से ही उसे रूडली बात करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है और वो पैसों के सामने कभी नहीं झुकी। वो बस अपनी माँ से थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उनकी सारी बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। ये सब बताते हुए वो हीजू को हर जगह ढूंढने लगता है। उसे आगे बताता है कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था। मेरे चारों ओर बस बुरे लोग थे, लालची लोग जो बहुत बात करते थे। अब एक सिर्फ हीजू थी जो सबसे शांत थी। मैंने जब उसे देखा तो पता नहीं मुझे एक अजीब सी शांति मिली। उसे देखकर मुझे कंफर्ट मिला। और तुमने क्या कहा, हीजू एक सप्लीमेंट्री पेज है? नहीं, वो सबसे यूनिक है। उसने कितनी मेहनत की है तुम नहीं जानते। वो अपना नाम खुद बनाएगी अपनी मेहनत से, इसलिए अगर नहीं पता तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोलो। अब ये सब सुनकर हीजू तो रो पड़ती है, रोते हुए कहती है कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया जैसे वो है ही नहीं। तुमने कहा था तुम हीजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कोई कपल नहीं हो। तभी हीजू एलिवेटर खुलने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो एलिवेटर से साउन बाहर आता है। तो हीजू को फोन के साथ टेरेस के एकदम साइड में देख लेता है। सीन कट होता है और हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। साउन रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पहले तो उसने ऑफिसर्स के साथ फोटोज खिंचाई, फिर रिपोर्ट लिखते टाइम ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ उस दिन हमारे कार में अचानक से बहुत शॉक्ड हो गई थी। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अचानक से वो बहुत चिल्लाने लग गई, कार रोकने के लिए कह रही थी। जिसमें साउन शॉकिंगली पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने आपसे कार रोकने के लिए कहा। ऑफिसर कहता है हाँ। तो साउन उनकी कार का डैश कैम फुटेज लेता है। तो वो फुटेज देखकर साउन समझ जाता है कि हीजू बात कर सकती है, जिससे तो वो काफी शॉक्ड एंड गुस्सा दोनों होता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत साउन के पार्टी में पहुंचने से होती है। तो यहाँ आने से पहले वो पुलिस स्टेशन गया था, जहाँ से उसे पता चल गया था कि हीजू बात कर सकती है। लिफ्ट से बाहर आते ही उसने हीजू की मॉम को उसे ले जाते हुए देखा था। जब वो हीजू को डांट रही थी, बाहर से साउन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। हीजू की मॉम के बाहर आते ही वो उनके साथ पार्टी में आने लगता है। जाते हुए उनसे पूछता है कि हीजू बात क्यों नहीं करती। हीजू की मॉम कहती है कि तुम तो जानते हो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट में हीजू ने अपने भाई को खो दिया और उसकी सिस्टर डेफ हो गई। उस शॉक की वजह से हीजू तब से बोल नहीं पाती। साउन पूछता है 20 साल बाद भी उसका इफेक्ट कैसा रह सकता है, थोड़ी अजीब बात नहीं है। हीजू की मॉम कहती है कि शायद उसे गिल्ट है। साउन कहता है किस बात का गिल्ट, क्या उस एक्सीडेंट की गलती हीजू की थी। हीजू की मॉम कहती है कि उसने अपने भाई को खो दिया, उसकी बहन बहरी हो गई, तो वो ठीक कैसे हो सकती है और उसे होना भी नहीं चाहिए। जोसन साउन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि आगे से मेरी वाइफ के साथ थोड़ा तमीज से बात करिएगा। जोसन हीजू की मॉम भी हैरान रह जाती है। अब पार्टी में उसे हीजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो हीजू को ढूंढने ही लगा था। उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आया, यानी हीजू ने तभी इसे कॉल किया था। तो पिछले एपिसोड के आखिर में जो सारी बातें हुई थी वही सब होती है। बस साउन को जाते हुए हीजू का कोट मिल गया था, जिसे लेकर वो टेरेस पे पहुंचा था। अब हीजू एकदम रेलिंग के किनारे खड़ी थी और ऐसे अचानक से साउन को देखकर वो जल्दी से वो किडनैपर वाला फोन अपने पर्स में छुपा लेती है और पीछे जाते जाते वो गिरने वाली होती है। पर साउन भाग कर आता है, उसे होल्ड कर लेता है। तो साउन उसे डांटने लगता है कि तुम रेलिंग के पास क्या कर रही थी, क्या मरना चाहती थी। तभी हीजू को हिचकियां आने लगती है। साउन पूछता है कि क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी, और तुम तो कभी किसी को कॉल नहीं करती ना, जवाब दो। पर हीजू कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए साउन को और गुस्सा आ रहा था।
तो उसे कहता है कि कुछ बोलोगे या मैं फोर्स करूँ। ये बोलकर उसकी ओर बढ़ने ही लगा था, तभी उसे दोजे का मैसेज आता है। मौका देकर हीजू जाने लगती है, पर साउन उसका कोट पहना देता है, उसे जाने देता है। तभी दोजे उसे कॉल करता है, बताता है कि इस बार किडनैपर का लोकेशन मिल गया है, वो आपके लोकेशन के ही आसपास है। जो सुनकर साउन को हीजू की फिक्र होती है, पर तब तक वो लिफ्ट में जा चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से भाग कर नीचे आता है। पर हीजू को पार्टी में सही सलामत देखकर उसे चैन पड़ता है, तो वो दोजे को कॉल करके जल्दी से उस किडनैपर के वॉइस का मॉड्यूलेशन हटाने के लिए कहता है और इस पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उन सब की लिस्ट निकालने के लिए कहता है। देन पार्टी के बाद दोनों घर लौट आते हैं, तो साउन हीजू के घुटने के स्कार के बारे में पूछता है, क्योंकि बचपन में एक बार कुत्ते से बचते हुए उसके घुटने पे चोट लग गई थी। इसके बारे में याद दिलाते हुए साउन कहता है, तुम्हें वो कुत्ता काटने वाला था, लेकिन तब भी तुमने कोई आवाज नहीं किया था। ऐसे सिचुएशन में कोई छोटी बच्ची अपनी चीख कैसे रोक सकती है? तुम सबसे अलग हो, पर मैं ये देखने के लिए काफी बेचैन हूँ कि आखिर कब तक तुम अपने आप को रोकोगी। ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है। हीजू याद करती है उस दिन को जब हीजू ने अपने स्कूल के एक फॉर्म में अपने ड्रीम के बारे में लिखा था कि उसे एक न्यूज ब्रॉडकास्टर बनना है, जिसे देखकर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था, इवन मारा भी था। कहा था कि इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम बोल नहीं सकती। ये सब सुनकर हीजू रोते हुए घर से बाहर भाग आई थी। एक कुत्ता उसके सामने आ गया था जो हीजू को काटने आ रहा था। हीजू भागते हुए गिर गई थी, पर तभी साउन ने कुत्ते पे अपना बैग फेंक कर उसे बचाया था। अब साउन जानता था कि हीजू की मॉम उसे बहुत डांटती है, उसे कंट्रोल करती है, इसीलिए तब उसने कहा था कि अपने लिए फाइट करना सीखो, भले ही वो तुम्हारी माँ हो या बहन हो, तुम्हें अपने भले के लिए फाइट करनी चाहिए। हीजू के घुटने पे चोट लगी थी, इसीलिए साउन उसे पिगी बैक राइड देकर उसके घर तक छोड़ आया था। तो हीजू साउन के बातों के बारे में ही सोच रही थी। इधर साउन भी सोच रहा था कि वो डायरेक्टली जाकर हीजू को कन्फ्रंट करेगा, उससे पूछेगा कि वो पिछले 20 सालों से ये बात क्यों छुपा रही थी, बात कर सकती थी फिर भी इतने सालों से चुप क्यों रही। तो साउन ये सब इमेजिन कर रहा था कि जब ये वो बोलेगा तब हीजू कह सकती कि सबके सीक्रेट्स होते हैं, क्या तुम्हारी कोई सीक्रेट नहीं है? क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बस यही सोचकर साउन उसके रूम के बाहर से ही लौट जाता है। तो अगले दिन साउन के ऑफिस में मीटिंग होती है। उन्होंने इंटरप्रेटर्स को फाइनल कर लिया था और वो लोग कल से ऑफिस आएंगे, पर साउन का तो बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। तो साउन अपने एक टीममेट मिस्टर कांग को बात करने के लिए बुलाता है, जो कि मैरिड थे। तो उनसे पूछता है कि क्या आप अपनी वाइफ को सारी बात बताते हो, क्या कभी कोई बात छुपाते हो? मिस्टर कांग कहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं छुपाता, कभी कभार कोई छोटी मोटी बात ना बताने पर भी चलता है, बट डेफिनेटली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखता। बट एट द एंड ऑफ द डे शादी में दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी आप खुश रह सकते हो। इधर हीजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, इसलिए डायरेक्टर एंड उसके कलीग्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हीजू ये देखकर काफी इमोशनल भी होती है, तो वो साउन को मैसेज करने का सोचती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मैसेज करे। पर तभी गलती से एक इमोजी सेंड हो जाता है, वो आंखों में 2 हार्ट वाला इमोजी, जो देखकर हीजू काफी नर्वस एंड एम्बैरेस होने लगती है। वहीं इधर साउन भी इमोजी देखकर शॉक्ड होता है। अब वो मीटिंग के बीच में था, तो हीजू को रिप्लाई करने के लिए वो जल्दी से इन्हें कह देता है इस वीकेंड पे हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे, हमारी टीम में नए इंटरप्रेटर्स के आने को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो मीटिंग खत्म करके अपने केबिन आता है और इस इमोजी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो ये भी उसे रिप्लाई करने का सोचता है, पर उसे भी समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई करूं। इधर हीजू इमोजी को डिलीट करने का सोचती है, बट देन साउन ने तो देख लिया था, अभी डिलीट किया तो अजीब लगेगा, ये सोचकर नहीं करती। आखिर में साउन बहुत कुछ सोचने के बाद कांग्रेचुलेशन लिखकर भेजता है, जिसे देखकर हीजू थोड़ा स्माइल करती है। साउन की टीम लंच करने जाती है, वहाँ भी साउन हीजू के रिप्लाई का वेट करते हुए बैठा था। हीजू से थैंक्स कहती है, तो साउन लिखता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुमने अपनी काबिलियत से इसे हासिल किया है। तो हीजू लिखती है फिर भी मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, जो देखकर साउन हैप्पी होता है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि किसी को जॉब मिली है तो उन्हें देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा। एक जन सजेस्ट करती है सूट देने का, जो साउन को भी अच्छा लगता है। तो वो हीजू को शाम में एक जगह आने के लिए मैसेज करता है। इधर सांगू यूरी के साथ वो 20 साल पहले वाला पुराना मेंशन विजिट करने आता है, जहाँ पे उस अमीर फैमिली के बच्चे के साथ सांगू की मुलाकात हुई थी। तो फेंसेस को पार करके वो लोग मेंशन के अंदर घुस जाते हैं। तो सांगू यहाँ उसे आगे की कहानी बताता है कि वो यहाँ क्या देखकर डर के भागा था। तो वो लोग उस अमीर बच्चे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ सांगू बताता है कि एक दिन खेलते खेलते एक बिल्ली इस रूम में आ गई थी, जिसे देखकर उस बच्चे ने एक चाकू निकाल लिया था और सांगू से कहा था कि चलो इसका पेट काटते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर इसकी पूंछ काटेंगे, फिर इसके पैर और फिर सर। जो सुनकर सांगू यहाँ से भाग गया था। ये बताता है कि उस बच्चे ने ये बात ऐसे कही थी जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। तो यहाँ से लौटते हुए असली केस के बारे में बताता है कि इसके बाद से ही शिनिल चाइल्ड केयर सेंटर से कुछ बच्चे मिसिंग हो गए थे, जिस बारे में मुझे कई सालों बाद पता चला था। यूरी पूछती है तुम 20 साल बाद इस केस के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हो। तो सांगू बताता है कि उस मेंशन को सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने जाकर अपने ऑर्फनेज के बच्चों से उस मेंशन में खेलने जाने के लिए कहा था। इसके बाद से ही वो बच्चे गायब हुए थे। मैं इस बारे में पहले से ही पता करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा था, पर अब तुम्हारे चैनल के जरिए मुझे इस केस को सबके सामने लाने का मौका मिला है। यूरी उसे सॉरी कहती है क्योंकि साउन को उसने सांगू की एक पर्सनल बात बता दी थी। वो पूछता है कि स्पोक्स पर्सन साउन ने मेरे बारे में तुमसे पूछा। यूरी कहती हाँ ऐसे ही छोटी मोटी बातें। तभी उसे भी पता चलता है कि हीजू का सिलेक्शन हो गया है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जो बात वो सांगू को भी बताती है। इधर शाम को जहाँ पे हीजू को बुलाया था वहाँ पहुँच जाती है, जो कि एक क्लोथिंग स्टोर था, जहाँ साउन ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूट चूज कर रखा था। तो हीजू उस सूट को ट्राई करने जाती है। अभी हम देखते हैं इना भी इसी शॉप में आई हुई थी, पर वो दूसरे साइड शॉपिंग कर रही थी। हीजू सूट पहनकर आती है, तब तक साउन भी पहुँच गया था, जो उसे देखकर कहता है कि सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हीजू चेंज करके आती है। तो साउन उसे एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन हीजू को वो पसंद नहीं आता। तो बाहर आकर साउन कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। हीजू लिखती है कि वो ड्रेस मुझ पे अच्छे नहीं लगते, मैं देखकर बता सकती हूँ। तभी साउन सामने के एक स्टोर में एक ड्रेस देखता है। तो हीजू को कहता है कि उसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो उसे स्टोर में ले जाता है। हीजू वो ड्रेस ट्राई करने गई थी, तभी साउन को दोजे का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जब किडनैपर के मॉड्यूलेटेड
मॉड्यूलेटेड वॉइस को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि वो वॉइस एक लड़की की है। साउंड को इस पे बिलीव तो नहीं होता, इसलिए एक और बार उसे अच्छे से एनालाइज करने के लिए कहता है। तभी हीजू बाहर आती है तो उसे साउंड देखते रह जाता है। उसके पास आकर कहता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है, इसको दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी उन दोनों को बाहर से हीना देख लेती है तो ये ड्रेस लेकर दोनों बाहर आते हैं। हीजू टाइप करके साउंड से पूछते कि तुम्हें क्या खाना है। तभी उसके फोन पे सांगू का मैसेज आता है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने साथ में डिनर करने बुलाता है और बताता है यूरी भी मेरे साथ है। साउंड तो उसके फोन की ओर घूर घूर के देख रहा था। अब ये मैसेज देखकर वो कहता है कि चलो चलते हैं पर मेरे साथ। तो दोनों पहुंच जाते हैं। तो पिछली बार की तरह ही फिर से सांगू और साउंड में सवाल जवाब चालू हो जाता है। सांगू पूछता है आप दोनों साथ कैसे आए। साउंड बताता है हीजू मुझे ट्वीट देना चाहती थी। सांगू उसका रीजन पूछने लगता है तो साउंड पूछता है तुम यूरी के साथ कैसे आए। सांगू बताता है क्योंकि हम दोनों साथ एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में साइट विजिट करने गए थे। साउंड पूछता है कौन सी जगह। यूरी बताती है एक ऑर्फनेज के मिसिंग चिल्ड्रन का केस है। तो इसके आगे सांगू से बताने से रोकता है। अब ये सब देखकर हीजू उन्हें रोकती है और सांगू से कहती है तुम तो यहाँ मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। सांगू से कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर कहता है तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था ना। जिस समय कॉलेज में इनके पहली मुलाकात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हीजू चुपके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में आई थी अपना एप्लीकेशन सबमिट करने, क्योंकि वो एक न्यूज कास्टर बनना चाहती थी। तो यहाँ वो म्यूजिक चालू करके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है एंड हैप्पीली डांस करने लगती है। यही ब्रॉडकास्टिंग रूम में सांगू सो रहा था और आवाज सुनकर वो उठ गया था। तो यही इनकी पहली मुलाकात हुई थी और तब से ही हीजू पे उसे क्रश आया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ये सुनते ही यूरी शुरू हो जाती है। ये कितना रोमांटिक माहौल था। ब्रॉडकास्टिंग रूम फ्लर्टिंग के लिए परफेक्ट जगह थी। तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा, फ्लर्ट तो जरूर किया होगा। जैसे साउंड भी पूछता है कि क्या तुम दोनों ने फ्लर्ट किया था। यूरी कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है, किया ही होगा, वरना हीजू ब्रॉडकास्टिंग रूम में क्यों आई होगी, न्यूज कास्टर बनने तो नहीं आई होगी ना। सांगू कहता है वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बस अब हीजू के लिए माहौल ऑकवर्ड हो रहा था। यूरी को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। साउंड कहता है अभी हीजू के ड्रिंक की बात लाने की क्या जरूरत थी, अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। अब इनके बीच फिर से डिबेट चालू ना हो इसलिए हीजू उन्हें रोकती है और साइन लैंग्वेज में कहती है ये सच है कि मैं पहले न्यूज कास्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं अभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की इंटरप्रेटर बन के खुश हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा अपसेट होकर ड्रिंक करती है और बाहर चली जाती है, जहाँ से ईना का मैसेज आता है। फिर साउंड हीजू को देखने आता है लेकिन हीजू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो दो स्कूल के बच्चे को जाते हुए देखता है जो अपने एक फ्रेंड के नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें देखकर साउंड को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। साउंड पढ़ाई में अच्छा था इसीलिए वो ईना को पढ़ाने आता था, जिसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी हीजू। ईना ने बात करना बंद कर दिया था, इवन वो अपना सुनने का डिवाइस भी नहीं पहनती थी। इसके बारे में पूछने पर हीजू उसे लिखकर बताती है तुम जो समझाओगे मैं उसे ईना को समझा दूंगी। ईना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी इसीलिए साउंड उसे डांट लगाता है, लेकिन हीजू कुछ और ही लेकर ईना को दिखाती है। वो बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखती थी। साउंड तुम्हारा प्रोग्रेस देखकर खुश है, जबकि साउंड ने उसे अच्छे से दोबारा कंप्लीट करने के लिए कहा था। वो यही याद कर ही रहा था तभी उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। यानी हीजू कॉल करती है जो एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तो साउंड उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी हीजू की आवाज सुनी है। इसमें हीजू हैरान होती है और कहती है कि हीजू बात नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं हीजू रास्ते के उस पार एक शॉप के बाहर बैठी थी और साउंड दूसरी साइड से चलकर जा रहा था। साउंड उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो वो क्यों बात नहीं कर सकती। उस एक्सीडेंट के बाद ईना ने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी और उसके बाद से उसने कभी हियरिंग डिवाइस नहीं पहना, नहीं उसने साइन लैंग्वेज यूज करना सीखा, बल्कि तब उसने हीजू को अपने साथ रखा उसके जरिए नोट्स लिखवा कर दूसरों से बात की। तब साउंड हीजू की मॉम की बात याद करते हैं उसे समझ आ जाता है सब ईना की वजह से है ना, क्योंकि चेयरमैन होंग की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी डिसेबल्ड हो गई थी और उसी घर में रहने वाली हीजू को शायद बोलने के लिए मना कर दिया गया। इसके अलावा तो मेरे दिमाग में और कोई रीजन नहीं आ रहा है। अब ये सब सुन हीजू हैरान थी, पर वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हीजू को कभी नहीं छोड़ोगे, और क्या ईना के वापस आने के बाद भी नहीं। तभी ग्रीन लाइट होती है। साउंड रास्ता पार कर रहा था, उसे फोन में बताते हुए जा रहा था कि मैं हीजू को कभी नहीं छोड़ूंगा और एक आखिरी बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ हीजू के लिए मेरी फीलिंग्स। उसने इतना कहा था कि ये कार उसकी ओर तेजी से आने लगती है। तभी हीजू साउंड को सामने देख लेती है तो वो साउंड का नाम चिल्लाती है, भाग कर आकर साउंड को लेकर साइड में गिर जाती है, जिससे वो बच जाता है, पर दोनों के हाथों में थोड़ी चोट लग जाती है। फिर उठने के बाद साउंड उसके हाथ पे बैंडेड लगा देता है और ऐसी लापरवाही करने के लिए उसे थोड़ा डांट लगाता है। तभी उसे याद आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाम पुकारा था ना, मैं तुम्हारी आवाज को फिर सुनना चाहता हूँ। लेकिन हीजू कोई जवाब नहीं दे रही थी। जो देख साउंड कहता है कि तुम्हारे बोलने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी तुमने अपने अंदर छुपा कर रखा है वो सब कुछ बोलो, मैं सुनूंगा, जो बोलना चाहती हो बोलो। पर हीजू कुछ भी नहीं कहती। सीन कट होता है। ईना इधर साउंड और हीजू के बारे में ही सोच रही थी। इधर घर आकर हीजू साउंड की चूज किए हुए ड्रेस को देखकर स्माइल करती है, पर तभी उसके फोन पे असली किडनैपर का कॉल आ जाता है, जिसे वो डरते डरते उठाती है। सीन कट होता है। अगले दिन प्रेसिडेंट खुद नए टीम मेंबर से मिलते हैं। सबका नाम पूछते हुए हीजू से भी नाम पूछते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि हीजू बोल नहीं सकती। तो वो साउंड से कहते हैं कि फिर हम आपस में बात कैसे करेंगे। तो साउंड कहता है कि डोंट वरी सर, मैं इनसे साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जिससे मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकूंगा। जो सुन प्रेसिडेंट तो बड़े खुश होते हैं और हीजू से कहते हैं कि फिर हमारे स्पोक्स पर्सन को अच्छे से सिखाना। तो साउंड हीजू से साइन लैंग्वेज सीखने लग जाता है। हीजू से एक पेपर देती है और जो भी उसे साइन लैंग्वेज में सीखना है वो सब लिखने के लिए कहती है। देन एक एक करके वो सब सिखाती है। दिन शाम को इन्हें वेलकम पार्टी दी जाती है, जहाँ दोजी आकर साउंड को बात करने बुलाता है, जो उसे बताता है कि अचानक से हमारे सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया गया था, पर हमने उस किडनैपर के मॉड्यूलेटेड वॉइस को रिकवर कर लिया है, जिसको एनालाइज करके कंफर्म है कि ये आवाज एक लड़की की है। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को साउंड सुनता है। इधर हीजू वॉशरूम आती है, जहाँ वो किडनैपर की बात को याद करती है। तो किडनैपर ने उसे कॉल करके बताया था साउंड को जिस कार से उसने बचाया उसमें किडनैपर ही था। उसने कहा कि लगता है तुमने साउंड से डिवोर्स लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। हीजू पूछती है तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे डिवोर्स दूं। किडनैपर कहता है क्योंकि मैं साउंड को बर्बाद करना चाहता हूँ। हीजू रीजन पूछती है तो किडनैपर कहता है कि तुम उसे अच्छे से नहीं जानती हो, क्योंकि बेक साउंड को जो सबसे अच्छी तरह से जानता है वो मैं हूँ। देन उसे बताता है कि तुम जल्दी ही पकड़ी जाने वाली हो, साउंड को तुम्हारे बारे में पता चलने वाला है। इधर अब साउंड को बिलीव हो जाता है कि ये आवाज एक लड़की की है। तभी वो हीजू को देखता है तो वो दोजे को एक और ऑडियो भेजेगा कहता है। उस ऑडियो को इस किडनैपर के वॉइस से मैच करके बताने के लिए कहता है, और जो ऑडियो उसे भेजता है वो थी पुलिस के डैश कैम की। इसमें हीजू पुलिस वालों को गेट खोलने के लिए बोल रही थी। तो साउंड अंदर आता है, सब लोग ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तब साउंड इस किडनैपर के हीजू के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो साउंड का ड्राइवर उसे घर तक ले आता है, पर साउंड कार के अंदर ही रहता है। ड्राइवर
कार को घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में हीजू आती है तो उसे उठाकर उनके रूम तक ले जाती है और घर के अंदर आते ही साउंड के लड़खड़ाने की वजह से दोनों गिर जाते हैं। साइड में साउंड का फोन भी गिर गया था। इसमें तभी दोजे का मैसेज आ गया था कि दोनों की वॉइस 99.99% मैच हो गई है। लेकिन इधर हीजू तो साउंड के ऊपर गिर गई थी और उनका किस हो गया था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है साउंड के एक बुरे सपने से। इसमें छोटे साउंड को कोई पानी में डुबा रहा था तो इसी बुरे सपने के साथ उसकी नींद खुलती है। जैसे वो अपने लेफ्ट की ओर देखता है तो हीजू उसके बाजुओं में सर रखकर सो रही थी। तभी हीजू की भी आंख खुलती है तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ उठ जाते हैं। then अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साउंड याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात हुआ क्या था। उसे बस इतना याद था कि हीजू उसे उठाकर घर लाई थी। गिरने के बाद का उसे कुछ याद नहीं था। अभी वो अपना फोन चेक करने जाता है क्योंकि दोजे उसे वॉइस मैचिंग का रिजल्ट बताने वाला था पर उसका फोन डेड हो गया था, इसीलिए चार्ज में लगाकर फोन ऑन करके बाहर आता है। हीजू उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। साउंड उससे पूछता है कि कल रात हम दोनों यहाँ कैसे सो रहे थे, क्या कुछ हुआ था? पर हीजू थोड़ा शर्माते हुए कोई जवाब नहीं दे रही थी। टाइप करके कहती कि क्या मैं ऑनेस्टली सब कुछ बता दूं? साउंड थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि सब कुछ मतलब? हीजू कुछ लिखी रही थी। तभी साउंड के फोन पे कॉल आता है, इसीलिए वो अपने रूम चला जाता है। दोजे ने कॉल किया था जो उसे बता देता है 406 नंबर से कॉल करके जो आपको ब्लैकमेल कर रही थी उसकी वॉइस के साथ जो ऑडियो आपने भेजी थी दोनों 99.99% मैच करते हैं। जिससे साउंड समझ जाता है कि उसे कॉल करके हीजू ही ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन हीजू की किडनैपिंग, बॉम्ब ब्लास्ट और हीजू के डैड के साथ जो हुआ वो कोई और था। ऑफिस में दोजे साउंड को ये सब बता रहा था तो वो साउंड को बताता है कि शायद वो किडनैपर और ये ब्लैकमेलर दोनों मिले हुए हैं। तो क्या आपको पता है कि ये ब्लैकमेलर कौन हो सकता है? साउंड कहता है मुझे पता है पर मैं अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। पर तुम उन दोनों के बीच का लिंक ढूंढने का ट्राई करो कि उस किडनैपर और 406 नंबर से कॉल करने वाले ब्लैकमेलर का क्या कनेक्शन है। साउंड को समझ नहीं आ रहा था कि हीजू ऐसा क्यों कर सकती है तो वो दोजे को जाने के लिए कहता है और फिर ब्लैकमेलर यानी हीजू ने जो सब भी बातें कॉल पर कही थी वो सब कुछ याद करने लगता है। जिससे उसे समझ आता है कि उसे कई बार हिंट मिला था पहले हीजू के बात कर सकने की बात, फिर उस रात टेरेस पे हीजू का फोन पर किसी से बात करना। वो सब देखकर भी साउंड ने इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि हीजू किडनैपर के साथ मिली नहीं हो सकती। लेकिन वो इस बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। तभी हीजू आती है उसे साइन लैंग्वेज सिखाने तो साउंड पेपर में लिखता है झूठ, गुस्सा, माफी, नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब का साइन दिखाने के लिए कहता है। और फिर एक और सेंटेंस लिखता है कि मैं तुम्हारे सारे गलत कामों के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। इसको साइन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं दिखाने के लिए कहता है। तो हीजू इन सब का साइन करके दिखा रही थी लेकिन साउंड का तो मूड खराब था इसलिए कहता है कि आज के लिए बस हो गया। ये बोलकर हीजू का एक पेज अपने फाइल के साथ ले जाता है जो जाते हुए गिर जाता है तो उसे उठाकर देखने लगता है। उसमें कुछ इमोशंस के साइन लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ था। इधर साउंड के डैड को पता चल जाता है कि इना वापस आ गई है। साउंड की मॉम किसी बुक में से एक फोटो निकालकर उसे देखते हुए ड्रिंक कर रही थी। तभी साउंड के डैड मिस्टर बेक आकर उन्हें इना के लौटने के बारे में बताता है। लेकिन साउंड की मॉम तो उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, ड्रिंक करती रहती है। रीजन पूछने पर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं आज के दिन मैं ड्रिंक क्यों कर रही हूँ? मिस्टर बेक कहते हैं क्या है आज? साउंड की मॉम कहती है कि आज वो दिन है जिसे याद करने के लिए तुम्हारे डैड ने मना किया था। जिसमें साउंड के डैड चिल्लाकर कहते हैं कि 20 साल पहले आज के दिन हम दोनों जानते हैं हमने कैसा फील किया था, हमने आजादी महसूस की थी। ये बोलकर चले जाते हैं तो हमें इनके 20 साल पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साउंड की मॉम घर आई तो देखा फिश टैंक में सारी मछलियों के पेट कटे हुए थे। इसके अगले सीन में वो एक बच्चे को एक अंधेरे रूम में बंद करके ताला लगा देती है। वो बच्चा अंदर रोते रहता है। बाहर साउंड की मॉम भी बैठकर रो रही थी। तो अब इसकी क्या मिस्ट्री है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हीजू को इना मिलने बुलाती है। इना उसे देखकर बहुत खुश होती है, उनसे बात करती है जो देख हीजू शॉक्ड होती है क्योंकि इना 3 साल पहले तक बात नहीं करती थी। तो इना उसे बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो अब नॉर्मली सुन भी सकती है। और वो हीजू से पूछती है कि तुम अब भी वैसे क्यों हो, तुम अब बात कर सकती हो। हीजू टाइप करके पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं बात कर सकती हूँ? इना कहती हाँ, और ये भी कि तुमने मेरी वजह से बात करना छोड़ दिया। जो सुन हीजू गुस्से में जाने लगती है तो इना आकर उसे रोकती है। कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। मैंने तुम्हें बचपन से बहुत बुरा ट्रीट किया। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया पर मैं अकेले सफर नहीं करना चाहती थी। जो अपना हाथ छुड़ाकर साइन लैंग्वेज में कहती है कि तो क्या कि अब जब तुम ठीक हो गई हो तो मुझे बात करने का अलाउ कर रही हो कि तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे कब बात करनी है, मैं खुद करूंगी और अब तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। इना उसे कॉल करने की ट्राई करती है पर वो कॉल पिक नहीं करती तो उसे मैसेज करती है कि मुझे आज तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है साउंड के बारे में, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो? तो इना उसे बताती है कि 3 साल पहले मैं शादी से नहीं भागी थी, वो खुद तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि वो हमारी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन चाहता था, सिर्फ इसलिए उसने तुमसे शादी की। जो जानकर हीजू गुस्से में घर की ओर आने लगती है जहाँ इधर साउंड हीजू की रूम की तलाशी ले रहा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पहला कॉल भले ही किडनैपर ने किया था और उसके बाद से उस नंबर से जो कॉल्स आए वो सारे हीजू ने किए थे, इसीलिए उस फोन को साउंड ढूंढने लग जाता है। लेकिन तब तक इधर हीजू घर पहुंच जाती है और अपने रूम में आते ही साउंड को देख लेती है तो उसे रोकती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साउंड बहाना बना देता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा था। उसने हीजू उसके नंबर पे कॉल लगाती है। बाहर से आवाज आता है पर तभी साउंड कबर्ड के नीचे रखे एक बैग से कुछ निकालता है जो कि लॉन्जरीज थी, जिन्हें साउंड से छीनने के चक्कर में हीजू बेड पे साउंड के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे साउंड को कल रात हुई इनके बीच का किस याद आ जाता है तो वो उठकर सीधे घर से बाहर ही निकल जाता है। इधर हीजू किडनैपर वाला फोन चेक करती है तो उसका फोन सही से छुपा हुआ था, लेकिन इधर साउंड की हार्ट बीट स्लो होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो थोड़ी जॉगिंग करने चला जाता है जहाँ पे उसे फिर से 406 यानी हीजू का कॉल आता है। तो अब साउंड उससे थोड़ा टीज करते हुए कहता है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हीजू पूछती क्यों? साउंड कहता है हम काफी दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर मैं अभी तक तुम्हारे बारे में काफी कुछ नहीं जानता जो मैं जानना चाहता हूँ। हीजू कहती है ठीक है फिर हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और ऑनेस्टली उसका जवाब देंगे। पहले हीजू पूछते है कि तुमने बताया था कि शादी से पहले तुमने इना के साथ एक डील किया था, क्या वो डील हीजू को लेकर थी? साउंड हाँ कहता है। अब जो बातें दोनों एक दूसरे से पूछना चाहते थे वो बातें वो दोनों इस तरह से पूछ रहे थे। तो अब साउंड पूछता है कि क्या तुमने हीजू को धमकी दी है? हीजू पूछती है उसे क्यों धमकी मिलेगी,
साउन कहता है क्योंकि तुमने हिजू को किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट किया और फिर हिजू के डैड को भी अटैक करने की कोशिश की, इसलिए मैं जानता हूँ वो तुम जैसे आदमी के साथ मिली हुई नहीं होगी। अब इससे साउन ये जानना चाहता था कि कहीं किडनैपर उसे भी तो धमकी नहीं दे रहा है। इस पे हिजू जवाब देती कि हाँ और ना भी। देन उससे पूछते कि क्या तुमने हिजू से सिर्फ इसीलिए शादी की ताकि होंग फैमिली से अपना पॉलिटिकल कनेक्शन बना सको और हिजू को किसी हॉस्टेज की तरह अपने साथ रख सको। साउन कहता नहीं। देन बताता है मुझे बहुत नाइटमेयर्स आते थे बचपन में, बहुत ज्यादा डर के मारे उठकर अपने रूम से बाहर निकल जाता था। अब बचपन में हिजू और साउन की फैमिली पास में ही रहती थी, तो साउन चलते हुए हिजू के घर के बाहर आ जाता था जहाँ से वो हिजू को साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखता था। तो साउन कहता है कि जब भी मुझे बुरा सपना आता था तो हिजू को ऐसे साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखकर मेरा मन शांत हो जाता था, लेकिन हिजू के पास कोई नहीं था जो उसकी केयर करे, उसे संभाले। वो घर उसके लिए जैसे जेल बन गई थी जहाँ से मैं उसे आजाद करना चाहता था ताकि वो फ्रीली अपनी मर्जी से जी सके, इसलिए मैंने उससे शादी की। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी उसे जेल जैसा फील होगा। अब ये सुनकर हिजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साउन कहता है शायद इसीलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी। साउन पूछते क्या हिजू अब भी मुझसे डिवोर्स चाहती है? इस पे हिजू एकदम साइलेंट हो जाती है। साउन कहता है बताओ 406, तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते हो और तुम भी यही चाहते थे। हिजू कहती है वो अपनी होप्स नहीं बढ़ाना चाहती। पिछले 3 सालों से वो यही सोचती आ रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे भी लगता है कि अगर तुमने उसे जाने दिया तो एटलीस्ट वो और हर्ट और डिसअपॉइंटेड नहीं होगी। तो साउन कहता है क्या हिजू को सिंसियरिटी, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और प्यार चाहिए? मैं ये सब कुछ उसे दे सकता हूँ। ये सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है, तो उससे पूछती है कि अचानक तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? इमोशन में वो ये बोल देती है पहले तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा था मेरे जीने या मरने से। वो साउन ने जब पहली बार किडनैपर को कहा था कि हिजू के मरने के बाद कॉल करना, उस बात के लिए अभी हिजू ने ये कहा। इस पे साउन कहता है कि स्टार्टिंग से हिजू ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे किसी हॉस्टेज की तरह अपने साथ रखा, ये सोचकर कि किसी दिन मुझे उसे जाने देना पड़ेगा। हिजू कहती तो क्या इसीलिए तुमने उसे कभी प्यार से बात नहीं की ताकि तुम उससे अटैच ना हो जाओ, उससे प्यार ना हो जाए? इस पे साउन कहता है कि पर अगर उसे प्यार चाहिए तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो भी वो चाहती है। देन प्रॉमिस मी अगर मैंने ट्राई किया और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया तो तुम मुझे दोबारा कॉल नहीं करोगे। इस पे हिजू ये बोलकर कॉल काट देती है कि वो तुम्हारे एफर्ट्स और बर्ताव पे डिपेंड करेगा। तो अगले दिन थी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की ट्रिप। तो सब लोग अपने बस के पास आते हैं, जहाँ आते ही उन सब के लिए लंच रेडी किया हुआ था। पर इसमें स्पेशल बात ये थी कि सारे डिशेस हार्ट शेप के थे जो ऑब्वियसली साउन ने तैयार कराए थे। देन साउन आता है तो सभी लोग बस में बैठने जाते हैं, जहाँ हिजू के पास वाले सीट पे नया इंटरप्रेटर आया था वो बैठ जाता है, जो हिजू को कॉफी ऑफर करता है। ये देखकर साउन कार सिकनेस का बहाना करके उससे पीछे भगा देता है और हिजू के साथ बैठ जाता है। इवन उस बंदे ने जो कॉफी दिया था उसे भी पीछे फेंक देता है और हिजू को जूस की बोतल देता है और कहता है खाली पेट कॉफी पीना अच्छा नहीं होता। ये सब देखकर हिजू बस उसे देखती रह जाती है। इधर यूरी सांगू के साथ सुपरमार्केट आई थी, जहाँ वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं। नूरी ड्रीम सेंटर ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों बच्चों के साथ काफी मस्ती करते हैं। बच्चे तो यूरी को सांगू की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। तभी एक बच्ची एक फोटो एल्बम ले आती है, इसमें सांगू की बहुत फनी फोटोज थी, जिन्हें देखकर यूरी और बाकी सब बहुत एंजॉय करते हैं। सांगू देखता है तो जल्दी से एल्बम छुपा देता है। तभी एल्बम में से एक पुरानी फोटो निकल आती है जो कि सांगू के बचपन की थी, जब वो यहाँ रहता था, और उसकी ग्रुप फोटो में से कुछ बच्चे गायब हुए थे। तो वो फोटो ले जाकर यहाँ के प्रिंसिपल को दिखाता है और इन बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बस कुछ ही साल पहले आई थी। तो सांगू उस फोटो में अपने 3 दोस्तों के नाम बताता है जो सभी गायब हो गए थे। पर तभी प्रिंसिपल बताती कि एक चौथा बच्चा भी गायब हुआ था। तो फोटो में दिखाती है कि 2 जुड़वा भाई थे, उनमें से एक भाई गायब हो गया था। टोटल 4 बच्चे गायब हुए थे, यानी दूसरा ट्विन ब्रदर जिंदा है। इधर किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है प्लान में थोड़ा चेंज है, आज ही है डी-डे, यानी आज किडनैपर का पार्टनर कुछ तो करने वाला है। इधर लंबा सफर था इसीलिए हिजू सो जाती है, जो देखकर साउन अपना कंधा उसके करीब ले जाता है, जिससे वो साउन के कंधे पर सर रखकर आराम से सोती है। इवन साउन चारों ओर अच्छे से देखने के बाद अपने हाथ से उसके फेस पे धूप पड़ने से रोकता है। अपने ट्रिप के लोकेशन पहुंचने के बाद ये लोग अपना स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू करते हैं, जहां सभी को ग्रुप में कई गेम्स खेलनी होंगी। तो पहले गेम के लिए मिस्टर पार्क सभी को अपना टीम बनाने के लिए कहते हैं। तो वो नया लड़का फिर से हिजू के साथ टीम बनाने आ गया था, बट साउन उसे अगेन भगा देता है और हिजू के साथ टीम अप करता है। इवन प्राइज की अनाउंसमेंट भी करता है कि जो जीतेगा वो अपनी प्राइज खुद डिसाइड करेगा। तो पहला गेम था 2% रोप जंप का। तो 2 बंदे रस्सी को घुमा रहे होते हैं, उसके ऊपर से दोनों को एक साथ कूदना पड़ेगा। साउन तो फुल वार्म अप करने लग जाता है कि मैं पहले जाऊंगा और फिर तुम आ जाना, लेकिन उसका प्लान तो फ्लॉप हो जाता है क्योंकि वो पहले ही बार में रस्सी को टच कर देता है। तो अगले राउंड में वो फिर से प्लान बनाता है, इस बार मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन हिजू फोन में टाइप करके उसे कहती है कि पहले मैं जाती हूँ फिर तुम आना। तो इनकी बारी आने पर हिजू पहले जाती है और काफी अच्छा कर रही होती है। देन वो साउन को आने के लिए इशारा करती है, तो साउन भी आ जाते हैं। दोनों काफी अच्छे सिंक में जंप करने लगते हैं, जिस दौरान दोनों काफी हैप्पी होते हैं। इधर सांगू और यूरी उस जुड़वा भाई के बारे में पता करने में लग जाते हैं। 20 साल पुरानी बात थी, इसलिए उस ऑर्फनेज में इन जुड़वा भाइयों की डिटेल्स नहीं थी, लेकिन सांगू कहता है कि वो अपने ऑर्फनेज के बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगा, अगर उनमें से किसी को उस जुड़वा भाई के बारे में पता होगा तो। इधर दूसरी गेम शुरू होती है 3 लेग रेस का, जिसमें दोनों टीममेट्स के एक पैर बंधे हुए होते हैं। तो इस रेस में भी साउन और हिजू जीत जाते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। साउन तो एक्साइटमेंट में हिजू को उठाकर घुमाने लग जाता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। ये नोटिस करने पर साउन उसे नीचे उतारता है, उसे सॉरी कहता है कि एक्साइटमेंट में मैंने आपको उठा लिया। अब ये दोनों जीत गए थे, तो मिस्टर पार्क पूछते हैं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। साउन कहता है मुझे मेरी गेम पार्टनर के साथ एक फोटो खींचनी है मेमोरीज के लिए। तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ थोड़ा दूर दूर खड़े होते हैं। मिस्टर पार्क उन्हें थोड़ा पास आने के लिए कहते हैं, हार्ट शेप दिखाने के लिए कहते हैं। तो दोनों अपने हाथों से हार्ट्स बनाते हैं। तो फोटो सेशन के बाद सभी लोग पहाड़ के ऊपर हाइकिंग पे जाते हैं। बाकियों की तो हालत खराब हो जाती है, पर हिजू और साउन आगे बढ़ते जाते हैं। ऊपर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए साउन हिजू को अपना जैकेट पहना देता है। तो सभी लोग माउंटेन टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ इनका पूरा ग्रुप साथ में फोटोज खिंचाने लगते हैं। पर तभी बहुत सारे लेडीज आ जाते हैं जो साउन के फैन थे, तो उसके साथ फोटोज खिंचाने के लिए सभी लोग उठ जाते हैं। इससे हिजू एंड बाकी सबको पीछे हटना पड़ता है। हिजू एकदम से रेलिंग के साइड में आ गई थी, तभी उनकी एक टीममेट किसी को नीचे गिरता हुआ देखकर चिल्लाती है। साउन हिजू को आसपास देखने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि हिजू ही नीचे गिरी है। कुछ देर में यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है, सर्च ऑपरेशन
इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। साउंड खुद भी ढूंढने जाता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। उसके नंबर पे कॉल करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। तो साउंड स्पेशली रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी बुलाता है। अंधेरा हो जाता है लेकिन हिजू का कोई पता नहीं चलता। साउंड को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। इधर हिजू को होश आता है जिसे अपने पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वो पत्थर पेड़ों से टकरा कर नीचे गिरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गिरी कैसे, पर तभी उसे याद आता है कि उसे किसी ने धक्का दिया था, पर हिजू उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। वो पॉकेट से अपना फोन निकालती है लेकिन उसका फोन टूट गया था। तो वो कैसे भी करके अपने बैकपैक से किडनैपर वाला फोन निकालती है। इस फोन को कुछ नहीं हुआ था। अब उसके पास साउंड को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इस फोन से सिर्फ साउंड के नंबर पे ही कॉल लग सकता है, इसीलिए उसे साउंड को कॉल लगाना ही पड़ता है। साउंड ये नंबर देखकर जल्दी से उठाता है और हिजू का ही नाम लेता है, पर फिर कहता है आई मीन 406, मैं जानता हूँ हिजू तुम्हारे साथ है, वो ठीक तो है ना। जो सुन हिजू को लगा कि उसे अब तक पता नहीं चला कि हिजू ही 406 है, इसलिए कहती कि तुमने कहा था ना कि जब वो मर जाए तब कॉल करना, तो वो मरने वाली है इसलिए जल्दी से आकर इसे ले जाओ। साउंड कहता है प्लीज उसे बताओ कि मैंने उसके बैकपैक में एक पोर्टेबल फ्लेयर रखा था, उसके टॉप लिड को हटाकर उसे आसमान में छोड़ना। आई होप हिजू इसे कर पाएगी, पर हिजू से अपनी जगह से हिला नहीं जा रहा था। साउंड पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। हिजू तो दर्द में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। साउंड कहता है डर के मारे मेरी जान जा रही है, प्लीज कुछ बोलो, ठंडी भी बहुत बढ़ गई है। उसने मेरा जैकेट पहना है या नहीं। हिजू बहुत कोशिश करने के बाद बैकपैक से फ्लेयर निकाल लेती है और उसे आसमान में छोड़ देती है। इसको साउंड भी देख लेता है तो वो कहता है कि 406 मैंने फ्लेयर देख ली है। हिजू को बोलना वो चिंता ना करे, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उस फ्लेयर के डायरेक्शन की ओर भागता है। इसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है, पर एपिलॉग में हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब हिजू ड्रंक साउंड के ऊपर गिरी थी। तो उसे देखकर वो याद करती है जब कार के एक्सीडेंट से हिजू ने साउंड को बचाया था। उससे पहले साउंड बता रहा था हिजू के लिए मेरी असली फीलिंग्स, बस इतना ही कहा था। तो अब हिजू साउंड से पूछती कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स क्या है। तब साउंड ने धीरे से कहा था हिजू आई लाइक यू। जो सुन हिजू स्माइल करती है और उसके कंधे पर सर रखकर वहीं सो गई थी। तो यहीं पे फाइनली एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हिजू 20 साल पहले हुए अपने एक्सीडेंट को याद करती है जब वो ईना और उसके भाई के साथ अम्यूजमेंट पार्क देखने जा रही थी। तो वहाँ से लौटते हुए उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ईना का भाई मारा गया था और ईना डेफ हो गई थी, जिस वजह से उसकी मॉम ने उसे चुप रहने के लिए फोर्स किया जो वो नहीं करना चाहती थी, पर उसने अपनी मॉम के लिए ये किया और बात करना कम्प्लीटली छोड़ दिया। और इसके बाद भी उसे अपनी मॉम से प्यार और केयर नहीं मिला। तभी तो साउंड हिजू को ढूंढ लेता है। इसे देखते हुए हिजू अपने मन में कहती है कि तब भी एक साउंड ही था जिसने मुझे नोटिस किया, मेरी केयर की, बिना बोले मुझे बचाया, उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, पर मैं क्यों नहीं बता पा रही कि मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ। सीन कट होता है हॉस्पिटल में। हिजू को होश आने के बाद साउंड बहुत इमोशनल हो जाता है। वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। हिजू उसका हाथ पकड़ती है, कहती है मत जाओ। जिसने साउंड रोते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर साउंड के डैड के पास खबर पहुंच जाती है कि ट्रिप के दौरान साउंड की टीम में से कोई एक पहाड़ से नीचे गिर गया था, पर जैसा मैंने सुना वो एक्सीडेंटली नहीं गिरा। तो इस इंसिडेंट को साउंड के डैड अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करने का डिसाइड करते हैं। इधर हिजू के दूसरे चेकअप शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो तो यही सोच रही थी कि फाइनली मैंने साउंड के सामने बात की, पर क्या उसे पता नहीं चला हुआ कि मैं ही 406 हूँ। कॉल के दौरान उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा था, तो फिर अभी उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। इसके आगे तो वो थोड़ा ज्यादा ही सोचने लगती है कि शायद अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए नहीं कहा, और घर जाते ही कहीं वो मुझे डिवोर्स पेपर तो नहीं थमा देगा, ये सब वो इमेजिन करने लगती है। तभी उसे किडनैपर वाले फोन का ख्याल आता है। इधर दोजे साउंड को बताता है कि वहाँ की जितनी भी फुटेज मिली उसमें तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा, लेकिन जहाँ से इंटरप्रेटर हिजू गिरी उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। साउंड कहता है अभी पुलिस को हिजू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिपोर्ट करने जाऊंगा, तब तक विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। दोजे पूछते हैं पर उस किडनैपर ने इंटरप्रेटर हिजू पे हमला क्यों किया। साउंड कहता है उसका निशाना जरूर मैं था, पर शायद उनका निशाना मिस हो गया। तो दोजे उसे किडनैपर वाला फोन देता है जो उन्हें हिजू की लोकेशन पे मिली थी। तो दोजे उसे बताता है कि इस फोन में RCS नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है, इसके जरिए फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स को हैक किया जा सकता है। शायद इसी के जरिए किडनैपर वहाँ पहुँच गया था। इसके साथ ही दोजे बताता है कि अगर हमने उसी के कोड को हैक कर लिया तो हम उस किडनैपर की ओरिजिनल लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। तो साउंड उसे इस पे काम शुरू करने के लिए कहता है। वो हिजू के रूम में जाकर इस फोन को उसके बैकपैक में रख देता है। कुछ देर बाद हिजू को अपने रूम में लाया जाता है जहाँ साउंड को देखकर तो वो एकदम चुपचाप बैठी थी। साउंड कहता है क्या हुआ, फिर से बोलना बंद कर दिया क्या। हिजू उसकी ओर देखती तो उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है। तो हिजू उसे बताने जा रही थी पर साउंड कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम बात कर सकती हो, ये मैं पहले से जानता था। जो सुन हिजू सरप्राइज होती तो साउंड कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 406 उसने मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में बताया, शायद उसी ने तुम्हें धक्का दिया था, पर फिर उसी ने मेरी तुम्हें ढूंढने में हेल्प की, इसीलिए मैं सोच रहा था कि 406 को मैं माफ करूँ या उसे पकड़ के पुलिस में दे दूं। जो हिजू थोड़ा घबराने लगती है और उसे सच बताने ही जा रही थी, पर साउंड उसे रोकता है, कहता है कि अभी तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए सिर्फ रेस्ट करो, तुमसे बहुत कुछ पूछना है पर अभी नहीं, तुम आराम करो, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। ये बोलकर उसे एक नया फोन देकर चला जाता है। हिजू अपना बैकपैक चेक करती तो उसमें अभी भी किडनैपर वाला फोन था ही। तो वो कहते हैं क्या उसने ये नहीं देखा। तो हिजू अब तक इस फोन के जरिए साउंड से जो सब कहा था वो सब याद करती है। फिर अपने आप से कहती है कि इस फोन के जरिए मैं तुमसे अलग होना चाहती थी, लेकिन इसी फोन ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। इधर साउंड के डैड प्रेस मीटिंग में ये बता देते हैं, थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करते हुए, कि मेरे बेटे के ट्रिप पे जो एक्सीडेंट हुआ वो एक पॉलिटिकल अटैक था जो मेरे बेटे को हर्ट करने के इरादे से हुआ है। अब इससे तो पूरा बवाल मच जाता है। साउंड के ऑफिस में रिपोर्टर्स के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, तो साउंड आकर सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि हम कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। बात रही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर बेक के स्टेटमेंट की, तो उसका भी जवाब मैं कल दूंगा। सब लोग ध्यान रखना, इंटरप्रेटर हिजू की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए और वो अभी ठीक है, रिकवर कर रही है। इधर ईना हिजू की मॉम से मिलती है जो ईना से कहती है कि अब वापस क्यों आई हो मेरी बेटी की जगह रहने, लेकिन अब वो तुम नहीं कर पाओगी। ईना कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं हिजू की हेल्प करने आई हूँ, क्या वो साउंड की सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ रहेगी। हिजू की मॉम कहती है क्या मतलब। ईना कहती है आपको तो पता ही है, आप ही ने तो शादी के पहले मुझे वो भेजा था, इससे 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी के एक दिन पहले ईना को एक पार्सल आया था जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। ईना कहती है आप ही
ने मुझे वो भेजा था ना ताकि मैं शादी करने से मना कर दूं। पर हिजू की मॉम को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब उस पार्सल में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। इधर साउंड के डैड ने जैसा सोचा था इन्हें लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, पर तभी साउंड आ जाता है कहता है कि किसकी परमिशन से आपने वो स्टेटमेंट दी, ये सब यहीं रोक दीजिए वरना कल मेरे रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहिएगा। उसने मिस्टर बेग तक उस समय कहते हैं कि भूलना मत कि तुम्हें ये नाम किसने दिया, बेग चांगो का ग्रैंडसन, बेग हुयोंग का बेटा। इस टाइटल के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साउंड की मॉम से बता रही थी कि उनके बेटे को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, कैसे कपड़े पहनता है। तो इन फ्लैशबैक्स का क्या सीक्रेट है ये हमें आगे पता चलेगा। कन्वेक्टर प्रेजेंट साउंड कहता है कि क्या कभी मैंने ये नाम मांगा था, मैं ये टाइटल कभी नहीं चाहता था। मिस्टर बेग पूछते हैं कि कौन गिरा था पहाड़ी से। साउंड कहता है हिजू। जिसमें मिस्टर बेग को समझ आता है कि हिजू ही प्रेसिडेंशियल ऑफिस की नई इंटरप्रेटर है। जिसमें वो गुस्से में पूछते हैं कि तुमने उसे हायर क्यों किया। साउंड कहता है कि आपको बुरा लगा कि आपसे पहले हिजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हिस्सा बनी, ये बोलकर चला जाता है। इधर सांगो एक और बार यूरी को दरवाजे से टकराने से बचाता है। मिसिंग बच्चों के केस पे इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। इन्होंने पता लगा लिया था कि वो मेंशन जहाँ सांगो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था वो किसी जोंग जिनसोक नाम के आदमी के नाम पे था, इसीलिए एक टीम उसके बारे में पता लगाने में लगी हुई थी और सांगो अपने ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों से पूछ रहा था उस जिंदा जुड़वा भाई के बारे में। साउंड हॉस्पिटल आते हुए हिजू के कपड़े, डेली यूज के सामान और उसके लिए फ्रूट्स ले आता है। साथ ही वो अपने कपड़े भी लाया था। हिजू कहती क्या तुम भी यहीं सोने वाले हो। साउंड कहता है हाँ, फैमिली मेंबर्स का रहना तो जरूरी है ना, कल रात भी तो हम साथ ही सोए थे। ये बोलकर वो नहाने के लिए पानी रेडी करने जाता है। हिजू सोच में होती कि कल ये कहाँ सोया होगा। तभी साउंड उसे शावर लेने बाथरूम बुलाता है तो वो अपने आप से कहने लगती है कि क्या ये साथ में नहाने वाला है। पर साउंड तो बड़े प्यार से उसके हेयर वॉश कर देता है जो देख हिजू बहुत खुश होती है। साउंड उसके हेयर ड्राई भी कर देता है। हिजू पूछती है तुम अचानक मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। साउंड कहता है मोस्टली हस्बैंड्स अपनी वाइफ की केयर करते ही है ना, पर मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने इन 3 सालों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। देन उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चेंज करने जाता है तो चेंज करके वो हिजू की ओर आ रहा था जो देखकर हिजू की तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। साउंड उसके करीब आता है पर सिर्फ उसका बेड नीचे करने के लिए। देन वो थोड़ी दूर पे सोफे पे सोने जाता है। देर बाद हिजू उठती है तो देखती है साउंड सोफे पर नहीं है तो उसे कॉल करती है, पर साउंड मैसेज कर देता है तुम सो जाओ, मैं किसी के कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो हिजू किडनैपर वाले फोन से ब्लैकमेलर बन के कॉल करती है। साउंड कहता है मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था, पता है तुमने कॉल किया ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। हिजू उसका रीजन पूछती है तो साउंड बताता है तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं हिजू को ढूंढ पाया। हिजू कहती है तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। साउंड कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बातें भी जानता हूँ, तुम अपने लेट 20s में हो और एक लड़की हो। जिसमें हिजू शॉक्ड हो जाती है। साउंड पूछता है क्या तुम ब्यूटीफुल हो। हिजू कहती है तुम्हें क्यों जानना है, तुम्हें धमकी देने वाली सुंदर है या नहीं। साउंड तो उससे फ्लर्ट करने ही लग जाता है, कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होगी, इसलिए तुमसे बात करना मुझे और अच्छा लगता है, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स टेंशंस भूल जाता हूँ। हिजू कहती है तुम्हारी वाइफ मरने वाली थी, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। पर साउंड तो लगा हुआ था फ्लर्ट करने में। वो कहता है कि मैं तुम्हें इमेजिन करना चाहता हूँ। हिजू कहती है पागल है क्या, मुझे क्यों इमेजिन करना चाहता है। पर साउंड तो लगा ही हुआ था। हिजू चिढ़ते हुए कहती है कि कर क्या रहे हो तुम, क्या मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या, तुम्हारी वाइफ है। साउंड कहता है वो तो अभी सो रही है। जिसने हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। साउंड कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चलो साथ में उस असली किडनैपर को पकड़ते हैं। मैं जानता हूँ मुझ पर हिजू पे हुए अटैक्स में तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम उसके बारे में जो भी जानती हो वो सब मुझे बताओ। तो हिजू उसे उस किडनैपर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है, यही कि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है, वो अकलाकर बात करता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो अकेला नहीं है, उसका एक और साथी है। ये बात हिजू को तब समझ आई जब किडनैपर हिजू के डैड को ले गया था। तब हिजू को धमकी देते हुए उसने कहा था कि तुम्हारा और हमारा गोल एक ही है, जिससे वो समझ गई थी कि किडनैपर अकेला नहीं है। तो अगले दिन साउंड अपना स्टेटमेंट रिलीज कर देता है जिसमें उसने क्लैरिफाई किया था कि इस इंसिडेंट के साथ कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, वो एक क्रिमिनल इंसिडेंट था। और अब वो रिवील कर देता है कि उसे 2 हफ्तों से धमकियां मिल रही थी। हिजू के बताए डिस्क्रिप्शन से किडनैपर का एक स्केच बनवाया था उसकी आंखें और फेस के साथ, वहीं उस किडनैपर के सारे डिटेल्स भी उसने बता दिए थे जो हिजू ने उसे कल बताए थे, जिसके साथ ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गई थी। साउंड खुद रिपोर्ट लिखाने जाता है पर कहीं भी वो हिजू का नाम मेंशन नहीं करता, क्योंकि वो जानता था मीडिया वाले कैसे और इंटरनेट की पब्लिक की तो क्या ही कहने, इसलिए वो कहीं पे भी हिजू का नाम नहीं लेता। पर फिर भी ये पूरे देश में ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। जब बेग तो साउंड पे बहुत गुस्सा करते हैं ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए, क्योंकि उनका झूठ जो पकड़ा गया। साउंड की मॉम पूछती कि आखिर वो किडनैपर कौन हो सकता है। साउंड कहता है उसे ये तक पता है कि हिजू मेरी वाइफ है, जो बात हम दोनों के फैमिलीज के अलावा और किसी को पता नहीं है, वो सब कुछ वो जानता है। मॉम कहती है हमारी फैमिली में से कोई ऐसा नहीं करेगा। मिस्टर बेग पूछते हैं कि फिर तुमने हिजू को अपने साथ क्यों रखा। साउंड कहता है क्योंकि मेरे साथ मेरे सामने रहकर वो सबसे सेफ रहती, पता नहीं उसे हमारी फैमिली के बारे में और क्या क्या पता है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कई सारे सीक्रेट्स हैं। इधर वो किडनैपर न्यूज में अपना स्केच देखकर अपने पार्टनर को मैसेज करता है कि तुमने हिजू को धक्का दिया और चेहरा मेरा रिवील हुआ, हमारा टारगेट तो साउंड था, फिर तुमने हिजू को मारने की कोशिश क्यों की। पार्टनर कहता है क्योंकि मैं साउंड को अपने सबसे करीबी इंसान को खोने का एहसास फील कराना चाहता हूँ। किडनैपर को हिजू के पास से अपना फोन वापस लाने के लिए कहता है। इधर हिजू ये सारी न्यूज देख रही थी, तभी उसे किडनैपर कॉल करता है, जो वो नहीं उठाती तो वो मैसेज करता है कि क्या तुमने साउंड को मेरे बारे में बताया, पर मैंने तुम्हें पहाड़ से धक्का नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात पे बिलीव नहीं होगा, पर क्योंकि तुम अब हमारे साथ नहीं हो इसीलिए मेरा फोन वापस कर दो। अपने रूम का दरवाजा ओपन करना, मैं अपना फोन लेने आ रहा हूँ। जो देखकर हिजू भाग कर जाती है अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देती है, पर तभी कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर हिजू तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, पर तभी उसे बाहर से साउंड की आवाज आती है। तो दरवाजा ओपन होता है, वो साउंड था। हिजू तो घबरा कर उसे गले लगा लेती है। दिन साउंड उसे सुलाने आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ था, तुम इतना डर क्यों गई थी। हिजू पूछती है सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। साउंड लाइट्स ऑफ करता है, कहता है आराम से सो जाओ, पर हिजू उसका हाथ पकड़ के रुकती है। साउंड कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, वो उसके साइड में ही सो जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए डोंट वरी, आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ। तो दोनों सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद हिजू उठती है तो वो किडनैपर वाला फोन लेकर बाहर जाती है। साउंड उसे जाते हुए देखता है क्योंकि वो जगह ही हुआ था। टेरेस पे आकर हिजू साउंड को कॉल करती है, उसे कहती है मैंने न्यूज देखी पर तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया, मैंने ना चाहते हुए भी किडनैपर की हेल्प की और तुम्हें ब्लैकमेल किया, उसकी जो भी सजा हो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और ये फोन भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम्हारे काम आ सकता है उस किडनैपर को ढूंढने में, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं ये फोन तुम्हें देने आ रही हूँ। तो साउंड के पास जाते हुए वो बहुत कुछ सोच
सोचने लगती है कि पता नहीं ये सच जानकर साउन कैसा रिएक्ट करेगा, उसे मुझ पे गुस्सा आएगा, वो मुझसे नाराज होगा, पता नहीं और क्या क्या सोच लेती है। पर जब वो अपने रूम में पहुंचती है वहाँ साउन नहीं था, तो वो साउन को कॉल करती है, पूछती है कि तुम हो कहाँ। साउन उसे एक एड्रेस पे आने के लिए कहता है जो कि वही अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ हिजू 20 साल पहले गई थी। तो साउन उसे बताते जाता है उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। हिजू एक मैरी गो राउंड के पास आती है तो उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। हिजू फिर कॉल करके पूछती है वो है कहाँ, और उससे पहले साउन उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। इससे हिजू को फिर से अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। देन अगेन कॉल करते हैं, पूछती है कहाँ है। तो साउन उसे सामने वाले टावर के ऊपर आने के लिए कहता है। हिजू ऊपर आ जाते हैं, उसे पूछती कि वो है कहाँ और ये कर क्या रहे हो। साउन कहता है मैं बस तुम्हें रिलैक्स फील कराना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए कब से वेट कर रहा था। हिजू कहती है इतना भी एक्साइट मत हो, मुझसे मिलकर तुम बहुत हर्ट और डिसअपॉइंटेड हो गए। साउन कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। हिजू कहती नहीं मुझे अपनी चिंता है तुम्हारे सामने इस तरह आने के बारे में सोचकर। तभी साउन उसके पीछे से आता है, कहता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा, मैंने कहा था ना अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करना। जो हिजू शॉकिंगली पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। साउन फोन उठाता है, उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। हिजू पूछती तुम सब जानते थे कब से, पर अगर सब जानते थे तो तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की। साउन कहता है तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे नफरत करूँ, तुम ही बताओ तुमसे प्यार कैसे न करूँ। जो हिजू काफी इमोशनल होती है तो साउन उसके आंसू पोंछता है, उसे किस करता है। तो इस इंटेंस किस के साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। साउन ने हिजू को इस अम्यूजमेंट पार्क में बुलाया था क्योंकि उसने हिजू की एक बचपन की फोटो देखी थी जिसमें वो इसी अम्यूजमेंट पार्क में थी और इस फोटो में बहुत हैप्पी थी। साउन हिजू को घर ले आता है जहाँ वो अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता है। तो हिजू को उसके हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। साउन कहता है अब से हम हमेशा ऐसे ही साथ में खाना खाएंगे ताकि हमें ये घर जैसा फील हो, ना कि कोई जेल। हिजू कहती है मैंने ये कभी नहीं कहा, तुमने कहा था कि मुझे फील होता होगा, शायद तुम्हें गिल्टी फील हो रहा था। साउन कहता है नहीं तो मैंने कभी गिल्टी फील नहीं किया। हिजू कहती है अच्छा तो क्या हमने ये 3 साल किसी नॉर्मल कपल की तरह बिताया है, कभी अच्छे से बात की, इवन आई कांटेक्ट तक नहीं किया, ना ही कभी साथ में खाना खाया ना सोए हैं। ये बोलकर चुप हो जाती तो साउन कहता है कि अगर तुम्हें अलग रूम में सोना पसंद नहीं था तो मुझे बता देती। हिजू कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। साउन कहता है पर तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद ये अपार्टमेंट एक घर बना। ऑफिस से आकर घर की लाइट्स जलते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि तुम घर में थी, कभी टीवी देखते हुए तुम हॉल में ही सो जाती थी, तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। नॉइजी दुनिया जैसे बिल्कुल शांत लगती थी। जैसे हिजू कहती है तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। साउन कहता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना। एक्चुअली तब मैं बहुत डरा हुआ था कि स्टार्टिंग से तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने हमारे बीच वो लाइन खींची थी कि मुझे डर था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो ही गया। हिजू पूछती है तुमने उस टाइम कहा था कि मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं थी, उसका मतलब क्या था। इस पे साउन कहता है कि सही टाइम आने पर बता दूंगा। तो हिजू उसे किडनैपर के भेजे हुए मैसेजेस के बारे में बताती है जिन्हें साउन चेक करता है। देन उसे कहता है कि डोंट वरी हम इसी फोन के जरिए उस किडनैपर के लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। हिजू उसे बैकअप करती है, कहती है मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ करके मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो साउन उसे गले लगाता है, अपने मन में कहता है क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद। इधर किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है, पूछता है कि क्या तुमने हिजू के पास से अपना फोन वापस लिया। किडनैपर बताता है कि मैं गया था पर वापस नहीं ला पाया, कि बाहर बहुत सिक्योरिटी थी एंड साउन भी आ गया था, लेकिन मैं उस साउन से सब कुछ छीन कर रहूंगा। अब ये किडनैपर और उसका पार्टनर साउन के पीछे क्यों पड़ा है वो हमें आगे पता चलेगा। इधर साउन के मॉम डैड टीवी पर उस किडनैपर का न्यूज देख रहे थे जहाँ उस किडनैपर का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद स्पेशली उसकी आंखों का कलर अलग है और उसके एंगर इश्यूज के बारे में सुनकर उन्हें कुछ तो अजीब लगता है। अगले दिन हिजू को एक बुरा सपना आता है, इसमें उसे साउन कहीं नहीं मिल रहा था, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था, इससे वो बहुत रो रही। जागते ही वो भागकर साउन के रूम में आती है, उसे आराम से सोता हुआ देखकर हिजू को चैन पड़ता है। उसके पास अगर उसे देखने लगती है, साउन की आंख खुलती है तो वो उसे अपने पास खींच लेता है। हिजू पूछती है आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या। साउन बताता है कि 3 साल बाद मैंने ये पहली छुट्टी ली है, इसलिए आज कोई काम नहीं, क्या तुम्हें कुछ करना है। तो हिजू उसे बताती है कि उसने काफी बार इमेजिन किया है कैसा होता अगर दोनों किसी नॉर्मल कपल की तरह अपनी लाइफ की हर दिन साथ बिताते, सुबह साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते, साथ में पार्क में बैठते, खूब सारी बातें करते, साथ में खाना खाते, इवनिंग वॉक पे जाते, तो कैसा होता। तो ये लोग अपने दिन की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी ऑफिस से मिस्टर कांग का कॉल आ जाता है। साउन को इमरजेंसी बोलकर ऑफिस बुलाते हैं। इधर साउन के डैड के ऑफिस के बाहर कोई बड़े बड़े गुलदस्ते भेजता है, इसमें लिखा था बेक जांगो का ग्रैंडसन और बेक ओयोंग का बेटा बेक साउन। उसकी सच्चाई मुझे पता है, उसने जो किया है वो मैं जानता हूँ। बुकेस के साथ बैनर्स में ये लिखा हुआ था जिसको अगेन रिपोर्टर्स ट्रेंडिंग टॉपिक बना देते हैं। इधर साउन ऑफिस आता है तो पता चलता है कि मिस्टर कांग ने तो उसे ऐसे ही बुलाया था, उसे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि 2 हफ्तों से वो किडनैपर साउन को टारगेट जो कर रहा था। ये देखकर साउन को तो बड़ा ही गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी पहली छुट्टी हिजू के साथ बिताना चाहता था। अभी दोजे साउन को बात करने बुलाता है जिसने उस किडनैपर के प्रोग्राम को रिवर्स हैक करके उसकी लास्ट लोकेशन का पता लगा लिया था। तो वो एड्रेस देकर साउन अकेले वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और दोजे से अभी इस बारे में पुलिस को बताने से मना करता है। इधर वो किडनैपर हिजू को मैसेज करता है कि मैंने बताया था ना कि तुम्हें साउन के बारे में सब कुछ नहीं पता, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी। ये बोलकर हिजू को उसने एक वीडियो भेजा जिसमें किसी आइडल ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक उसी के नीचे शिनिल चाइल्ड केयर सेंटर के मिसिंग बच्चों की न्यूज थी। इधर साउन को उसका रिपोर्टर फ्रेंड बताता है उन बुकेज और बैनर के बारे में जिसमें लिखा था कि साउन ने जो किया है वो मैं जानता हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या ये उस किडनैपर ने भेजा होगा। साउन कहता है वही पता लगाने जा रहा हूँ। इधर हिजू को सांगू मैसेज करता है उसका हालचाल पूछते हुए, तो हिजू उससे मिलने बुलाती है। इधर मिस्टर बेक मिस्टर होंग से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उन बुकेज को मिस्टर होंग ने ही भेजा है। मिस्टर होंग पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मिस्टर बेक कहते हैं क्योंकि साउन के बारे में हमारे अलावा सिर्फ तुम जानते हो। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्योंकि अब तुमने पास्ट की बात करी थी तो क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे डैड बेक जांगो ने उसे ठिकाने लगा दिया था, क्योंकि अगर नहीं किया और अगर वो मेरे सामने आया तो मैं अपने हाथों से उसे काट डालूंगा। ये लोग क्या बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, ये आगे पता चलेगा। इधर हिजू सांगू से उस ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में बात करने आती है तो सांगू उसे सब कुछ बताने लगता है। वहीं साउन उस किडनैपर के लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है जो था वही मेंशन जहां सांगू और उसके दोस्त उस मास्क पहने बच्चे के साथ
खेलने जाया करते थे। इसके बाद ही वो बच्चे गायब होने लगे थे। तो साउन अंदर जाकर पूरे मेंशन को देखने लगता है, जहाँ एक दरवाजा खुलते ही उसे एक वीडियो प्ले होने की आवाज आती है। वहाँ जाकर देखता है तो वही वीडियो चल रहा था जो किडनैपर ने हिजू को भेजा था। वीडियो खत्म होने के बाद लिखा आता है कि बेक साउन, तुमने ही ये किया है, तुमने ही उन्हें मारा है, तुम ही हो किलर। साउन अच्छे से दोबारा से उस वीडियो के नीचे देखता है। उसे भी शिनिल चाइल्ड केयर सेंटर से मिसिंग बच्चों की न्यूज दिखती है। तभी हम देखते हैं सांगू हिजू को लेकर यहीं पे आ गया था। वो बाहर से उसे उस मेंशन का गेट दिखाकर बताता है वो मिसिंग बच्चे इस ऑर्फनेज के अंदर आए थे और फिर कभी बाहर नहीं निकले। तो हिजू इस मेंशन के बारे में पूछने लग जाती है। तो सांगू उससे कहता है बात क्या है, तुम इस केस के बारे में क्यों पूछ रही हो? पर छोड़ो, अभी बहुत अंधेरा है, कल दिन में आएंगे। ये बोलकर वो गाड़ी बैक करने लगता है। अभी साउन अंदर से इन्हें बाहर जाते हुए देख लेता है। वो भी जल्दी से कार निकालकर इनके पीछे आता है और हिजू के नंबर पे कॉल करते रहता है। जो देखकर सांगू पूछता है कि तुम्हें कॉल करने वाला कौन है, कॉल उठाना चाहती हो तो बात कर लो। हिजू साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं कैसे बात करूं। जो देख सांगू कहता है कि लगता है मेरे अलावा कोई और भी है जो जानता है कि तुम बोल सकती हो। जो सुन हिजू शॉक्ड होती है। कुछ पूछने से पहले ही पीछे से साउन कार की हेडलाइट ब्लिंक करने लगता है और थोड़ी देर में सांगू की कार को ओवरटेक कर लेता है। देन कार से बाहर आता है। हिजू को उसके कार से निकाल कर अपने कार की ओर ले जाने लगता है। सांगू उसका हाथ पकड़ के रोकता है पर साउन उससे हाथ छुड़ाकर हिजू को अपने कार में बिठाता है और सांगू को वार्निंग देता है कि दोबारा हिजू के आसपास भी मत देखना, क्योंकि उसे सांगू पर शक था कि वही किडनैपर का साथी है, क्योंकि वही ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में पता लगा रहा था। और थोड़ी देर पहले जो मेंशन में उसने देखा वो देखकर उसे सांगू पर डाउट हुआ। सांगू उससे पूछते कि तुम्हारा रिलेशन क्या है हिजू के साथ। इस पे साउन उसे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के केस के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता, या तुम जानते हो कि उनका असली कल्प्रिट कौन है, इसलिए क्या तुम उनका रिवेंज ले रहे हो? सांगू कहता है तुम ये बताओ कि तुम्हें इस केस से क्या प्रॉब्लम है। साउन कहता है मुझे इस केस से नहीं तुमसे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब से तुम मिले हो तब से ये किडनैपिंग और अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए चाहे जो भी हो रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। पर सांगू को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा था। कार में साउन हिजू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। हिजू उसे वही किडनैपर का भेजा हुआ मैसेज और वीडियो दिखाती है। जो देख साउन कार रुकता है, उसका फोन लेकर बाहर आता है और हिजू को कहता है कि तो तुम सांगू से मेरे बारे में पूछने गई थी। हिजू कहती है नहीं, मैं इस मिसिंग चिल्ड्रन केस के बारे में पूछने गई थी। साउन कहता है फिर मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगा? हिजू कहती हाँ मैं डर गई थी। साउन कहता क्यों, क्या तुम्हें डर था कि तुम्हें मेरे बारे में कोई शॉकिंग सीक्रेट पता चल जाएगा? हिजू कहती मैं डरी हुई थी, कहीं भाग जाना चाहती थी कि तुम्हें पता ना चल जाए कि मैं 406 हूँ। ये सोचकर डरी हुई थी कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, दोबारा कभी मुझे देखना नहीं चाहोगे, इसीलिए पकड़े जाने से पहले ही मैं भाग जाना चाहती थी। इसीलिए मैं डरी हुई हूँ ये सोचकर कि कहीं तुम भी तो यही नहीं सोच रहे ना कि इससे पहले मुझे तुम्हारा कोई सीक्रेट पता चले तुम कहीं मुझसे दूर ना चले जाओ, क्योंकि मैं ये फीलिंग जानती हूँ इसीलिए मैं तुमसे नहीं पूछ सकी। यही नहीं, आज सुबह से मुझे बुरे सपने आ रहे थे जिनमें तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे, मुझे नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैं और ज्यादा डर गई थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। साउन से गले लगा लेता है। तो हिजू कहती है जो भी बात हो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी ही बड़ी शॉकिंग बात हो मैं हैंडल कर लूंगी। साउन कहता है इतनी श्योर मत हो। हिजू कहती क्यों नहीं, तुम जानते थे मैं 406 हूँ पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी, मुझसे दूर क्यों जाने दूंगी? तो साउन कहता है याद रखना, अगर मैं बेक साउन नहीं रहा, बेक चाहो का ग्रैंडसन या बेक ओयोंग का बेटा बेक साउन नहीं रहा, भले स्पोक्स पर्सन साउन भी नहीं रहा, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा साउन रहूंगा। तो हिजू उसे गले लगा लेती है। इधर अगले दिन ईना अपने डैड से मिलने आती है। वो उस पार्सल के बारे में बताती है जो उसे शादी से पहले आया था। इसमें था साउन का डीएनए रिपोर्ट। इसमें साउन का डीएनए उसके मॉम डैड के साथ मैच नहीं हुआ था, यानी मेन लीड साउन मिस्टर बेक का असली बेटा नहीं है। ईना ने ये डीएनए रिपोर्ट अपने डैड को दिखाया था, पर वो सरप्राइज नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने ईना को शादी छोड़कर जाने दिया। ईना कहती है इसका मतलब आपने मुझे ये डीएनए रिपोर्ट नहीं भेजा था। ऊपर से हिजू की मॉम ने इनकी बातें सुन ली थी। तो यहाँ हमें होंग फैमिली और बेक फैमिली का एक और राज पता चलता है। 3 साल पहले जब मिस्टर होंग मिस्टर बेक और उनकी वाइफ को बताने आए थे कि साउन के साथ मेरी दूसरी बेटी की शादी होगी, इस पे पहले तो ये दोनों मना कर रहे थे, तभी मिस्टर होंग एक एग्रीमेंट निकालते हैं। इसको साइन किया था मिस्टर बेक के डैड यानी साउन के ग्रैंडपा ने। वो भी घुटने पे बैठ के, जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर होंग जब भी बेक फैमिली से कुछ भी चाहेंगे उसे बेक फैमिली को मानना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। फिर ईना पूछती कि बचपन में हमारे एक्सीडेंट के बाद आपने हमारी सिटी के सारे पुलिस वालों को उस एक्सीडेंट के कल्प्रिट को ढूंढने के लिए लगाया था, फिर अचानक कुछ टाइम बाद अपने सारी इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी, वो क्यों और किसके कहने पर रुकवाया था? इसमें हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर होंग ने उनके सामने घुटने पर बैठे एक बूढ़े आदमी के सर पे गन तान रखी थी जो थे साउन के ग्रैंडपा बेक जांगो। तब ये पास्ट की मिस्ट्री क्या थी हमें धीरे धीरे पता चलेगी। ईना के डैड कहते हैं पास्ट की बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। इधर साउन के मॉम डैड का एक इंटरव्यू होता है जहाँ उसकी मॉम साउन के लिए कहती है कि मैं अपने बेटे को बचपन से कहती आई हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। इसी के पैरेलल में 20 साल पहले का एक सीन चलता है जब साउन की मॉम उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। तब उसे कहती थी कि मैं तुम्हें बंद नहीं कर रही हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। लेकिन वो बच्चा मेन लीड साउन नहीं था। टीवी पर उस किडनैपर का स्केच देखकर और साउन के बारे में न्यूज को देखकर फिश शॉप में बैठा बूढ़ा आदमी साउन के ऑफिस में कॉल करता है। मिस्टर कांग कॉल उठाता है तो उन्हें बताता है स्पोक्स पर्सन साउन को एक मैसेज दे देना कि वो जिंदा है। वहीं देर सांगू को उस मेंशन के ओनर मिस्टर जोंग जिंग सोक का एड्रेस मिल गया था, इसीलिए वो उनसे मिलने जाता है। साउन आता है तो मिस्टर कांग एक नंबर से कॉल आया था जिसने आपको ये मैसेज देने के लिए कहा कि वो जिंदा है। अब इसको साउन ऐसे ही समझ नहीं पाता। तो मिस्टर कांग कहते हैं कि मैंने उस नंबर का पता लगाया, तो वो एक शॉप का नंबर निकला जुआन फिशिंग के नाम से। इधर हम उसी जुआन फिशिंग शॉप में देखते हैं जहाँ वो बूढ़ा आदमी बैग पैक करके कहीं जा रहा था। तभी किसी को उनके शॉप में आते हुए दिखाया जाता है पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर हिजू उनकी ट्रिप की फोटोज देख रही थी तो हर फोटो में साउन बड़े प्यार से हिजू को ही देख रहा था, जो देख हिजू काफी हैप्पी एंड इमोशनल होती है। इधर साउन उस जुआन फिशिंग शॉप के एड्रेस पे निकल जाता है। अभी हमें साउन के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता
है इसमें साउन उसी बूढ़े आदमी के साथ था, इवन उनके साथ ही रहता था। पर एक दिन उन्होंने साउन को किसी के कार में भेज दिया था, जिससे दोनों ही दुखी थे। अब इनका रिलेशन क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। साउन एक और अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करता है। एक रात जब वो इसी बूढ़े आदमी के घर में सो रहा था, उसने बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए वो बाहर देखने आया। एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को पानी में डुबा रहा था और वो बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस बच्चे ने साउन को देखकर उसकी मदद मांगी, पर ये देखकर साउन डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी आया ने उसकी आंखें बंद कर दी, कहा कि ये सब मत देखो और अंदर सोने जाओ। इधर घर पे ही जो साउन के आने का वेट कर रही थी, तभी कोई दरवाजे पे आता है। उधर साउन उस जवान फिशिंग शॉप के पास पहुंच जाता है, जहाँ शॉप से उसे धुआं आते हुए दिखता है, तो वो भागकर अंदर जाता है। इधर हीजू के घर पे आई थी ईना, जो उसे साउन का डीएनए रिपोर्ट दिखाती थी और बताती है मैं इसी वजह से शादी छोड़कर गई थी। पर हीजू कोई खास रिएक्ट नहीं करती, तो ईना पूछती क्या तुम ये जानती थी? हीजू कहती नहीं। तो अब हीजू को साउन की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि भले ही मैं अब एक साउन ना रहूं, पर हमेशा तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा साउन रहूंगा। लेकिन इधर साउन जब घर में आता है तो देखता है घर में आग लग चुकी थी। अभी वो उस बूढ़े आदमी को नीचे बेहोश गिरा हुआ देखता है, उन्हें उठाकर वो बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। इसके साथ ये एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस धमाके के बाद साउन और वो बूढ़ा आदमी थोड़ा दूर जाकर गिरे थे। इधर ईना हीजू को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, इसलिए तुम्हें ये शादी करनी पड़ी। पर इस बेक फैमिली ने स्टार्टिंग से हमें धोखे में रखा, इसलिए तुम्हें इस शादी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं उस फैमिली का सीक्रेट पता लगा कर रहूंगी, ये बोलकर जाने लगी थी। तभी हीजू कहती कि वो मेरी मर्जी थी, मैंने साउन को चूज किया था, सिर्फ वही नहीं है जिसके सीक्रेट है, मैंने भी तो उसे धोखा दिया है। इवन मैं बात कर सकती हूँ ये भी छुपाया था। हीजू को बात करता सुन ईना को काफी अच्छा लगता है। ईना कहती है बचपन में जब तुम मुझे ओन्नी कहकर बुलाती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर से तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो हीजू पूछती है तुम्हें ये डीएनए रिपोर्ट किसने भेजा था? ईना कहती है पता नहीं, किसी नाम से नहीं आया था, तुम्हारी माँ या मेरे डैड ने नहीं भेजा था, लेकिन जिसने भेजा था उसे पता था कि मैं ये देखकर साउन से शादी नहीं करूंगी। यानी जिसने भी भेजा था वो मेरी और साउन की शादी रोकना चाहता था। इधर साउन को होश आता तो उस बूढ़े आदमी को उठाकर बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, जिससे फिर से दोनों गिर जाते हैं। इधर हीजू ईना से कहती कि साउन का असली नाम क्या रहा होगा और क्यों वो साउन बन के रहने लगा। ईना कहती है उनकी फैमिली हमारे पड़ोस में ही रहती थी, पर मैंने साउन को पहली बार देखा जब वो 15 साल का था, जिससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। जो बात अजीब थी, अगर बेकोयंग का कोई बेटा था तो उसने 15 साल उसे क्यों छुपाया? अगर साउन ने 15 साल की उम्र में उनकी बेटी की जगह ली, यानी उनका अपना एक बायोलॉजिकल बेटा था जिसे वो लोग छुपा रहे थे। तो ईना के जाने के बाद हीजू साउन को बार बार कॉल लगा रही थी, मैसेजेस कर रही थी, पर साउन का कॉल नहीं लग रहा था। तो वो पुलिस को कंप्लेन करने के लिए कॉल करती है। पुलिस वाले कंप्लेन नहीं लिख रहे थे क्योंकि साउन सिर्फ 6 घंटे से गायब है। तो हीजू उन्हें बताती कि मेरे हस्बैंड को काफी दिनों से धमकी आ रही थी और अटैक भी हुआ था। तो पुलिस वाले हस्बैंड का नाम बताने के लिए कहते हैं, जो सुन हीजू कॉल काट देती है। डीएनए रिपोर्ट की ओर देखती है, जिसे लेकर वो साउन के मॉम डैड के घर चली आती है, जहाँ उन्हें कहती है कि पुलिस को कॉल करके साउन के मिसिंग होने की रिपोर्ट करिए। अब उसे बोलता सुनकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो वीजू उन्हें कहती है कि चेयरमैन बेक जांग हो अपने ग्रैंडसन से बहुत प्यार करते थे, तो फिर उन्होंने 15 साल की उम्र तक उन्हें क्यों छुपाया? कोई तो रीजन था जिस वजह से उन्होंने अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडसन को दुनिया के सामने नहीं लाया, जिस वजह से उन्होंने उसकी जगह पर एक फेक ग्रैंडसन को लाया। मैं जानती हूँ वो आप दोनों का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। इस पे साउन की मॉम कहती है हाँ ये सच है, साउन ने भी हमारे बेटे की जगह ली है और तुमने उसकी वाइफ की जगह। वीजू कहती है हाँ पर मैं जानती हूँ कि वो आप दोनों के लिए जरूरी है, इसीलिए उसे ढूंढिए। ये बोलकर जाने लगती है। तभी बेक फैमिली का बटलर वीजू के पीछे आता उसे बताता है कि साउन जब बहुत छोटा था तब उसके दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। कुछ साल बाद जब वो यहाँ वापस आया तब उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई थी, यानी जिसकी आंखों का कलर अलग था वो था बेकुयोंग का असली बेटा। और कुछ साल बाद जो आया था वो था मेन लीड साउन, जिससे हीजू को वो किडनैपर याद आता है क्योंकि उसकी भी आंखों का कलर अलग अलग था। इवन हीजू को धमकी देते हुए उसने कई बार कहा था कि बेक साउन को सबसे अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, जिससे वो समझ जाती है कि बेक फैमिली का असली बेटा वो किडनैपर था। इसी वजह से वो साउन के पीछे पड़ा था अपनी जगह वापस लेने। तभी हीजू को एक कॉल आता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। तो सांगू ने साउन को हॉस्पिटल लाया था। हीजू रोते हुए उसके पास पहुंचती है, पूछती कि वो है कहाँ, क्या हुआ, उसे ठीक तो है ना? सांगू कहता है वो अभी आईसीयू में है। तो हीजू उससे पूछती कि क्या हुआ था। तो कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो सांगू जिस जोंग जिनसो को ढूंढ रहा था वो इसी बूढ़े आदमी का नाम था। इनके शॉप में आते हुए एक आदमी की परछाई दिखाई गई थी, वो सांगू की थी। उसने जैसे ही मिस्टर जोंग से शिनिल चाइल्ड केयर सेंटर के मिसिंग बच्चों के बारे में पूछा, तब उन्होंने बिना कोई जवाब दिए सांगू को बाहर निकाल दिया था। इसलिए सांगू यहाँ से शहर आने के लिए लौट रहा था, पर तभी उसने रास्ते में साउन को उसी तरफ जाते हुए देखा। तो आगे से यूटर्न लेकर वो फिर से साउन के पीछे जुआन फिशिंग पहुंचा, जहाँ शॉप में आग लगी हुई देखकर उसी ने साउन और मिस्टर जोंग को बाहर निकाला। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सांगू कहता है कि वहाँ आग किसने लगाई, साउन वहाँ क्यों था और तुम्हारा साउन के साथ क्या रिलेशन है, मुझे ये तीनों ही नहीं पता। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं तो बताते हैं साउन आउट ऑफ डेंजर है, पर अभी उसे होश नहीं आया। तो उसके पास आकर बैठती है और उसकी कंडीशन देखकर बहुत दुखी होती है। तब वो साउन को प्रोटेक्ट करेगी कहती है। इधर यूरी सांगू को कॉल कर रही थी ये बताने के लिए कि उसके हायर अथॉरिटीज इनके क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं, पर सांगू उसका कॉल नहीं उठाता। इधर साउन का वो रिपोर्टर फ्रेंड यूरी से मिलता है, जो कि यूरी का सीनियर था। तो वो यूरी से इस मिसिंग चाइल्ड केस के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है। अब यूरी को तो इस प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कह दिया गया था, इसीलिए यूरी इन्हें बता देती है कि इस ऑर्फनेज से 4 बच्चे गायब हुए थे, जिसमें एक बच्चा जुड़वा भाइयों में से एक था, इसका दूसरा भाई जिंदा है। वहीं इधर किडनैपर यानी असली साउन नाम का कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे किडनैपर ही कहेंगे। तो किडनैपर को इसके पार्टनर का मैसेज आता है, जिसका नाम इसने मास्टर कहकर सेव रखा था, क्योंकि इसका पार्टनर ही है असली मास्टरमाइंड। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो मास्टर इसे वार्निंग देता है, अपनी मर्जी से कुछ भी करने से मना करता है, क्योंकि वो जान गया था कि जुआन फिशिंग में आग लगाने वाला था यही किडनैपर। इस किडनैपर को पता ही नहीं था कि शॉप के अंदर साउन कैसे आया। मास्टर कहता है कि शुक्र मनाओ साउन अभी जिंदा है। इधर साउन को अभी तक होश नहीं आया था, पर उसके एक बुरे सपने के जरिए हमें असली कहानी का पता चलता है। तो मिस्टर जोंग काम करते थे साउन के ग्रैंडपा मिस्टर बेक जांगहो के लिए। मिस्टर जोंग ने ही मेन लीड साउन को पाल पोस के बड़ा किया था। तब एक दिन उसने देखा चेयरमैन जांगहो अपने ग्रैंडसन असली साउन के
साथ मिस्टर जोंग से मिलने आए थे, जिन्हें वो एक बड़ा सा सूटकेस देकर जाते हैं, जिसको मिस्टर सोंग बोट में कहीं ले जाने वाले थे। तब साउन ने उनसे पूछा कि उस ओल्ड मैन के साथ जो बच्चा आया था वो कौन था। ये सुन मिस्टर जोंग उसे जल्दी से अंदर ले जाते हैं और घर से बाहर निकलने से मना करते हैं। पर उसी रात साउन को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो चेयरमैन जांग हो अपने ग्रैंडसन को पानी में डुबाकर मार रहे थे। वो बच्चा मदद के लिए चीख रहा था, पर तभी मिस्टर जोंग आ गए साउन को अंदर लेकर गए। फिर कुछ देर बाद चेयरमैन जांग हो साउन के पास आए और कहा कि कुछ लोग पैदाइशी मॉन्स्टर्स होते हैं, पर वो मॉन्स्टर मेरी फैमिली में कैसे पैदा हो सकता है। पहले उसने मछलियों को मारा, फिर जानवरों को, और फिर छोटे बच्चों तक को मार दिया। ये काले बैग्स लाशों से भरते गए, लेकिन अब वो खुद उसमें से एक बैग में है और अब मैं जिसे चाहूँ अपनी ग्रैंडसन की जगह पे ला सकता हूँ। और बच्चे, तुझे पता है मैंने तुम्हें कोई नाम क्यों नहीं दिया? तो उनकी इस बात से पता चलता है कि चेयरमैन जांग हो और मेन लीड साउन का कोई तो रिलेशन है। तो यहाँ से इन्होंने मेन लीड साउन को अपनी ग्रैंडसन की जगह पे रिप्लेस कर दिया। यानी कि शिनिल चाइल्ड केयर सेंटर के जो 4 बच्चे गायब हुए थे, उन्हें असली साउन यानी कि किडनैपर ने बचपन में मारा था। अब चेयरमैन जांग हो ने कहा कि उन्होंने अपने ग्रैंडसन को मार दिया, लेकिन वो जिंदा कैसे है वो हमें आगे पता चलेगा। तो असली साउन बचपन से ही थोड़ा साइको टाइप का था, इसीलिए साउन की मम असली साउन को अंधेरे कमरे में बंद करके रखती थी। इवन चेयरमैन जांग हो ने उसे पब्लिक में कभी आने ही नहीं दिया था, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन थे। अगर उनके ग्रैंडसन के कारनामे बाहर आ जाते तो उनकी इमेज की धज्जियां उड़ जाती। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, साउन उस बुरे सपने से जागता है तो हिजू उसके साथ होती है। वो डॉक्टर को बुलाने जाती है, तभी सांगू यहाँ आता है। साउन उससे पूछता है कि मेरे साथ जो आदमी थे वो कैसे हैं। सांगू उसे आईसीयू के बाहर ले जाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। देन उससे सब कुछ पूछता है तो साउन उसे बताता है कि मिस्टर जोंग ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। तो सांगू शॉक्ड होता है। तो साउन कहता है मेरी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सांगू कहता है क्या इसमें हिजू भी इन्वॉल्व है? साउन कहता है हिजू मेरी इकलौती फैमिली है, कोई गलत रिलेशन नहीं है, सो डोंट वरी। सांगू कहता है फिर तुम उसके बारे में सबसे छुपा क्यों रहे हो? साउन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कुछ भी गलत चीज फेस करनी पड़े। देन उसे थैंक यू कहता है उनकी जान बचाने के लिए, और मिस्टर जोंग को किसी भी हाल में बचाने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक लौते विटनेस है ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के केस का। बच्चों के गायब होने के पीछे जो है वो इंसान और मुझे धमकी देने वाला किडनैपर एक ही है। कि मिस्टर जोंग ने मुझे हिंट भेज दिया था, मुझे लगा था वो मर चुका है पर वो जिंदा है। साउन अपने रूम में आता है, फोन चेक करता है तो उसे कल रात हिजू के बहुत सारे मैसेजेस एंड मिस कॉल्स दिखते हैं। साउन एक नर्स से हिजू के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो तो काफी देर पहले ही चली गई। तो इधर हम हिजू को घर पे देखते हैं, जहाँ वो उस किडनैपर वाले फोन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है कि वो साउन पे और खतरा नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन उसके पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पहले वहाँ साउन पहुंच जाता है और हिजू को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। तो हिजू से रोककर कहती है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं जानती हूँ कि तुम बेक साउन नहीं हो, इवन ये भी जानती हूँ कि असली बेक साउन कौन है। वो ये सब क्यों कर रहा है मुझे समझ आ गया है, पर आगे वो कुछ भी करे इससे पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा। साउन उसे समझाने जाता है, पर हिजू उसे कहती है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ ताकि दोबारा तुम्हें कोई हर्ट ना कर सके। पर साउन हिजू को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फोन पुलिस को देने से रोक लेता है। इधर मिस्टर बेक की आज एक वैरायटी शो शूट होने वाली थी, जहाँ साउन को आना था पर उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। इसीलिए मिस्टर बेक अपनी वाइफ के साथ शूटिंग शुरू करते हैं। पर तभी एक पार्सल आता है जिसमें कुछ मछलियों को काट कर जोड़ा गया था। ये देखकर साउन की मम जल्दी से बाहर आती है तो उस डिलीवरी मैन को जाते हुए देखती है। तो वो अपनी कार निकालकर उसे फॉलो करने लगती है। तो उसके पीछे जाते हुए वो उनके एक पुराने फैमिली हाउस में पहुंचती है, जहाँ अंदर अपने बेटे को देखकर माँ की ममता जाग जाती है। वो अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत इमोशनल होती है। वहीं किडनैपर कहता है कि आप लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था, तो अब क्यों रो रही हैं? इस बुढ़े बेक चांगो ने मुझे किस तरह से मार ही डाला था जानते हो? 2 दिन बाद इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी आ रही है। आज से ठीक 1 साल पहले न्यूज़ में इनकी फोटोज और वीडियोस देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था। इन्होंने मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जिंदा था पर मेरी मेमोरीज चली गई थी। इनकी मौत की न्यूज़ देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि मैं खुद इन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। लेकिन मैं वापस आप लोगों के पास क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि आप लोग मुझे फिर मार देते। उसकी मम रोते हुए कहती कि नहीं बेटे, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी यहाँ बटलर टीम कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है, लेकिन किडनैपर उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। इधर सांगू यूरी के इतने सारे मिस कॉल देकर उसे मिलने बुलाता है। यूरी मिलने आती है तो उसके चोट देखकर यूरी को उसकी बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आग से बचाने के चक्कर में उसे भी लग गई थी। तो यूरी ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताने के लिए कहती है। सांगू उसे कहता है कि बस एक फायर इंसिडेंट था। यूरी उसे पूछती है कि क्या हुआ था, पर सांगू कहता है कि किसी के पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात है, इसलिए अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। यूरी उसे बताती है कि हायर अथॉरिटीज हमारे क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम को कैंसिल कर रही है। मुझे लगता है इसके पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है जो नहीं चाहता सच्चाई बाहर आए। इधर जो साउन को हॉस्पिटल ले आती है, उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा। साउन उसे बताता है कि पहाड़ से गिरने वाले इंसिडेंट के बाद से वो हिजू के फोन के लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। तो हिजू कहती है मुझे भी तुम्हारे फोन का लोकेशन ट्रैकर चाहिए। इस पे साउन कहता है कि अगर फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी नहीं मिला, अगर मुझसे कांटेक्ट ना हो पाए तो तुम मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है वो किडनैपर कौन है। हिजू कहती है उसे क्या चाहिए होगा, क्या अपना नाम और अपनी जगह लेना चाहता है। साउन कहता है उसका पता नहीं, पर मैं जो चाहता हूँ वो पता है। ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और हैप्पीली साथ रहना चाहता हूँ। अगली सुबह मिस्टर जोंग को होश आ जाता है तो साउन उनसे बात करने जाता है। तो वो साउन को सॉरी कहते हैं और बताते हैं कि मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए था। तो हमें फ्लैशबैक से पता चलता है चेयरमैन जांगो ने असली साउन को पानी में डुबा कर मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उन्होंने उसे सूटकेस में भर के मिस्टर जोंग को दिया था उसे ठिकाने लगाने। पर चेयरमैन के जाने के बाद मिस्टर जोंग ने देखा कि उसकी सांसें चल रही है, जो देखकर उनका दिल नहीं किया उस बच्चे को मारने का, पर इसकी मेमोरीज चली गई थी। मेंटली भी वो कमजोर हो गया था, इसलिए मिस्टर जोंग को लगा कि वो उसका ख्याल रख लेंगे। लेकिन उसके अंदर का मॉन्स्टर फिर बाहर आ गया। तो साउन पूछता है कि आपने उन बच्चों के लाशों को कहाँ दफनाया था? मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा ताकि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। इधर ईजू सांगू से मिलती है, जो उसे बताता है कॉलेज टाइम में जब वो एक बार ऑर्फनेज गई थी, तब एक रोते हुए बेबी को चुप कराने के लिए ईजू ने लोरी गाई थी, जिसे वहाँ की प्रिंसिपल ने देखा था। तो तब उनसे सांगू को पता चला था कि ईजू बात कर सकती है। तो ईजू से ये बात छुपाने के लिए सॉरी कहती है। सांगू कहता है इट्स ओके, कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुन ली। ईजू से अपने और साउन के बारे में बताने जा रही थी। सांगू कहता है मैं जानता हूँ, जब मुझे पता चला तो पहले थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर तुम्हारी चिंता हुई, लेकिन एक बात तो पक्की है कि साउन तुम्हें छुपा नहीं रहा था, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। ईजू को याद आता है जब साउन ने कहा था कि मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को अटैक या हेट फेस करनी पड़े। तरह उनकी मैरिड लाइफ को प्राइवेट रखकर वो उसे प्रोटेक्ट ही कर रहा था। ईजू उसके
रूम में आती है तो वो इवेंट के लिए तैयार हो रहा था। तो हीजू उसकी टाई बांधने की कहती है, जबकि उसे आता नहीं था। तो साउन उसे सिखाने लगता है। तो हीजू उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। साउन उसे गले लगाकर कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना। तभी उसे मिस्टर कांग का कॉल आता है, जो अपनी टीम को लेकर हॉस्पिटल इनसे मिलने आ गए थे। तो उनके रूम में घुसने से पहले ही साउन जल्दी से बाहर आ जाता है और उन सबको बाहर से ही भगा देता है। ये सभी इवेंट वाली जगह पहुंचते हैं, जहाँ आज पहली बार साउन और हीजू एक साथ स्टेज पर आने वाले थे। तो दोनों बहुत ही अच्छे से इवेंट को कंप्लीट करते हैं। फिर साउन निकल पड़ता है मिस्टर जोंग की बताई उस जगह के लिए, जहाँ उन्होंने उन बच्चों को दफनाया था। तो जाने के टाइम उसका रिपोर्टर फ्रेंड मिस्टर जंग कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने मिसिंग बच्चों के केस के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। इसमें मुझे उनकी कोई खास डिटेल्स तो पता नहीं चली, पर एक बात पता चली कि मरने वाला एक बच्चा जुड़वा भाइयों में से एक था, जिसका ट्विन ब्रदर जिंदा है। तो साउन उसे उस जिंदा ट्विन ब्रदर के बारे में पता करने कहता है। इधर दोजे हीजू को यहाँ से उनके ऑफिस छोड़ने जाता है। इधर साउन उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ बच्चों को दफनाया गया था। अभी उसका रिपोर्टर फ्रेंड जंग कॉल करके बताता है कि उसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग चिल्ड्रन के डेटा से उस जिंदा ट्विन ब्रदर का पता चल गया है, जिसका नाम था यूनमिन सॉन्ग। पर एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, फिर उसका नाम रखा था पार्क दोजे, यानी साउन का असिस्टेंट। तो यहाँ रिवील होता है कि दोजे ही है इन सब का मास्टरमाइंड और किडनैपर को काम पे रखने वाला मास्टर, जिसने अब हीजू को किडनैप कर लिया था। उसके पीने के पानी में ड्रग मिलाकर साउन दोजे को कॉल करता है, पर दोजे कॉल पिक नहीं करता। तो साउन को हीजू की फिक्र होती है, तो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तो इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे खत्म होता है। जब एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोजे ने हीजू को किडनैप कर लिया था। तो वो हीजू की एक फोटो खींचकर किडनैपर को मिलने बुलाता है और हीजू के फोन को भी ऑन कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि हीजू का फोन ट्रैक करके साउन भी यहाँ आ जाएगा। तो किडनैपर जगह पे पहुंच जाता है और मास्टर को ढूंढने लगता है। अभी हम देखते हैं दोजे उसके पीछे से आता है, हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए। किडनैपर पीछे मुड़कर कहता है कि तो तुम हो मास्टर, क्योंकि दोजे ने कभी अपना चेहरा इसके सामने रिवील नहीं किया था। पर हीजू कहाँ है? क्या तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया? जो सुन दोजे गुस्से में कहता है झूठ तो तुमने मुझसे कहा है, ये बोलकर खींचकर एक बैट मारता है उसके सर पे। तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब मिस्टर जोंग ने प्रेसिडेंशियल ऑफिस कॉल किया था और मिस्टर कांग से साउन को एक मैसेज देने के लिए कहा था, तब उसने मिस्टर कांग के नोट से मिस्टर सियोंग का एड्रेस निकाल लिया था। साउन के पहुंचने से थोड़ा पहले ही वहाँ पहुंच गया था। तो अंदर उसने मिस्टर जोंग और किडनैपर को बहस करते हुए देखा। मिस्टर जोंग किडनैपर से साउन को हर्ट करने से मना करता है, कहता है मैं जानता हूँ तुम ही साउन के पीछे हो, उसे अकेला छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मारना चाहा, तो तुम साउन से क्यों बदला लेना चाहते हो? जिसमें किडनैपर गुस्से में मिस्टर जोंग का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे इस नकली साउन ने 20 सालों से मेरी जिंदगी जी है, वो मेरी जगह पे मेरे नाम पे रह रहा है, इसीलिए मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आना। ये बोलकर उनका सर फोड़ देता है और घर में आग लगाकर चला गया। इस तरह से दोजे को तभी पता चल गया था कि उसके भाई को मारने वाला साउन ये किडनैपर ही है। किडनैपर हंसते हुए कहता है कि तो तुमने मुझे पकड़ लिया, तो इसी वजह से तुमने हीजू को किडनैप किया मुझे बाहर लाने के लिए। तो दोजे उसे मारने जाता है, लेकिन किडनैपर उस पे भारी पड़ जाता है। वो इसे पागलों की तरह पीटने लगता है, क्योंकि उसकी साइको वाली आदत तो थी ही। पानी में डुबा डुबा कर भी उसे मारने लगता है, जहाँ उसे दोजे का आईडी मिलता है। इससे वो समझ जाता है कि दोजे साउन के ऑफिस में ही काम करता है। कुछ देर बाद साउन यहाँ पहुँचता है तो हीजू को ढूंढने लगता है। तभी वो लेक के अंदर एक बोट के ऊपर काले बैग को देखता है, तो वो भागकर अंदर आता है और उस बैग के अंदर था दोजे, जो उसे कहता है कि वो यहीं है। तभी उसे पीछे से कार की आवाज आती है। किडनैपर दोजे की कार लेकर जा रहा था, जो देख साउन भागकर बाहर आता है। तक हीजू को भी होश आ गया था, तो वो किडनैपर के बाल खींचने लगती है। इससे किडनैपर का बैलेंस बिगड़ जाता है। मौका देकर हीजू कार से निकल जाती है और साउन के पास आती है। तभी किडनैपर स्पीड से कार को पीछे लाता है, पर साउन हीजू को लेकर साइड में कूद जाता है। फेंट कर किडनैपर को बाहर निकलता है, उसे पीटने लगता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या ये नाम या तुम्हारी जगह? तुम चाहो तो ये सब ले लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। किडनैपर कहता है क्या हीजू को भी मुझे दे दोगे? साउन खींच के उसे एक फटका लगाता है। तो किडनैपर चाकू निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। उसे मार नहीं जा रहा था, तभी उसके सामने दोजे आ जाता है। इससे दोजे को चाकू लग जाता है, तो वो किडनैपर यहाँ से भाग जाता है। साउन दोजे की ब्लीडिंग रोकने लगता है और हीजू एम्बुलेंस एंड पुलिस को कॉल करती है। दोजे उसे सॉरी कहता है कि वो इतने सालों से साउन को अपने भाई का कातिल समझ रहा था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने साउन के ऑफिस ज्वाइन किया। बाहर से हीजू को धक्का देने वाला भी यही था, इसलिए उन्हें सॉरी कहता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और दोजे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर साउन की मां मिस्टर बेक से अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहती है। मिस्टर बेक उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि उस मॉन्स्टर को क्यों ढूंढना चाहती हो, पर इन पे तो माँ का ममता जगा हुआ था। तो मिस्टर बेक उन्हें कहते हैं कि क्या तुम उसे ढूंढकर दुनिया के सामने उसे अपना बेटा कहकर एक्सेप्ट कर पाओगी, या जो कांड उसने किए हैं अगर वो बाहर आ गए तो सोचा है क्या होगा, इसीलिए उसे भूल जाओ, वो बस एक मॉन्स्टर है जिसे हमने पैदा किया है। तो साउन की मॉम कहती है पता है ना ही तुम ना ही तुम्हारा बेटा कोई भी तुम्हारे बाप चेयरमैन जांगो की तरह नहीं बन पाया। वो साउन के फोटो की ओर इशारा करते हुए कहती कि कोई और है जो तुम्हारे बाप पे गया है। तो यहाँ रिवील होता है कि मेन लीड साउन असल में चेयरमैन बेक जांगो का अपना बेटा है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन साउन की माँ ये जानती थी। इस बारे में साउन की माँ कैसे जानती थी ये हमें आगे पता चलेगा। तो बात अब पुलिस तक पहुँच जाती है। किडनैपर का साथी यानी दोजे को पुलिस अरेस्ट करती है। किडनैपर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। पुलिस ने दोजे के सारे कंप्यूटर्स को चेक कर लिया था, जो कि सारे हैकिंग वगैरह में यूज हुए थे। हीजू के फोन और कार को हैक किया था दोजे नहीं, जिससे वो इन्हें ट्रैक किया करता था। तो दोजे यहाँ बताता है कि उसने कैसे ये प्लानिंग शुरू की थी। तो उस मेंशन में जाने के बाद उसका जुड़वा भाई कभी बाहर नहीं निकला था, क्योंकि किडनैपर ने तो उसे मार दिया था। कुछ साल बाद जब उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया, तब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इससे उसे पता चला था कि उस मेंशन में बेक फैमिली आया करती थी, यानी वो मास्क वाला बच्चा बेक फैमिली से था। तो फिर उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई वगैरह कंप्लीट की। फिर बेक साउंड के बारे में पता लगाया और फिर साउंड से बदला लेने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑफिस ज्वाइन किया। एक साल पहले उसने किडनैपर को पहली बार प्रेसिडेंशियल ऑफिस के बाहर देखा, जिसको गार्ड्स बाहर निकाल रहे थे। तो बाहर से वो चिल्लाकर कहता है कि बेक साउंड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगा। तब दोजे ने पहली बार किसी को देखा जो साउंड से उसके जितना ही नफरत करता था। उसे देखकर दोजे को लगा कि शायद किडनैपर भी उसकी तरह एक विक्टिम होगा, जिसके साथ साउंड ने कुछ बुरा किया होगा, इसलिए उसने किडनैपर की नफरत को यूज करने का सोचा। कुछ दिन उसे फॉलो किया ये देखने के लिए कि उन दोनों का गोल सेम है या नहीं। इसी तरह एक दिन उसने उस किडनैपर को उस मेंशन की ओर जाते हुए देखा, जहाँ दोजे का भाई जाकर गायब हुआ था। इससे दोजे को श्योरिटी मिली कि ये किडनैपर भी उसकी तरह एक विक्टिम है। तो उसने किडनैपर का नंबर निकाला और उसे मैसेज करना शुरू किया। तो उससे पूछा कि तुम बेक साउंड से बदला क्यों लेना चाहते हो। इस पे किडनैपर ने उसे झूठ बोला था कि वो उस लेक के पास रहता था, जहाँ चेयरमैन बेक जंग हो उन बच्चों के लाशों को ठिकाने लगाने लाता था, जिन्हें उसके ग्रैंडसन ने
मारा था। एक दिन किडनैपर ने उसके ग्रैंडसन का चेहरा देख लिया। बेक जांगहो ने उसे मारने की कोशिश की, जिससे उसकी फिजिकल कंडीशन खराब हो गई। इसीलिए वो साउन से बदला लेना चाहता था। ऐसा किडनैपर ने दोजे को कहा था। इसको तब दोजे ने सच मान लिया था, इसीलिए उसने किडनैपर को अपने प्लान में शामिल किया। दोजे ने साउन को फॉलो करके हीजू की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता कर लिया था। इसीलिए वो जानता था कि साउन की वाइफ हीजू है। तो इस तरह किडनैपर के साथ मिलकर उसने ये सब कुछ किया। तो जहाँ पे बच्चों को दफनाया गया था, वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। इधर अब सांगू यूरी को सब कुछ बता देता है उस किडनैपर, मिसिंग बच्चे और साउन के बारे में। तभी उसे साउन कॉल करता है और पुलिस स्टेशन जाने बोलता है ऑर्फनेज के बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो सुन सांगू बहुत सैड होता है, तो यूरी उसे अपने साथ ले जाती है। और लाश के पास से कुछ चीजें डिकम्पोज नहीं हुई थी, जिन चीजों को देखकर सांगू पहचान लेता है वो 3 जन तो उसके बचपन के दोस्त थे, जिससे वो अपने दोस्तों के फोटोज को देखकर काफी दुखी बैठा होता है। तभी यूरी आकर उसका हौसला बढ़ाती है, उसे चीयर अप करती है। तो सांगू उसे थैंक यू कहता है उसके दोस्तों के लिए इतना मेहनत करने के लिए और हमेशा उसके बुरे मूड को ठीक करने के लिए। इधर हीजू इना को दोजे, किडनैपर और साउन की सारी सच्चाई बताती है। जो उसे अपने बचपन का एक और इंसिडेंट याद आता है। जब वो बहुत छोटी थी, एक दिन उसने अपने भाई को रोता हुआ देखा। इसके पास एक उसके एज का ही लड़का था, जो इना को आते हुए देखते ही भाग गया था। इना कहती है मैंने जब साउन को पहली बार देखा तब वो बहुत ही लंबा था, इसीलिए मुझे तब नहीं लगा कि वो भागने वाला बच्चा साउन होगा। हीजू कहती है शायद जिसे तुमने देखा था वो असली साउन था। इना कहती है असली साउन को देखने के कुछ दिन बाद ही हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था। कहीं हमारे भाई ने उस असली साउन का चेहरा देख लिया था, जिसे बेक फैमिली सबसे छुपा रही थी। तभी हीजू की मॉम यहाँ आ जाती है, जो आकर हीजू को ही सुना रही थी, क्योंकि उन्हें तो अब पता था कि साउन बेकोयोंग का अपना बेटा नहीं है। इसलिए वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारी शादी उस योंगा फैमिली में ही करा देनी चाहिए थी। जो सुना हीजू चुप नहीं रहती है, कहती है मुझे रिग्रेट है कि मैंने आपसे प्यार किया और मुझे अब समझ आ गया कि वो प्यार नहीं था। मुझे लगा था कि अगर मैंने आपकी बात मानी तो एक न एक दिन मुझे आपका प्यार और केयर मिलेगा, पर अब जब मुझे सच में प्यार हुआ मुझे समझ आया असली प्यार क्या होता है, क्योंकि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। और हीजू की माँ तो फिर से उसे ब्लेम करने लगती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। पर हीजू इस बार उन्हें चुप करा देती है और कह देती है कि मैं आपसे आपकी कठपुतली नहीं बनूंगी। तो ये बोलकर उन्हें भगा देती है। वीना कहती है अब लगता है मुझे समझ आ गया कि वो डीएनए रिपोर्ट मुझे किसने भेजा था। साउन ने भेजा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं ये देखने के बाद उससे शादी कैंसिल कर दूंगी। और मैंने वैसा ही किया था, उसे मैसेज करके शादी कैंसिल करने कहा था। और तब उसने मुझसे सबसे पहले क्या पूछा था जानती हो? क्या तुम्हारी शादी योंगवा फैमिली के बेटे से हो रही है? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी योंगवा फैमिली के बेटे से फिक्स कर दी थी। तब मैंने उसे बताया था कि वो लड़का कितना बुरा है, इसीलिए तब उसने मुझसे कहा था कि शादी तो कल ही होगी। पर हीजू के साथ सीन कट होता है। कुछ देर बाद जब साउन घर आता है तो उसे पूरा घर कैंडल लाइट से भरा दिखता है। तभी हीजू साउन का गिफ्ट किया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उसे वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट देती है जैसा साउन ने शादी करते टाइम हीजू को दिया था। इसके क्लॉज थे नंबर 1 साउन कभी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकता, नंबर 2 किसी भी वजह से इनका डिवोर्स नहीं हो सकता, नंबर 3 ये लोग अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस करेंगे और अगर ये क्लॉज तोड़ा तो 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो वो साउन को उन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट दिखाती है जो उसने शादी की पहली वाली रात इना को भेजा था। हीजू कहती मैंने इना की जगह नहीं ली, बल्कि मैं तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारी वाइफ थी। उसे कहती कि ये सब ठीक होने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगे? साउन कहता नहीं, ये सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। ये बोलकर उसे किस करता है। देन उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। अगले दिन दोजे अपने भाई के एक जूते को आइडेंटिफाई कर लेता है जिसके अंदर उसके भाई का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत रोता है। साउन उससे मिलने आता है तो दोजे उससे माफी मांगता है और किडनैपर को ट्रैक करने का एक तरीका बता देता है, क्योंकि किडनैपर जो फोन यूज करता था उसके प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ दोजे ही करता था। इवन दोजे ने ही वो ब्लैक फोन किडनैपर को दिया था, तो उसकी लोकेशन पुलिस ट्रैक करने में लगी हुई थी। इधर हीजू और इना अपने डैड के पास आते हैं जो इन्हें किडनैपर की सच्चाई बता देते हैं। तो इना पूछती है हमारे कार एक्सीडेंट को कवर अप करने के लिए चेयरमैन जांगो के साथ आपने क्या डील किया था? इससे हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर हॉन्ग चेयरमैन जांगो के सर पे गन ताने हुए थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि हीजू, इना और उसके भाई के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसे चेयरमैन जांगो ने ही कराया था, क्योंकि इना के भाई ने इनके ग्रैंडसन यानी असली साउन का चेहरा देख लिया था। चेयरमैन जांगो ने कहा कि तुम तो अपना बेटा खो चुके हो, अब क्या तुम अपने पैसे भी ऐसे ही जाने दोगे? तुमने मेरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में बहुत पैसा लगाया है, मुझे मारकर क्या उन्हें वेस्ट करना चाहोगे? और वैसे भी अब तक तुम्हारा बेटा और मेरा ग्रैंडसन आफ्टर लाइफ में एक साथ ही खेल रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया है। तो तभी उन्होंने चेयरमैन बेक जांगो के साथ वो एग्रीमेंट साइन किया था, इसके मुताबिक मिस्टर हॉन्ग बेक फैमिली से कुछ भी मांग सकते हैं। और अब जब इन्हें पता चला कि चेयरमैन जांगो का पोता जिंदा है तो वो गुस्से में अपनी गन लेकर मेमोरियल हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी के लिए सब लोग आए हुए थे। तो हीजू और इना भी इनके पीछे पीछे आती है। हीजू साउन को मैसेज कर देती है मेमोरियल हाउस जल्दी आने के लिए कहती है, और तभी इधर पुलिस को किडनैपर का लोकेशन मिल जाता है जो कि यही मेमोरियल हाउस का दिखा रहा था। तो मिस्टर हॉन्ग मिस्टर बेक के ऊपर गन तान देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने कहा था कि उन्होंने उसे मार दिया है, लेकिन वो अभी जिंदा घूम रहा है, वो कहाँ है? उसे अभी मेरे सामने लाओ। तभी वहाँ पास ही में एक ब्लास्ट होता है, इसे यहाँ भगदौड़ मच जाती है। पर साउन की मॉम एकदम नॉर्मल थी कि उन्होंने यहाँ आते हुए ही अपने बेटे को यहाँ देख लिया था। उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, यानी साउन की माँ अब अपने बेटे के साथ मिल चुकी थी। इधर पुलिस वाले किडनैपर के लोकेशन के बारे में साउन को इन्फॉर्म करते हैं। तब तक साउन यहाँ पहुँच गया था तो वो जल्दी से हीजू को ढूंढने के लिए अंदर आता है, पर उसे हीजू अंदर नहीं मिलती। लेकिन उसे थोड़ी देर में किडनैपर का कॉल आता है जिसने फिर से हीजू को होस्टेज कर लिया था। हीजू के गले पर चाकू रखकर साउन को धमकी देता है हीजू को मारने का और कहता है कि मैं तुझे वैसे ही तड़पाऊंगा जैसा तूने मुझे तड़पते हुए देखा था जब वो बुड्ढा मुझे पानी में डुबाकर मार रहा था। साउन हीजू के फोन का लोकेशन देखकर उसके पीछे आने के लिए रेडी हो रहा था। उसे कहता है मैं आ रहा हूँ, पर हीजू कहती है मत आओ, इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, बस ये याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलकर गाड़ी को फुल स्पीड में खाई की ओर ले जाती है। इसके साथ ही जोर से एक रेलिंग से टकराने की आवाज आती है। ये फोन बंद हो जाता है। अगले सीन में हमें नदी से उस कार को उठाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन दोनों में से किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को दिखाया जाता है, जहाँ की रेलिंग तोड़कर कार खाई के नीचे बहुत गहरे नदी में गिरी। तो ये पूरा
इंसिडेंट न्यूज में आ जाता है। किडनैपर का चेहरा भी रिवील किया जाता है। इसके बाद साउन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता है कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बेक उयोंग का बेटा और लेट चेयरमैन बेक जंगहो का ग्रैंडसन नहीं हूँ। मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी झूठी है, पर जो एक बात सच है वो यह है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ का नाम है होंग हीजू। इसे उसी आदमी ने किडनैप किया है जो मुझे धमकी दे रहा था। अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। एज ए हस्बैंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी ने मेरी वाइफ को या किडनैपर को देखा तो प्लीज रिपोर्ट करिए। मेरी वाइफ का नाम है होंग हीजू और वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। ये बताकर हीजू की फोटो दिखाता है, जो देखकर यूरी, साउन के कलीग्स, हीजू के कलीग्स सभी लोग शॉक्ड होते हैं। उन्हें हीजू की फिक्र होती है। साउन रोते हुए सर झुकाकर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके साथ ही एपिसोड 10 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 11 की शुरुआत साउन के एक ड्रीम सीक्वेंस से होता है, जिसमें वो रिग्रेट करता है हीजू के साथ जिस तरह उसने कोल्ड बिहेव किया, कभी प्यार से बात नहीं की, साथ बैठकर खाना नहीं खाया, कभी प्यार और केयर नहीं जताया। वही वो इमेजिन करता है कि अगर उसने शुरुआत से ही सब किया होता तो उनकी लाइफ कितनी अलग होती। अब प्रेजेंट टाइम में हीजू की कार खाई में गिर चुकी थी। साउन एक्सीडेंट की आवाज सुनकर शॉक्ड रह गया था, तो वो जल्दी से उस इंसिडेंट वाली जगह पे पहुंचता है, जहां पुलिस उसे बताती है कि कार बहुत तेजी से इस रेलिंग को टक्कर मारी और यहाँ से खाई में गिर गई। कार की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। क्राइम सीन में हमें हीजू की एक सैंडल मिली और अब तक उन दोनों की बॉडीज नहीं मिली। तो साउन उन्हें ढूंढते रहने के लिए कहता है। इधर ईना, मिस्टर होंग, हीजू की मॉम पहुंच जाती है। मिस्टर बेक भी पहुंच जाते हैं। हीजू की मॉम तो अपनी बेटी की चिंता में रोने धोने लग जाती है। वहीं मिस्टर होंग मिस्टर बेक से लड़ने लगते हैं कि उन्होंने अपने असली बेटे को नहीं मारा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ईना उन दोनों को चुप कराती है। हीजू की मॉम पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है हीजू को ढूंढ देने के लिए। तभी साउन नोटिस करता है कि असली साउन की माँ क्यूशिम यहाँ नहीं आई थी, तो वो डिटेक्टिव से उसे ढूंढने के लिए कहता है। डिटेक्टिव मेमोरियल हाउस के कैमरास को चेक करता है, लेकिन साउन की मॉम को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं गया। देन कहते हैं कि शायद बैक गेट से चली गई होंगी, क्योंकि उस तरफ कैमरास नहीं थे। तो साउन इधर मिस्टर बेक के घर पहुंच जाता है, जहाँ वो क्यूशिम यानी असली साउन की माँ की कार चेक करता है, पर उसका डैश कैम फुटेज डिलीट कर दिया गया था और क्यूशिम के नाम पे सर्च वारंट निकालने के लिए कहता है, ताकि उनकी कार को चेक किया जाए और उनके कार के डैश कैम फुटेज को रिकवर किया जाए। इससे पता लगाया जा सके कि वो उस इंसिडेंट के वक्त कहाँ थी। साउन जा रहा था, तभी क्यूशिम लाइट्स ऑन करती है और उससे पूछती है यहाँ क्या कर रहे थे। साउन गुस्से में कहता है कि तुम सैड क्यों नहीं हो, तुम भी तो नहीं जानती तुम्हारा बेटा जिंदा है या मर गया। क्यूशिम कहती है मैं क्यों रहूं, 20 साल पहले तुम्हारे बाप बेक जंगहो ने मुझे कहा था कि मेरा बेटा पानी में गिर गया और डूब कर मर गया। तब हमने वो पूरा लेक छान मारा था, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। उसके बाद से मैं हर दिन रोती रही। मुझे ये तक पता नहीं चला कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया। इसलिए मैं बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। जब भी पानी में से किसी की लाश मिलती तो मैं भाग कर वहाँ पहुँच जाती। ऑलरेडी बहुत रो चुकी हूँ और अब ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने की बारी तुम्हारी है। 4 दिन बीत जाते हैं तक कुछ भी पता नहीं चलता। हीजू के फ्रेंड्स एंड फैमिली सारे लोग बहुत चिंता में थे और सभी लोग साथ में उसे ढूंढ रहे थे। यूरी और सांगू भी उसे लगातार ढूंढ रहे थे। यूरी काफी इमोशनल होती है, कहती है कि वो इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही है, पर उसने मुझसे ये सब कुछ छुपाया, इसलिए मुझे उसे जल्दी ढूंढना है ताकि ये सब पूछ सकूं और उससे माफी मंगवा सकूं। सांगू कहता है हीजू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है अगर वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गई तो, क्योंकि उसने एक और बात छुपाई थी कि वो बोल सकती है, जो सुन यूरी और शॉक्ड होती है। सांगू कहता है पर उसकी आवाज बहुत प्यारी है। यूरी कहती है अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए ही मुझे उसे जल्दी ढूंढना है। तो ये दोनों क्राइम सीन के आसपास के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां ऑलरेडी साउंड के कलीग्स और हीजू के कलीग्स पहुंचे हुए थे और वॉलंटियर ग्रुप बनाकर सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। इधर कार में से मिले सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। इसमें हीजू की आईडी, फोन, सैंडल, किडनैपर का चाकू, ये सब होता है। डिटेक्टिव बताता है यहाँ से नदी जिस डैम तक जाती है वहाँ तक हमने देख लिया, पर हमें हीजू नहीं मिली। अब उनके जिंदा रहने के चांसेस इतना कहा था कि साउंड कहता कि आप मुझे तब कहना जब हीजू की बॉडी मिल जाए, तब तक उसे ढूंढते रहिए। और क्यूशिम के सर्च वारंट का क्या हुआ? डिटेक्टिव बताता है हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सिर्फ सस्पेशन की वजह से लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की वाइफ के नाम पे वारंट जारी किया नहीं जा सकता। साउंड कहता है इस बार मेरे पास सबूत है, तो आप इस बार अरेस्ट वारंट रिक्वेस्ट करिए। इधर क्योंकि किडनैपर की सच्चाई बाहर आ गई थी कि वो मिस्टर बेक और क्यूशिम का असली बेटा है, उसी के लिए मिस्टर बेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। अब नेता लोग झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट होते हैं, तो वही थोड़ी सिंपैथी पाने के लिए कहानी बना देते हैं। बचपन में हमारा बेटा अपने ग्रैंडपा के साथ गया था, फिर कभी नहीं लौटा। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो हमारे दुख को खत्म करने के लिए हमने साउंड को अडॉप्ट किया, जिसे आप सब स्पोक्स पर्सन साउंड के नाम से जानते हैं। पर आपने जो सारे रूमर्स सुने हैं कि हमारा असली बेटा ही किडनैपर है, उसने स्पोक्स पर्सन साउंड को धमकी दी, वो सब झूठ है, इसका कोई सबूत नहीं है। पर तभी साउंड का रिपोर्टर फ्रेंड इनका भांडा फोड़ देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दोजे और मिस्टर जोंग के साथ इंटरव्यू कर लिया था और मिस्टर जोंग तो इकलौते आई विटनेस भी थे। तो उन्होंने चेयरमैन बेक जंगहो और उनके ग्रैंडसन की सारी सच्चाई बता दी थी, जो वो यहाँ सबके सामने प्ले कर देता है। फिर तो यहाँ बवाल मच जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है और क्यूशिम को मर्डर के चार्जेस पे अरेस्ट कर लेती है, इससे वो खुद शॉक्ड रह जाती है। इधर हीजू की मॉम को अब अपनी गलती रियलाइज होता है, हीजू की याद में बहुत रोती है। तभी ये लोग भी क्यूशिम के अरेस्ट की न्यूज देखकर शॉक्ड होते हैं। हीजू की मॉम तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं क्यूशिम ने हीजू को मार तो नहीं दिया। इधर इंक्वायरी रूम में क्यूशिम तो फुल रॉब झाड़ रही थी कि तुम लोग शायद अपनी जॉब से हाथ धोना चाहते हो, हीजू की तो कोई बॉडी भी नहीं मिली, फिर मुझे मर्डर के लिए अरेस्ट कैसे किया? तभी डिटेक्टिव उसे एक वीडियो दिखाता है, इसमें क्यूशिम चेयरमैन जंगहो का मर्डर कर रही थी पीलू से उनकी सांसें रोककर। तभी साउंड अंदर आता है, क्यूशिम के सामने एक अंगूठी रखता है और रिवील होता है कि इस अंगूठी में एक हिडन कैमरा था और ये अंगूठी थी चेयरमैन जंगहो की। इसे चेयरमैन ने साउंड को दिया था, पर साउंड ने उनके मरने से कुछ दिन पहले उन्हें वापस कर दिया था। इसके बाद एक दिन जब क्यूशिम चेयरमैन से मिलने आई, तब चेयरमैन ने कन्फेस किया था कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बेटे को मारा है। क्यूशिम ने कहा कि एक और गलती की है, अपने खुद के बेटे को मेरे बेटे की जगह रिप्लेस करके। चेयरमैन पूछते हैं कि क्या तुम इस बारे में जानती थी? क्यूशिम कहती कि मेरे बेटे के जाने के बाद आपने एक अनाथ बच्चे को हमारे घर लाया और उसे साउंड बनाने के लिए कहा, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो आपकी तरह बनता गया। मैंने देखा है आप उससे कितना प्यार
करते थे और उसके सक्सेस पे कितना प्राउड फील करते थे, ये सब मैं अपने बेटे के लिए फील करना चाहती थी, पर आपने वो मुझसे हक छीन लिया। चेयरमैन कहते हैं मैंने उस मॉन्स्टर को मार के हमारी फैमिली को बचाया है। जोसन गुस्से में क्यूशम ने चेयरमैन को मार दिया, जो उनके अंगूठी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, साउंड कहता है मैंने इस एविडेंस को अब यूज करने के बारे में सोचा था जब इस फैमिली के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, पर अब मुझे किसी को बचाने के लिए यूज करना पड़ रहा है। इसलिए बताओ हिजू कहाँ है? तुम्हारी सजा कम हो सकती है, वरना पुलिस के पास तुम्हारा फोन, डैश कैम सब के एक्सेस है, वो लोग पता लगा ही लेंगे। क्यूशम कहती है चलो मान लिया हिजू को किडनैप मैंने ही करवाया है, पर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो है ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे जिंदा रखा होगा? इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिजू ने स्पीड से रेलिंग को टक्कर तो मारी थी पर कार अटक गई थी। तभी वहाँ पर बटलर किम आ गया था, जिसने किडनैपर और हिजू दोनों को अपने साथ ले गया और खाली कार को नीचे धक्का देकर हिजू की चीजें को यहाँ वहाँ बिखेर दिया ताकि ऐसा लगे कि वो लोग कार के साथ ही नीचे गिर गए थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, साउंड कहता है कि तुमने उसे मेरे लिए जिंदा रखा होगा। तुमने कहा था ना कि अब वो दर्द एक्सपीरियंस करने की बारी मेरी है, वो दर्द जब मुझे पता नहीं होगा कि हिजू जिंदा है या नहीं। तुम मुझे तड़पाना चाहती हो जैसे तुम अपने बेटे के लिए तड़पी हो। तुम उस बेग जंगो के बेटे से बदला लेना चाहती हो जिसने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर किया। इधर पुलिस वालों को क्यूशम के फोन से हिजू के लोकेशन का पता चल जाता है, तो साउंड उनके साथ हिजू को ढूंढने निकलता है। तो क्यूशम ने हिजू को एक जगह बंद करके जिंदा रखा था, जिस प्लान में उसका साथ दिया था बटलर किम ने, जिसको क्यूशम ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हिजू को मार देना और मेरे बेटे को बचाना। तो बटलर किम ने बेग फैमिली के एक पुराने घर के अंडरग्राउंड लॉकर रूम में एक में हिजू को और दूसरे में किडनैपर को बंद करके रखा था, जिन्हें टाइम टू टाइम खाना देने आता था। लेकिन वो हिजू को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, तो हिजू यहाँ से भागते हुए जाने लगती है। इधर किडनैपर भी उसे बाहर निकालने के लिए कह रहा था, पर बटलर उल्टा बाहर से ताला मार देता है। पर तभी बंदूक लेकर मिस्टर बेग उसके पीछे आ जाते हैं, जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। वो यहाँ किडनैपर को मारने आए थे क्योंकि उसकी वजह से उनकी लाइफ जो बर्बाद हो गई। इधर हिजू जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, एक गोली की आवाज सुनकर रुक गई, तभी वो फिसल कर नीचे गिर गई। इधर उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गोली लगी थी बटलर को। किडनैपर अपने बाप से ही बंदूक छीन लेता है क्योंकि वो उनसे ताकतवर था और उनपे भी एक गोली चला देता है। इस आवाज से हिजू को होश आ जाता है, तो वो फिर से भागने लग जाती है, लेकिन वो किडनैपर बाहर आ गया था, जो विसल मारते हुए हिजू को बाहर आने के लिए कह रहा था। हिजू डर के मारे नीचे छुपी रहती है। तभी दूर वो कुछ कार्स को आते हुए देखती है, जिनमें साउंड और पुलिस वाले थे, तो वो साउंड की कार की ओर भागने लगती है, जिसे किडनैपर देख लेता है, लेकिन वो छुपा रहता है। फाइनली वो साउंड की कार के सामने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल होते हैं। हिजू उन्हें बताते हैं कि किडनैपर आसपास ही है और उसके पास एक गन है, तो डिटेक्टिव साउंड और हिजू को जाने के लिए कहते हैं और वो अपनी टीम के साथ किडनैपर को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। तो साउंड हिजू को लेकर यहाँ से निकल रहा था, पर तभी किडनैपर उनके सामने आ जाता है और उन पे गन तान देता है। साउंड को बाहर निकलने के लिए कहता है, तो वो हिजू को अंदर ही रहने के लिए कहकर बाहर आता है और किडनैपर से कहता है कि प्रॉब्लम तुझे मुझसे है, इसलिए हिजू को कुछ मत करना। मैंने कहा था ना मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। किडनैपर कहता है हाँ, तू अपनी बाकी जिंदगी हिजू के साथ खुश रहना चाहता है ना, पर क्या तुझे याद है मैंने क्या कहा था? मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। क्या तुझे गिल्टी फील नहीं होता कि तू बेग जांगो का बेटा है जिसने ना जाने कितने गलत काम किए हैं? तभी डिटेक्टिव दूर से इनके कार को रुका हुआ देख लेते हैं, इससे उन्हें शक होता है, तो वो अपनी टीम को धीरे धीरे इनकी ओर आने के लिए कहते हैं। इधर किडनैपर साउंड के कान में कुछ कहता है, इसे सुनकर साउंड बहुत शॉक्ड एंड सैड होता है और काफी इमोशनल होकर हिजू को देखता है। किडनैपर उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है। अभी पुलिस उसे हर साइड से घेर लेते हैं और उसे गन छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन किडनैपर साउंड की ओर गन पॉइंट करता है और एक गन शॉट की आवाज आती है, पर दिखाई नहीं जाती कि गोली किसे लगी। हिजू का शॉकिंग रिएक्शन आता है और सीन कट होता है। इसके बाद हमें हिजू का एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है, इसमें वो इमेजिन करती है कि अगर शादी के बाद वो लोग एक नॉर्मल अरेंज्ड मैरिज कपल की तरह रहते, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते, समझते, प्यार करते, साथ टाइम बिताते, स्पेशल मेमोरीज बनाते, तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। ये सब हिजू की इमेजिनेशन थी। प्रेजेंट टाइम में उस इंसिडेंट को काफी टाइम हो गया था। हिजू अकेले अपने घर में बहुत सैड बैठी हुई थी और साउंड को याद कर रही थी। साउंड के नंबर पे कॉल करती है, पर उसका नंबर गलत बता रहा था। वो सोचने लगती कि आखिर किडनैपर ने उस रात साउंड के कान में क्या कहा था। इसे साउंड ने इतना दुखी होकर हिजू की ओर देखा था। तभी उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, पर सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा था। हिजू बहुत इमोशनली कहती है, क्या ये तुम हो साउंड? इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 12 की शुरुआत में दिखाया जाता है किडनैपर साउंड पे गोली चला देता है, तो हिजू भागकर रोते हुए उसके पास आती है, लेकिन ये बस हिजू का सपना था। अब तक इस इंसिडेंट को 1 महीना हुआ था। तभी हिजू को साउंड का रिपोर्टर फ्रेंड कॉल करता है, जो किसी फाउंडेशन के इवेंट पे था। तो यहाँ पर चेयरमैन जांगो ने साउंड के नाम पर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज, एसेट्स वगैरह लेकर गए थे, सब कुछ साउंड अपने अटॉर्नी के थ्रू सब कुछ डोनेट कर देता है। हिजू पूछती क्या साउंड वहाँ आया है? रिपोर्टर बताता है नहीं, वो नहीं आया। फिर इधर प्रेसिडेंशियल ऑफिस से साउंड का रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट हो गया था, जहाँ से आज उसका सारा सामान हटाया जाता है। इधर सांगू और यूरी डेट करने लगे थे, जहाँ वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम बिताने आए थे। तभी एक बच्चा आकर उसे कहता है कि मैं सांगू भैया से भी बहुत टॉल बनूंगा और उनसे भी ज्यादा कूल। फिर क्या आप सांगू भैया की जगह मुझसे शादी करोगी? सांगू उसकी गाल पिंच करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है बड़े होने का? तो वो बच्चा उसे चिढ़ाने लगता है, तो सांगू भी उसे मस्ती करता है। यूरी उसे टीज करते हुए कहती है कि क्या आप एक बच्चे से कम्पीट करोगे? सांगू से कहता है कि क्या तुमने सुना साउंड ने अपने सारे प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स डोनेट कर दिए। इवन डायरेक्टर ने मुझे बताया कि इस ऑर्फनेज को भी डोनेशन आया है। यूरी कहती है साउंड ने सब कुछ डोनेट कर दिया, डिजाइन कर दिया और किसी को पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। लगता है जैसे बेग साउंड गायब हो गया। सांगू कहता है सही तो है, बेग साउंड मर चुका है। जिससे हमें पता चलता है कि उस रात जो गोली चली थी वो पुलिस ने किडनैपर पे चलाई थी, जिससे किडनैपर यानी असली बेग साउंड मारा गया और क्यूशिन को चेयरमैन जांगो के मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हुई। 6 महीने बीत जाते हैं, जो अभी भी साउंड का वेट कर रही है। साउंड अचानक से कहीं गायब सा हो गया था, इसके बारे में हिजू को भी कुछ पता नहीं था। अगले दिन वो जेल आती है दोजे से बात करने, क्योंकि दोजे ने ही साउंड के साथ सबसे ज्यादा काम किया है। दोजे उससे कहता है कि आप बार बार यहाँ क्यों आती हो? आप जानती हो मैंने साउंड सर को धोखा दिया था। हिजू कहती है पर उससे पहले था, साउंड सिर्फ तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। तो क्या तुम्हें उसकी ऐसी कोई भी बात याद है जिसका उसके गायब होने के साथ कोई लिंक हो? दोजे कहते हैं हाँ, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार जब ये बदले का खेल खत्म हो जाएगा वो कहीं गायब हो जाएंगे। ऐसा वो पहले करना चाहते थे, पर फिर उन्होंने कहा कि ये सब खत्म होने के बाद वो आपके साथ हैप्पीली रहना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो किसी और ही वजह से गायब हुए हैं। बात करके हिजू बाहर आती है, तो वहीं उसे मिस्टर कांग मिलते हैं, क्योंकि वो भी दोजे से ही मिलने आए थे। तो वो हिजू से कहते हैं कि साउंड सर मुझसे काफी बातें पूछा करते थे, जैसे मैरिड कपल कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी केयर जताते हैं, कैसे एक अच्छा हस्बैंड बनते हैं, क्योंकि
क्योंकि इन सब मामलों में वो थोड़े कच्चे थे, लेकिन उन्होंने सीखने की कोशिश की थी। जो उनसे साउंड के बारे में और बताने के लिए कहते हैं। मिस्टर कांग उसे डिटेल्स में सब कुछ बताने लगता है। एक शाम हिजू अपने डैड के साथ डिनर करने आई थी, जहाँ की वेट्रेस हिजू के डैड को देखकर वेलकम अगेन कहती है। तो हिजू उनसे पूछते कि क्या आप यहाँ पहले भी आए हो। डैड कहते हैं हाँ, मेरे सन इन लॉ के साथ। जो सुन हिजू सरप्राइज होती है। तो उनसे पूछते कि आप कब आए थे। डैड बताते हैं मेरे बर्थडे के दिन। साउंड उन्हें यहाँ लाया था उनका फेवरेट खाना खिलाने के लिए। साउंड के गायब होने के जस्ट पहले आया था। हिजू पूछते उसके बाद कभी आपसे मिलने आया था। डैड कहते हैं नहीं। हिजू घर लौट आती है, तभी ईना उसे मिलने आती है और उसे अपने साथ बाहर चलने कहती है, क्योंकि हिजू 6 महीने से इसी घर में ही है। पर हिजू मना कर देती है। ईना कहती है आखिर कब तक वेट करोगी, उसके गायब होने को 6 महीने हो चुके हैं। हिजू कहती है अगर मेरे जाने के बाद वो यहाँ वापस आया तो। बताया मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा वो चला गया। उस रात मुझे रेस्क्यू करने के बाद हॉस्पिटल में जब मेरी आँख खुली तब वो मेरे साथ ही था। एक रात बुरे सपने से जब मैं जागी तब भी वो मेरे साथ ही था। उसने मुझसे कहा कि वो यहीं है, मेरे पास ही रहेगा। पर अगले दिन जैसे वो गायब हो गया। मैं जानती हूँ वो वापस आएगा, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ईना कहती है वो वापस नहीं आएगा। मुझे लगा था तुम उसे कुछ टाइम में भूल जाओगी, पर नहीं, यहाँ तुम तो उसे एक पल के लिए भूल नहीं पा रही हो। हिजू कहती क्या आप कुछ जानती हो, वो वापस क्यों नहीं आ रहा। ईना कहती है तुम उसे भूल जाओ। हिजू रोते हुए कहती कि ऐसा क्यों बोल रही हो, प्लीज बताओ क्या तुम कुछ जानती हो। ईना कहती है मैं जितना ट्राई कर लूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगी, पर मैं बस चाहती हूँ तुम हैप्पी रहो। हिजू कहती है मैं कैसे हैप्पी रहूँ जब वो मेरे साथ नहीं है, और बहुत रोने लग जाती है। तो ईना उसे कंसोल करती है। ईना बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि साउंड गायब होने से पहले ईना से मिला था। हिजू साउंड की याद में गुमसुम बैठी हुई थी, तभी उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, पर सामने वाला कुछ भी नहीं कहता। हिजू काफी उम्मीद से कहती कि साउंड क्या ये तुम हो, पर तभी कॉल कट हो जाता है। तो हिजू उस नंबर का कंट्री कोड पता करती है, जो किसी आर्गन नाम के देश का था। इससे उसे याद आता है कि उसने आर्गन नाम पहले भी सुना है। तो अगले दिन वो साउंड के रिपोर्टर फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मुझे आर्गन से एक कॉल आया था। फिर आज ही सुबह आर्गन से एक पार्सल भी आया था, इसमें एक थैंकिंग नोट था और आर्गन के एक साइन लैंग्वेज स्कूल के बारे में लिखा हुआ था कि मेरे नाम से उनके स्कूल को 2 बिलियन वॉन का डोनेशन मिला है, पर मैंने ऐसा कोई डोनेशन किया ही नहीं है। कुछ साल पहले आप साउंड के साथ आर्गन गए थे ना, वहाँ चल रही वॉर के बारे में कवर करने। तो क्या आप जानते हैं कि अगर साउंड आर्गन में है तो कहाँ रह सकता है। रिपोर्टर कहता है तुम्हें लगता है उसने ये डोनेशन किया। हिजू कहती है मेरे नाम से और कौन करेगा। रिपोर्टर कहता है क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो, आर्गन में अभी वॉर चल रही है, काफी जगह पूरी तरह से वार जोन बन चुकी है। हिजू कहते हैं यहाँ उसका वेट करते करते मरने से अच्छा है वहाँ जाकर उससे मिल के मरो, उसकी जिद की वजह से। तो रिपोर्टर उसे बताता है कि साउंड को वहाँ का सनसेट स्पॉट बहुत पसंद था। जब हम वहाँ थे तब वो कई बार सनसेट देखने जाया करता था। हिजू आर्गन पहुँच जाती है, सबसे पहले उस साइन लैंग्वेज स्कूल में आती है। वहाँ के डायरेक्टर को साउंड का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या मेरे नाम से डोनेट इन्होंने किया था, लेकिन डोनेशन हिजू के नाम से डायरेक्टली किया गया था, कोई यहाँ आया नहीं था। तो हिजू उनसे पूछती है कि यहाँ का सनसेट स्पॉट कहाँ है। डायरेक्टर बताते हैं कि अभी आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उस जगह के आसपास रेबल्स रहते हैं। पर हिजू फिर भी चुपते हुए उस जगह पहुँच जाती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो रेबल्स के हाथों पकड़ी जाती है, जो हिजू को दूसरे पकड़े गए लोगों के साथ उनके हाथ पैर बांधकर ट्रक में भर के ले जा रहे थे। पर तभी वहाँ पे कार से एक आदमी आता है जो उस ट्रक में मौजूद रेबल्स को मारकर बाकियों को आजाद कर देता है। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये आदमी हिजू को अपने कार में बिठाता है और उसे ले जाने लगता है, क्योंकि दूसरे रेबल्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो आदमी रेबल्स को चकमा देकर अपनी कार को एक जगह छुपा लेता है, जहाँ वो हिजू की आंखों की पट्टी खोल देता है और अपना मास्क हटाता है। तो ये आदमी साउंड था। उसे देखकर हिजू बहुत गुस्सा और इमोशनल हो जाती है। साउंड से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पता है तुम्हारी वजह से मुझे मेरे कितने सारे प्लान्स बदलने पड़ते हैं। जब भी तुम इन्वॉल्व हो जाती हो तो मेरा कोई प्लान काम नहीं करता और तुम सब खराब कर देती हो। हिजू गुस्से में कहती है कि मैं सब कुछ खराब करना चाहती हूँ। हमेशा तुम अपने प्लान के बारे में कहते हो, क्या हमारा रिलेशनशिप कभी तुम्हारे प्लान में नहीं था। मेरा प्लान था तुम्हें डिवोर्स देने का, पर मैं नहीं दे पाई। उल्टा मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारे बिना एक दिन नहीं जी पा रही थी। क्या मेरी बहन ने तुमसे कुछ कहा था? नहीं, उससे पहले उस किडनैपर ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा था? तो यहाँ रिवील होता है कि किडनैपर ने उसे बताया था कि तुम्हारे डैड बेक जांग हो ने हिजू, ईना और उसके भाई का एक्सीडेंट कराया था, जिसमें उनका भाई मारा गया और ईना डेफ हो गई और हिजू को बात करना छोड़ना पड़ा। तो साउंड को इसी बात का गिल्ट था, इसीलिए वो गायब होने से पहले ईना से मिला था उसके भाई के मेमोरियल हाउस में, जहाँ उसने अपने डैड के किए के लिए उनसे माफी मांगा था। साउंड ने हिजू से भी माफी मांगी थी। हिजू ने इट्स ओके कहा था, लेकिन इस गिल्ट की वजह से साउंड हिजू को फेस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अपने आप को पनिश करने के लिए वो हिजू से दूर चला गया। इन टू प्रेजेंट हिजू कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए और कितना वेट करना पड़ेगा। तुम भी जानते हो जब से हमारी शादी हुई है हमने ज्यादा टाइम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे से दूर रहे हैं, जबकि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए थी, प्यार करना चाहिए था। तो और कब तक मुझे वेट करना होगा? तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? अगर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। साउंड कहता है तुम मुझे ऑलरेडी पनिश कर रही हो, तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, पर तुम देख रही हो ना मैंने अपने आप को रोका हुआ है। हिजू कहती है पर मैं अपने आप को नहीं रोकूंगी। ये बोलकर उसे किस करने लगती है। तो साउंड भी आप खुद को नहीं रोकता। साउंड उसे अपनी जगह ले जाता है, जहाँ इनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। अगली सुबह जब उठते हैं तो हिजू उसका फोन चेक करती है, जहाँ बहुत सारे सनसेट्स के फोटोज थे। हिजू कहती है मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें सनसेट इतने पसंद है। साउंड कहता है क्योंकि इनमें मुझे तुम दिखती हो। तो हिजू पूछती क्या वो 604 नंबर से कॉल तुमने किया था? साउंड कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए बस एक बार तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल किया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाओगी। हिजू पूछती है वो डोनेशन तुमने किया था ना? साउंड कहते हैं हाँ। क्या तुम्हें 2 बिलियन वॉन से कुछ याद आ रहा है? तुम्हारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके क्लॉज तोड़ने पर मुझे 2 बिलियन वॉन का पेनल्टी देना पड़ता। तो ये उसी के 2 बिलियन वॉन थे, क्योंकि मैं एक क्लॉज तोड़ने वाला हूँ। बेक साउंड तुम्हें डिवोर्स देगा और मैं जो बेक साउंड नहीं हूँ तुमसे शादी करूंगा। जो सुनी जो बहुत हैप्पी होती है, तो दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहाँ आज उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। सांगू, यूरी, मिस्टर पार्क, रिपोर्टर फ्रेंड और हिजू की डायरेक्टर, सभी लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं, जहाँ सभी लोग उनकी दूसरी शादी के लिए उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। ये लोग साउंड का नया नाम पूछते हैं, तो हिजू इन्हें नया नाम बताती है जो कि था बेक यू यॉन, इसका मतलब था वन एंड ओनली लव। तो सब लोग उन्हें थोड़ा टीज करने लगते हैं। तभी सांगू और यूरी भी अनाउंस करते हैं कि वो दोनों भी जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इससे सभी लोग और सरप्राइज एंड खुश होते हैं। तो सभी लोग हैप्पीली साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो शाम को सबके जाने के बाद दोनों घर की साफ सफाई कंप्लीट कर लेते हैं। हिजू कहती है उसे ये लाइवली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, वो चाहती है हमेशा उनका घर ऐसा ही रहे, चहल पहल होती रहे, कभी शांत ना रहे। साउंड कहता है इसके लिए हमें घर में नए मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। ये बोलकर हिजू को उठाकर बेडरूम
बेडरूम ले जाता है। अगले दिन साउन मिस्टर जोंग से मिलने जा रहा है जो जेल से रिहा हो चुके थे और वो अब एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। इधर हीजू अपने मॉम से मिलने आती है जो फाइनली हीजू को खुश देखकर हैप्पी होती है और उसे हमेशा खुश रहने का ब्लेसिंग देती है। जाते हुए वो इना से मिलती है शादी के बारे में उसे ना बताने के लिए। इना भी उसे सॉरी कहती है पास्ट के लिए। हीजू कहती है मैं तो पास्ट को भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाओ। बेकार में पास्ट की बातों को याद करके सैड क्यों होना, और मैं अभी सच में खुश हूँ, इसलिए मेरी फिक्र मत करिए। तो हीजू अभी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और ब्रॉडकास्टर दोनों का ही काम करती है। तो एक दिन हीजू न्यूज स्टेशन में थी जहाँ यूरी न्यूज पढ़ रही थी। इसमें किसी दो कंट्रीज के बीच वॉर चल रहा था। इसमें से एक देश में कुछ कोरियन लोगों को हॉस्टेज करके रखा था। तो कोरियन गवर्नमेंट की ओर से उस कंट्री में नेगोशिएट करने गया था साउन, क्योंकि अब वो एक गवर्नमेंट डिप्लोमेट बन गया था। हीजू को उसकी चिंता होती तो उसे कॉल करती है पर साउन कॉल नहीं उठा रहा था। काफी देर बाद साउन उसे कॉल बैक करता है और बताता है कि मेरा काम हो चुका है, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं दोजी की भी सजा कंप्लीट हो चुकी थी और वो फिर से साउन की टीम में काम कर रहा था। ये तो उसे बहुत सुनाने लग जाती कि तुम कहाँ थे, कब से कॉल कर रही थी, तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। साउन कहता है 406 तुम्हारे टोन को क्या हुआ, तुम तो बहुत रफ थी, इतनी कमजोर कब से हो गई। हीजू कहती क्या तुम उसे मिस कर रहे हो। साउन कहता है हाँ, वो मुझे जिस टोन में धमकी देती थी वो काफी इंटेंस और थ्रिलिंग थी, क्योंकि वो कभी अपने आप को रोकती नहीं थी। अगर तुम अपसेट हो और मुझे कुछ नहीं कहती हो तो मुझे लगेगा मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मुझे अपनी वाइफ की वो बात पसंद है जब वो अपने आप को किसी बात के लिए नहीं रोकती, इसीलिए अपने आप को रोको मत। गुस्सा हो तो डांटो, शिकायत करो, नखरे दिखाओ, तो प्रॉमिस करो ये सब करोगी। हीजू कहती ठीक है, फिर अगर अब से मैंने कॉल किया तो तुम क्या करोगे। साउन कहता है जो भी तुम कहोगी। हीजू कहती ठीक है, फिर मुझे जो चाहिए वो मैं बता रही हूँ, अभी कभी मेरे बाहों में वापस आ जाओ। साउन कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। ड्रामा के आखिर में हमें दोनों को साथ में हाथों में हाथ पकड़े दिखाया जाता है जो हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लगते हैं। इसी के साथ ही व्हेन द फोन रिंग्स की हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी एक रोमांटिक ड्रामा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।